तो इस तकनीकी सत्र में मैं डॉक्टर नीता जाधव आपका वाचिक स्वागत करती हूँ। इतिहास समागम विक्रमोत्सव बृहत्तर भारत में संस्कृति, साहित्य और पुरातत्व। आज के इस तकनीकी सत्र में हमारे बीच अध्यक्षता करने जा रही हैं डॉक्टर अंशु भारद्वाज मैडम। डॉक्टर अंशु भारद्वाज मैडम प्राध्यापक एवं इतिहासकार, माधव महाविद्यालय उज्जैन। बहुत सम्मान और आदर के साथ हम आपको मंच पर आमंत्रित करते हैं। कृपया स्थान ग्रहण कर हमें अनुग्रहित करें। हमारे बीच एक गरिमामयी उपस्थिति होने जा रही है सेंधव सर की। करतल ध्वनि के साथ हम सर का स्वागत करते हैं। अंशु मैडम प्लीज कम ऑन द स्टेज। अतिथि के बीच में हमारे बीच में उपस्थित है डॉक्टर रंजना शर्मा, प्राध्यापक जीडीसी कॉलेज उज्जैन। इसी के साथ डॉक्टर रमेश चंद्र चतुर्वेदी फ्रॉम गुजरात, प्राध्यापक प्रेरणा। इसी के साथ पुनः आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मंचासीन विद्वत समाज, विशिष्ट अतिथिगण, शोधरत साथियों एवं उपस्थित सभी सज्जनों को पुनः सादर वंदन। तो विक्रमोत्सव के अंतर्गत आयोजित इस तकनीकी सत्र में हम भारतीय संस्कृति की अखंड परंपरा, साहित्य जीवंत चेतना और पुरातात्विक साक्ष्यों में निहित हमारे आत्मस्वरूप के अन्वेषण का एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिसे हम शोधार्थियों के माध्यम से यहाँ समझेंगे और विशिष्ट उद्बोधनों के आधार पर हम उस चिंतन को आगे लेकर जाएंगे। मैं एक बार आप लोगों का पुनः परिचय करा दूं कि डॉक्टर अंशु भारद्वाज इतिहासकार एवं प्राध्यापक शासकीय माधव महाविद्यालय हमारे बीच उपस्थित है। महोदया की इतिहास दृष्टि एवं अकादमिक साधना इस सत्र को निश्चित ही वैचारिक गहनता प्रदान करेगी। करतल ध्वनियों के साथ हम मैडम का पुनः स्वागत करते हैं। हमारे विषय विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हैं हमारे रमेश चंद्र जी। आपकी विद्वत्ता भारतीय ज्ञान परंपरा के गुण आयामों को आलोकित करेगी। हम आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। रंजना शर्मा मैडम हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका सानिध्य इस सत्र की गरिमा को अभिवृद्धि प्रदान करेगा। हमारे बीच सर उपस्थित हैं और आपकी गरिमा में उपस्थिति निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के विचार मंथन को बहुत आगे लेकर जाएगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम इस तकनीकी सत्र का शुभारंभ अपनी स्वागत बेला के साथ करते हैं। मैं डॉक्टर मुकेश शाह एवं डॉक्टर प्रीति पांडे से अनुरोध करूंगी कि वे संयुक्त रूप से मंचासीन अतिथियों का पुष्पगुच्छ एवं उत्तरीय के साथ स्वागत करें। डॉक्टर मुकेश शाह एवं डॉक्टर प्रीति पांडे। सेंधव जी का स्वागत कर रहे हैं डॉक्टर मुकेश शाह एवं डॉक्टर प्रीति पांडे। हमारे बीच डॉक्टर दीक्षा सिंह उपस्थित हैं। डॉक्टर दीक्षा सिंह से मैं अनुरोध करूंगी कि वे अंशु मैडम का स्वागत करें। डॉक्टर दीक्षा सिंह फ्रॉम साइंस कॉलेज, प्लीज कम ऑन द स्टेज। डॉक्टर नेहा चोरे से मैं अनुरोध करूंगी कि वे रंजना शर्मा मैडम का उत्तरीय एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। डॉक्टर नेहा चोरे। रंजना मैडम का पुष्पगुच्छ एवं उत्तरीय से स्वागत करें। डॉक्टर मुकेश शाह सर से पुनः अनुरोध है कि वे रमेश चंद्र जी का पुष्पगुच्छ एवं उत्तरीय पहनाकर स्वागत करें। हाँ, मुकेश शाह सर डॉक्टर रमेश चंद्र चतुर्वेदी जी का स्वागत करते हुए करतल ध्वनियों के साथ इस स्वागत बेला के हम सब साक्षी बने, ताकि तकनीकी सत्र में उतनी ही ऊर्जा बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। इस सत्र के अगले और अत्यंत महत्वपूर्ण चरण शोध पत्र वाचन, जिसके लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, यदि अध्यक्ष महोदय की अनुमति हो तो हम इस शोध पत्र वाचन की शुरुआत करें।
शोध पत्र वाचन की शुरुआत करें जी। शोध पत्र वाचन के लिए मैं कुछ यहाँ पर सामान्य निर्देश का वाचन करने जा रही हूँ। सो प्लीज़ लिसन टू केयरफुली ऑल ऑफ यू। Scholars are requested to be attentive during other presentation and participate in discussion in constructive and scholarly manner. Please ensure that the language of your presentation is clear, academic, and appropriate to the subject. Maintain academic decorum and formal presentation style throughout. Proper citation and acknowledgement of source must be ensured in your presentation. And time will be 5 to 7 minutes. Is it clear, all of you? तो सबसे पहले शोधार्थी के रूप में मैं यहाँ बुलाने जा रही हूँ श्री अभिषेक शर्मा को। श्री अभिषेक शर्मा। A very good morning to one and all. My name is Abhishek Sharma, research scholar, Ancient Indian History, Culture and Archaeology Department. My research topic for today is expansion of Indian culture and civilization link between India and Thailand. The idea of Brihat Bharat is first and tries to see mini Bharat outside the present territorial limits of Bharat. The view of Brihatar in no means inspired from the Western concept of expansion, which is more of a territorial and political concept, as nowadays seen in America as MAGA, make America great again and Greater China. Our view of Brihat Bharat is inspired from Vasudhaiv Kutumbakam, Brihat Bharat in Southeast Asia. Indian culture and tradition have deep-rooted links with Thailand, dating back to a period long before emergence of India and Thailand as independent nation-states. This connection developed through ancient maritime and overland trade routes that linked India and subcontinent with Southeast Asia. Indian traders and travelers referred to this region as Swarna Bhumi, meaning land of gold, highlighting its economic and cultural importance in ancient world. The Indian culture doesn't only include Hinduism, it includes other cultural experiences such as Jainism and Buddhism. Buddhism originated in India and flourished extensively in Southeast Asia, including Thailand. The region became an important center for Buddhist learning and practices. Buddhism played a crucial role in facilitating the spread of Indian religion and cultural ideas. Today, Thailand is predominantly a Buddhist country with nearly 95% of its population following Buddhism. Despite this, the influence of Hinduism remains clearly visible in Thai religious practices, royal tradition, art, and symbolism. The royal ceremony of the Thai monarchs closely resemble the Indian practices of Raj Abhishek or royal concession. Rituals of the Thai royal family are traditionally conducted in the presence of Brahmin priests, reflecting continuity with Indian tradition. The monarchs of the Chakri dynasty, founded in 1782, are known as the Rama kings. An ideal of kingship is based on the concept of Dharmaraj, a ruler who governs according to moral and religious principle. The popular Thai epic Ramakin is derived from Buddhist Dashrath Jataka and represents a Thai adaptation of Indian epic Ramayana. A source of ethical, moral, and cultural education sets an administrative goal of Ramraj. The national emblem of Thailand depicts Garuda, the vehicle of Lord Vishnu, signified deep religious influence. The historic city of Ayodhya, located near Bangkok, derives its name from Ayodhya, the legendary birthplace of Lord Ram. Numerous Hindu-derived rituals continue to be practiced, including the use of holy threads and ceremonial pouring of water from Shank. Cultural festivals of Thailand. Indian influence is also evident in Thai cultural practices, art, scripture, and language. Several major religious festivals celebrated in Thailand traces their origin to India and shows great resemblance. The upcoming festival Holi is celebrated at the time of Songkran, the Thai New Year festival. Everyone gathers together to pay respect to their elders by pouring scented water on their hands and presenting gifts. The difference remains as a use of color in Indian region. Loi Krathong, one of Thailand's most important festivals, involves floating decorated rafts on river. The belief is that the Krathong carry away sins and bad luck. It closely resembles the festival of Diwali. The Thai-Chinese vegetarian festival coincides with Navratri, falling during the first 9 days of the 9th lunar month. Religious rituals such as Homa Havan, involving construction of fire altar and the innovation of fire god Agni through mantra chanting, further demonstrate
shared spiritual tradition. So, social customs are also Indian influence. The Indian greeting Namaskar and the Thai Vai involve joining the palms in a prayer-like gesture. Linguistically, the Thai language draws heavily from the Pali and Sanskrit, especially in religious and administrative vocabulary. In the present era, diplomatic relation between India and Thailand continue to grow. Indian foreign policy shifted from look east policy to act east policy, reflect renewed engagement with Southeast Asia. Thailand places strong emphasis on protecting its culture and religious heritage. The recent conflict between Thailand and Cambodia shows a center point for Pre Vihar temple, a Hindu shrine dedicated to Lord Shiva. The idea of Brihad Bharat is in line with Prime Minister visions of freedom from colonial mindset as Gulami ki Mansikta. Indian culture roots in this region is a soft power on which India can build upon and increase interaction between the two cultures. I would like to thank all for giving me this opportunity. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. आयोजक समिति की ओर से हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जो शोधार्थी यहाँ शोध पत्र का वाचन कर रहे हैं उन्हें यहीं पर किट प्रदान की जाए। अभिषेक आप सामने आ जाइए, आप सामने आ जाइए। मंचासीन अतिथियों से मैं निवेदन करूंगी कि शोधार्थी अभिषेक शर्मा को किट यहीं प्रदान की जाए। हाँ ठीक है, ओके ओके। इसी श्रृंखला में शोध पत्र वाचन की श्रृंखला में अगला नाम है राजेंद्र सिंह सोलंकी। श्री राजेंद्र सिंह सोलंकी। जय हिंद साथियों, जय श्री महाकाल। मैं राजेंद्र सिंह सोलंकी, सहायक प्राध्यापक इतिहास, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय उज्जैन में अपना शोध पत्र वाचन करना चाहता हूं, जिसका शीर्षक है वृद्ध भारत में विक्रमादित्य संबंधी साक्ष्य, संस्कृति, साहित्य एवं पुरातत्व के विशेष संदर्भ में एक ऐतिहासिक अध्ययन। वृत्तर भारत की सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक परंपरा में विक्रमादित्य एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उनके संबंध में विभिन्न साहित्यिक, अभिलेखी एवं पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध होते हैं जो उनके ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व को प्रमाणित करते हैं। प्रस्तुत शोध लेख का उद्देश्य वृत्तर भारत की अवधारणा के संदर्भ में विक्रमादित्य से संबंधित साक्ष्यों का बहुआयामी विश्लेषण करना है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि विक्रमादित्य केवल एक ऐतिहासिक शासक ही नहीं, बल्कि वे भारतीय संस्कृति के आदर्श, न्यायप्रियता तथा सांस्कृतिक एकता के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित हुए। वृत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति के प्रसार के साथ साथ विक्रमादित्य की आदर्श शासन परंपरा भी विकसित हुई है। मुख्य शब्द विक्रमादित्य, वृत्तर भारत, संस्कृति, पुरातत्व, साहित्य। भारतीय इतिहास एवं सांस्कृतिक परंपरा में विक्रमादित्य का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। वे भारतीय लोक चेतना में एक आदर्श शासक, न्यायप्रिय राजा तथा धर्मनिष्ठ शासक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। भारतीय साहित्य, लोक कथाओं एवं अभिलेखी स्रोतों में उनका उल्लेख व्यापक रूप से मिलता है। वृत्तर भारत की अवधारणा उन क्षेत्रों को संदर्भित करती हैं जहां भारतीय संस्कृति, धर्म, भाषा एवं राजनीतिक विचारों का प्रभाव विस्तारित हुआ है। यह प्रभाव विशेष रूप से दक्षिण पूर्वी एशिया, मध्य एशिया एवं भारतीय महासागर के क्षेत्र में देखा जा सकता है। विक्रमादित्य की परंपरा इस सांस्कृतिक विस्तार का एक महत्वपूर्ण अंग रही है, जिसने आदर्श शासन व्यवस्था एवं सांस्कृतिक एकता की भावनाओं को प्रोत्साहित किया है। वृत्तर भारत की अवधारणा, वृत्तर भारत से आशय उन क्षेत्रों से हैं जहां भारतीय सभ्यता के सांस्कृतिक तत्वों का प्रसार हुआ है। यह प्रसार व्यापार, धर्म, साहित्य एवं राजनीतिक संपर्कों के माध्यम से हुआ। दक्षिण पूर्वी उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य का प्रभाव दक्षिण पूर्वी एशिया, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया में भारतीय संस्कृति, धर्म, भाषा और कला के प्रसार के रूप में बहुत गहरा रहा है। उनके शासन 57 ईसा पूर्व से शुरू होकर के सांस्कृतिक और पौराणिक प्रभाव ने इन क्षेत्रों को हिंदू धर्म की और रामायण महाभारत की परंपराओं से जोड़ा, जो वहाँ के हिंदू मंदिरों के स्थापत्य और स्थानीय लोककथाओं में आज भी स्पष्ट दिखाई देता है। सांस्कृतिक और धार्मिक विस्तार सम्राट विक्रमादित्य के काल में भारत से संस्कृति और धर्म का जो प्रसार हुआ वह दक्षिण पूर्वी एशिया तक पहुंचा, जहां हिंदू मंदिरों में उनके द्वारा स्थापित परंपराओं और कला का प्रभाव देखा जा सकता है। विक्रम संवत, यद्यपि यह भारत का एक प्रमुख पंचांग है,
लेकिन इसके प्रेरणा के रूप में विक्रमादित्य का प्रभाव संपूर्ण दक्षिण पूर्व एशिया के सांस्कृतिक कैलेंडर पर आज भी माना जाता है, जैसे नेपाल पुराने हिंदू राज्यों के ऊपर। इन क्षेत्रों में भारतीय राजधर्म की अवधारणा एवं आदर्श शासक की परंपरा विकसित हुई है, जिसमें विक्रमादित्य की कथाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। न्यायप्रियता और ज्ञान से न केवल भारत बल्कि बाहर भी एक समृद्ध भारतीय विरासत की नींव रखी है। साहित्यिक साक्ष्य विक्रमादित्य से संबंधित साहित्यिक स्रोत भारतीय इतिहास के अध्ययन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। संस्कृत ग्रंथों में विक्रमादित्य का व्यापक वर्णन मिलता है। कथा सरित सागर में उन्हें न्यायप्रिय एवं धर्मनिष्ठ शासक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। व्रत कथा मंजरी में उनकी वीरता नेतृत्व क्षमता का वर्णन मिलता है। वहीं वेताल पच्चीसी में उनकी बुद्धिमत्ता एवं न्यायिक दृष्टिकोण का चित्रण किया गया है। इन साहित्यिक स्रोतों से स्पष्ट होता है कि विक्रमादित्य भारतीय समाज में आदर्श शासन व्यवस्था के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित है। जैन साहित्य ग्रंथों में विक्रमादित्य का उल्लेख मिलता है। कालकाचार्य कथा में उन्हें धार्मिक सहिष्णुता एवं न्यायप्रियता के रूप में प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। पुरातात्विक साक्ष्य एवं अभिलेखीय साक्ष्य विक्रमादित्य से संबंधित पुरातत्व एवं अभिलेखीय प्रमाण उनकी ऐतिहासिकता को पुष्ट करते हैं। गुप्तकालीन सिक्कों एवं अभिलेखों में विक्रमादित्य उपाधि का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को इस उपाधि से संबोधित किया गया तथा उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य के सिक्के, जिन्हें अक्सर गधेय सिक्के के रूप में जाना जाता है, इन सिक्कों का वर्णन हमें महितपुर के अश्विनी शोध संस्थान में उपलब्ध है, जहां से मिलता है। स्थापत्य साक्ष्य उज्जैन क्षेत्र में प्राप्त मंदिर, स्तंभ, स्थापत्य अवशेष विक्रमादित्य परंपरा की ऐतिहासिकता को प्रमाणित करते हैं। कई अभिलेखों में उल्लेख मिलता है कि जैसे तक्षशिला के ताम्रपत्र पर 126 वर्ष का उल्लेख, वहीं पंचतर स्थान के समीप एक शिलालेख मिला है, उसे 122 अंक और श्रावण की प्रथमा का उल्लेख मिला है। यह वर्ष और मास विक्रम संवत के ही है। यह तक्षशिला के ताम्रपत्र से भी अधिक प्राचीन है। वृत्तर भारत में सांस्कृतिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव दक्षिण पूर्व एशिया के राज्यों में आदर्श शासक की अवधारणा भारतीय परंपरा से प्रभावित थी। सम्राट विक्रमादित्य का दक्षिण पूर्व एशिया पर गहरा सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभाव माना जाता है। उन्होंने शक, हुण, कुषाण जैसे आक्रांताओं को पराजित कर एक विशाल अखंड भारत का निर्माण किया, जिसके प्रभाव के तहत इन क्षेत्रों में हिंदू धर्म, कला और साहित्य का प्रसार हुआ। कंबोडिया के मंदिर में उनके उल्लेख के साथ ही वहाँ की शासन प्रणालियों में विक्रमादित्य की परंपरा को देखा जा सकता है। सांस्कृतिक विस्तार विक्रमादित्य के काल में उज्जैन सांस्कृतिक और साहित्य का केंद्र बना, जिसका प्रभाव दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला। कंबोडिया में कई हिंदू मंदिर शिलालेखों में विक्रमादित्य का जिक्र मिलता है। सैन्य और राजनीतिक प्रभाव उन्होंने न केवल भारत में शकों को परास्त किया, बल्कि उनके प्रभाव का विस्तार कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस जैसे क्षेत्र तक माना जाता है। ऐतिहासिकता एवं पौराणिकता इतिहासकारों में विक्रमादित्य की ऐतिहासिकता को लेकर मतभेद हैं। कुछ विद्वान उन्हें गुप्तकालीन ऐतिहासिक शासक मानते हैं, जबकि उन्हें पौराणिक आदर्श राजा के रूप में देखते हैं। वास्तव में विक्रमादित्य का व्यक्तित्व ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दोनों स्तरों पर विकसित हुआ है। वृत्तर भारत में विक्रमादित्य से संबंधित साक्ष्य स्पष्ट करते हैं कि उनका व्यक्तित्व भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग था। साहित्यिक, पुरातात्विक एवं अभिलेखीय स्रोत उनके व्यापक प्रभाव को प्रमाणित करते हैं। विक्रमादित्य भारतीय सभ्यता के वैश्विक प्रभाव के प्रतीक के रूप में स्थापित हुए। उनकी परंपरा आज भी सांस्कृतिक चेतना में जीवित है। संदर्भ ग्रंथ सूची मजुमदार आरसी प्राचीन भारत, मोतीलाल बनारसी दास दिल्ली सरकार, डीसी भारतीय अभिलेख मोतीलाल बनारसी पृष्ठ क्रमांक 112 से 118 और 215 से 222। सिंह उपिंदर प्राचीन व पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास, पियर्सन पब्लिकेशन पृष्ठ 348 से 356 और कृष्णराव दौलतराव विक्रम स्मृति ग्रंथ पृष्ठ 55 से 78 और 102 से 110। आप सभी ने मुझे अवसर दिया और सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सोलंकी जी, हेलो, आ रही आवाज़? जी, मेरी आवाज़ आ रही है? जी मैम। जी, बहुत अच्छा आपने पेपर यहाँ पर पढ़ा। बस 2-3 जिज्ञासा मेरी है जी। प्रश्न नहीं है, जिज्ञासा है कि विक्रमादित्य के बारे में जो आपने बृहत्तर भारत में बताया, तो कोई साक्ष्य हमको मिलता है जो किसी राजा ने वहाँ के कि बृहत्तर भारत के किसी भी जगह पर, बर्मा हो, थाईलैंड हो, मलेशिया हो, कहीं भी विक्रमादित्य की विरुद्ध उपाधि धारण की हो, या कोई सिक्के ऐसे मिलते हैं? मैम, उनके द्वारा जो न्यायप्रियता और जो संस्कृति स्थापित की गई, जो मूल्य स्थापित किए गए हैं, उन मूल्यों के बारे में वहाँ पे वर्णन मिलता है। जो अभिलेखी साक्ष्य है, मुझे स्पष्ट याद नहीं आ रहा है कि उनका। जी, बस थैंक यू। यही रिसर्च का
बैठ जाइए। Thank you, ma'am. चलिए, सॉरी। तो ये रिसर्च का यही विषय होता है कि आप अगली बार देखेंगे कि बृहत्तर भारत में किसी शासक ने क्या विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। थैंक यू। जो भी स्कॉलर आ रहा है अपनी एक प्रति हमें दे के जाइए, ऐसा हमें आदेश मिला है। मतलब आपने दे दी है, जो अभिषेक शर्मा उन्होंने नहीं दिया था, तो जहाँ तक हो एक प्रति वापस मतलब वो हमें ही दे, पढ़ने के बाद दे सकता है। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने निर्देश सुन लिए हैं और यहाँ पर जो पीडीएफ यहाँ पर लेकर आए हैं पढ़ने के लिए, आप चाहें तो वो यहाँ पर आप बैक स्टेज भी जमा कर सकते हैं। और जिन नियमों का पहले मैं वाचन कर चुकी हूँ उन्हें ध्यान में रखकर यहाँ पर आप शोध पत्र का वाचन करेंगे। हमारे अगले शोध पत्र वाचन के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्री नरेंद्र सिंह पवार जी को। नरेंद्र सिंह पवार जी। इसके बाद दीपेंद्र सिंह चौधरी जी तैयार रहें अपने शोध पत्र वाचन के लिए। सम्मानीय मंचासीन अतिथि महोदय, अध्यक्ष महोदय एवं विषय विशेषज्ञ महोदय और मेरे सामने उपस्थित सभी विद्वज्जन, आदरणीय भाई साहब, रमन जी भाई साहब और लोधवाल जी भाई साहब, परमार साहब, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। वैसे तो मेरा विषय भाई राजेंद्र सिंह जी ने पढ़ ही दिया है, लेकिन मैं कुछ स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं, और जैसा कि आपने बताया है कि विक्रमादित्य का उपाधि या कोई साक्ष्य, तो मेरा इस पर शोध पत्र ग्रंथ भी लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा तो कोई डायरेक्टली नहीं मिला मैडम अभी तक कि जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की हो विदेशों में। लेकिन विक्रमादित्य के जो साक्ष्य हैं वो साहित्य के माध्यम से विदेशों में या बृहत्तर भारत के देशों में गए हैं। और अधिकांश हम देखते हैं कि जो साहित्य है विक्रमादित्य का या उनसे संबंधित जो साहित्य है, एक तो शकों को जो पराजित किया था विक्रमादित्य ने, तो शक भी हमारे यहाँ आक्रांता के रूप में बाहर से आए हैं। और जो विक्रमादित्य फिर शकों को पराजित करते हुए उनका जो वर्णन मिलता है कि विजय रथ विदेशी धरती की ओर बढ़ा, जहाँ विक्रमादित्य ने सिंहल, पारसिक, गंधार, यवन, कंबोज आदि देशों पर विजय का वर्णन इनका प्राप्त होता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि विक्रमादित्य का जो वर्णन है या विक्रमादित्य की जो ख्याति है वो विदेशों में भी गई, बृहत्तर भारत के देशों में गई। इसी प्रकार पारसिकों के पराजय के पश्चात यवनों के पराजय का वर्णन भी हमको प्राप्त होता है। रोमन साम्राज्य जो था जूलियस सीजर, उसका वर्णन कालिदास जी ने किया है। और इससे ये सिद्ध होता है कि रोम तक विक्रमादित्य का जो ख्याति थी वो वहाँ तक पहुँची थी। और हमारे पुरातत्व और जो मुद्रा शास्त्री हैं डॉक्टर आर.सी. ठाकुर साहब, उनके संग्रह में जो बुलें जो चलती थी रोमन साम्राज्य की, वो बुलें वहाँ पे उज्जैन से जो प्राप्त हुई थी वो उनके संग्रह में है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि विक्रमादित्य की जो ख्याति थी वो रोम तक पहुँची हुई थी और रोम से हमारा सीधा व्यापार भी उस समय होता था, जिसका वर्णन हमारे सभी विद्वानों ने कर रखा है। इसी प्रकार अफगानिस्तान से लगा हुआ स्थान है जहाँ विक्रमादित्य का ऐसा बताया जाता है कि जो हिंगलाज माता है वो जो अपनी विजय करने के पश्चात वहाँ गए थे देवी की पूजन करने के लिए और उसको शक्ति स्वरूप में अपने साथ लेके आ रहे थे। तो हिंगलाज माता का जो कनेक्शन है, जो डायरेक्ट कनेक्शन, वो विक्रमादित्य से प्राप्त होता है। और जब हम उस रास्तों का वर्णन देखते हैं विक्रमादित्य का जहाँ से वो चले थे, तो वे सभी रास्ते जो राजस्थान से होते हुए यहाँ उज्जैन तक के हमको मिलते हैं वो सीधे मिलते हैं और वो पूरे एक रास्ते का मार्ग का निर्धारण करते हैं बलूचिस्तान से लेकर उज्जैन तक का। और कई जगह पे मैंने देखा है कि विक्रमादित्य से संबंधित स्थान मिलते हैं अभी भी हमको ऐतिहासिक रूप से, और लोक का मान्यता है कि विक्रमादित्य यहाँ पर आए थे। ऐसा एक स्थान है विरात्रा जो बाड़मेर से लगा हुआ है।
तो वो वीरातरा नामक स्थान है, वहाँ पे वीरातरा का जो शब्द है वीर रात रुका था, इसलिए उस सब नाम पड़ा वीरातरा। और वहाँ पे जो इंगलाज माता का जो प्रतिरूप है वो है वांकल देवी के रूप में। इसी प्रकार हरबंसलाल ओबेरॉय ने शायर उल ओकम के बारे में लिखा एक किताब जो प्राप्त होती है हमें इस्तांबुल में, टर्की में जो प्राप्त होती है, वहाँ के राजकीय पुस्तकालय है, वहाँ पर मकतब सुल्तानिया में, जो कि पश्चिम एशिया साहित्य का विशाल एक भंडार है, वहाँ पर भी विक्रमादित्य का जो साहित्य है उसमें हरबंसलाल ओबेरॉय जी ने देखा था और वो उस किताब को देख के पढ़ के भी आए थे उसको, और उन्होंने उसके बारे में बताया था कि उसमें विक्रमादित्य का वर्णन है। और वो विक्रमादित्य का वर्णन इस प्रकार से है कि वो कहते हैं, वहाँ के जो जर्मन, उसका नाम मैं आपको बताता हूँ, कि भारत के लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता है, वो विक्रमादित्य का धन्यवाद ज्ञापित करता है कि आपने हमारे देश में आके ज्ञान की रोशनी फैलाई। इसी प्रकार अरबी फारसी साहित्य में भी सम्राट विक्रमादित्य का वर्णन प्राप्त होता है। अल बैरूनी ने भी अपने ग्रंथ में विक्रमादित्य का उल्लेख किया है। इसी प्रकार चीनी साहित्य में जो विक्रमादित्य का जो वर्णन है वो छारझीर नाम से है, लेकिन वो गुप्तकालीन विक्रमादित्य का है, लेकिन किसी न किसी माध्यम से विक्रमादित्य चीन तक भी गए हैं हमारे। और बुद्ध स्वामी रचित व्रत कथा का संक्षिप्त हस्तलेखन श्लोक संग्रह जो नेपाल में प्राप्त हुआ है, नेपाली भाषा में भी उसका उल्लेख हुआ है, जिसका वर्णन डॉक्टर किथ ने किया है अपनी पुस्तक में। इसी प्रकार कालिदास के मेघदूत के माध्यम से भी विक्रमादित्य हमारे पहुँचे हैं, तिब्बती भाषा में भी उसका अनुवाद हुआ है। दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में भी कालिदास के ग्रंथों का वर्णन हुआ है। मैं समझा कि आप कह रहे खत्म, मैंने कहा जी, अरे मैंने कहा कि 5 मिनट का समय है, तो मैं तो बहुत बड़ा बना के लाया था। मैंने जी, अच्छा, बोर नहीं होना चाहिए, मैंने कहा खास पॉइंट बता दो इसलिए। जी 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 जी, अब आपके फ्री हैंड मिल गया तो ठीक है। कटा में भी भारत और श्रीलंका के बीच स्थित मलय प्रायद्वीप में छोटा सा द्वीप है, जहाँ विक्रमादित्य से संबंधित साहित्यिक साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। कथा सरित सागर में स्वर्णद्वीप से संबंधित अनेक कथाओं का उल्लेख हुआ है। इसी प्रकार कर्पूर द्वीप की स्थिति सुमात्रा के उत्तर पश्चिम में की गई है। सिंहल द्वीप भी, उसमें भी विक्रमादित्य के हमको साहित्यिक साक्ष्य जो है विभिन्न जो इतिहासकार है या लेखक है उनके साहित्य के माध्यम से वहाँ पर पहुँचा है। सिंहल तथा कलिंग का वर्णन सम्राट विक्रमादित्य के विजय अभियान के अंतर्गत भी हुआ है। सम्राट विक्रमादित्य के विजय अभियान में समय सिंहल नरेश एवं कलिंग नरेश ने उनके समक्ष समर्पण करते हुए अपनी कन्याओं का विवाह विक्रमादित्य से किया था। ये भी हमको वर्णन प्राप्त होता है। इससे सिद्ध होता है कि श्रीलंका जो सिंहल और उन देशों में भी विक्रमादित्य का जो ख्याति है वो वहाँ तक पहुँची थी। श्रीलंका में सम्राट विक्रमादित्य के राजसभा के प्रसिद्ध कवि कालिदास का उल्लेख प्राप्त होता है। सिलोन की कथाओं में प्रसिद्ध है कि राजा कुमारदास ने कालिदास को अपने यहाँ बुलाया था। कालिदास और कुमारदास में घनिष्ठ मैत्री हो गई थी और कुछ समय बाद वही कालिदास की मृत्यु हुई, ऐसा वर्णन आता है। पराक्रम बाहुचरित्र से इस बात की पुष्टि भी होती है। महावंश के अनुसार कुमारदास की मृत्यु ईस्वी सन 524 बताया ये है, और ये क्लियर नहीं है कि कालिदास ये विक्रमादित्य, क्योंकि 2-3 कालिदास का वर्णन हमको प्राप्त होता है। एक गुप्त काल में भी होता है, एक विक्रमादित्य के साहित्य में भी, विक्रमादित्य के काल में भी होता है। श्रीधर वाकणकर साहब ने उज्जैन कायता दंगवाड़ा से प्राप्त ग्रीको रोमन बोले पर 2 लेखों का प्रकाशन किया है। उनका यह कथन था कि व्यापारिक हुंडिया है। उन पर रोमन लिपि के लेख अंकन से यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय रोम एवं भारत के मध्य व्यापारिक संबंध थे। सम्राट विक्रमादित्य के समकालीन रोम में जूलियस सीजर 45 ईसा पूर्व एवं ऑगस्टस 31 ईसा पूर्व का शासन था।
उज्जैन परिक्षेत्र में सम्राट विक्रमादित्य कालीन ग्रीक रोमन बुले जो प्राप्त होती है, जिसका मैंने वर्णन किया है कि ठाकुर साहब के वहाँ पर संग्रह में ये रोमन बुले अभी भी उपलब्ध है। यूनानियों के से सम्राट विक्रमादित्य की संघर्ष की कथा का उल्लेख प्राप्त होता है। सिंध से शकों के निष्कासन के पश्चात विक्रमादित्य का पल्लवों से संघर्ष हुआ। इसी प्रकार बोलन दर्रे को पार करते हुए विक्रमादित्य फारस की सीमा तक पहुंच गए और पल्लव नरेश को पीछे धकेला। डॉक्टर राजबली पांडे ने व्रत कथा तक कथा सरिसाकर के संदर्भों को रेखांकित करते हुए लिखा है कि पारसी पल्लव थे, वे शकों द्वारा शासित प्रदेशों के अधिपति थे। अशोक के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि मौर्य साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा पर यवन नामक प्रांत था, जहां आयोनियन यूनानी बस गए थे। ये भी वर्णन हमको राजबली पांडे की पुस्तक से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार कई सारे जो साहित्यिक अभिलेख है वो विभिन्न लेखकों के माध्यम से, साहित्यकारों के माध्यम से जो विक्रमादित्य से संबंधित जो साहित्यिक अभिकृतियाँ है वो विदेशों में अनुवाद होकर पहुँची है। और विक्रमादित्य जो ईसा पूर्व के थे उनका वर्णन हमें साहित्यिक कृतियों में प्राप्त होता है। और लोक प्रचलित मान्यताओं में भी विक्रमादित्य जो, जैसा मैंने बताया कि बलूचिस्तान से लेकर तो हमारे उज्जैन तक में उनके जो साहित्यिक स्थल है, पौराणिक स्थल है, वो प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार बीकानेर में एक विक्रमपुर गांव है मैडम, वहाँ पर भी विक्रमादित्य का किला बताते हैं और उसका पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि वो जो अभी वहाँ पे उसकी कार्बन डेंटिंग भी हुई थी तो वो ईसा पूर्व का बताया जाता है, जो बीकानेर जिले में। बहुत बहुत धन्यवाद। मंचासीन अतिथियों से मैं निवेदन करूंगी कि नरेंद्र जी को यहाँ पर किट प्रदान करें। पीछे बैक स्टेज जिन शोधार्थियों को शोध पत्र वाचन करना है अगले सेशन में वो अपने नाम पीछे बैक स्टेज आके डॉक्टर प्रीति पांडे को लिखा सकते हैं। अगले सेशन में जो भी रिसर्च पेपर यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं वो पीछे बैक स्टेज डॉक्टर प्रीति पांडे मैडम को अपने नाम लिखवा सकते हैं। थैंक यू नरेंद्र सर। मैडम आप कुछ आपकी टिप्पणी है इस रिसर्च पेपर पे? नेक्स्ट को बुलाएं हम जी सर। वागर्धाव्यु संप्रत्तो वागर्स प्रतिपत्ते जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। सम्मानित मंच पर आसीन सम्माननीय डॉक्टर तेज सिंह साहब, डॉक्टर अंशु भारद्वाज मैडम, डॉक्टर रंजना शर्मा मैडम और चतुर्वेदी जी तथा सूत्रधार नीता मैडम। कल का पहले दिन था, बृहत्तर भारत के बारे में कुछ चर्चा हुई थी। आज मैं कहना चाहता हूँ, बृहत्तर भारत में मध्य एशिया से सांस्कृतिक संबंध। अगर हम बृहत्तर भारत की बात करते हैं तो बृहत्तर भारत का मतलब होता है भारत से बाहर उस विस्तृत भूखंड से जहां भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ, जिसमें भारतीयों ने अपने उपनिवेश बनाए। उपनिवेश दो प्रकार से बनते हैं। पहला उपनिवेश आप लोग जानते हैं कि अंग्रेजों ने जिस तरह से पूरी दुनिया में अपने उपनिवेश स्थापित किए और बाद में वहां अपना साम्राज्य स्थापित किया। लेकिन अगर हम भारतीय संस्कृति के संदर्भ देखें, बृहत्तर भारत में उन भारतीयों ने बृहत्तर भारत के अंतर्गत जो उपनिवेश स्थापित किए थे वह किए थे व्यापार के माध्यम से और धर्म के माध्यम से, और इस तरह से अपने उन उपनिवेशों में भारतीय संस्कृति को, शिक्षा और संस्कृति को उन्होंने आगे बढ़ाया था। हम कह सकते हैं कि बृहत्तर भारत जो है यह एक तरह से चीन, भारत और ईरान के बीच का जो प्रदेश था वह मध्य एशिया कहलाता है। और इतिहास में मध्य एशिया वह क्षेत्र रहा कि जहां हम देखते हैं कि लगभग ऐसे 6-7 क्षेत्र मिलते हैं, लेकिन उन 6-7 क्षेत्रों में से खोतान और कूची ये दो ऐसे क्षेत्र थे जो निश्चित रूप से
एक तरह से भारतीय शिक्षा के केंद्र थे। हम बात करते हैं खोतान के बारे में। खोतान एक ऐसा राज्य था मध्य एशिया का जहां के व्यापार ने पूरी दुनिया में अपनी संस्कृति को फैलाया था। खोतान का राज्य जो है मौर्य काल के शासक अशोक के पुत्र कुणाल ने, जिनको कि मध्य एशिया के साहित्य में कुस्तन कहा गया है, इस कुस्तन ने 230 के आसपास जो है खोतान ने अपने राज्य की स्थापना की थी। और धीरे 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 भारतीय विद्वान लोग वहाँ पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर रह कर के वहाँ की संस्कृति का अध्ययन किया और वहाँ के ग्रंथों को अनुवाद भी किया। और इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में खोतान ने जो है, शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, यानी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए खोतान को समृद्ध किया था। जहाँ तक हम खोतान की बात करते हैं, 4वीं शताब्दी ईस्वी में आते आते पूरे दुनिया में खोतान एक ऐसा शिक्षा का केंद्र बना कि जिसकी समृद्धि हम आज भी याद करते हैं। खोतान में वहाँ के भारतीय लोगों ने जो बौद्ध धर्म का प्रचार किया, उस बौद्ध धर्म के प्रचार में वहाँ का हर नागरिक जो है अपने घर में पेगोडा बनाया करता था। पेगोडा जो है लगभग 20 फीट का होता था और हर नागरिक अपने घर में पेगोडा बनाता था। खोतान में एक रथ यात्रा निकाली जाती है और उस रथ यात्रा में भगवान बुद्ध की मूर्ति स्थापित की जाती थी और वहाँ की भिक्षुगण जो है वो कीर्तन करते हुए निकलते थे और पूरी जनता उनका दर्शन करती थी। जब हम खोतान की बात करते हैं, खोतान के इस जुलूस की, जो रथ यात्रा की हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें याद आता है हमारे भगवान महाकाल की नगरी में जिस तरह से बाबा महाकाल की जो यात्रा निकाली जाती है जो श्रावण मास में, तो कहीं ना कहीं ये भारतीय संस्कृति 4वीं शताब्दी में भी हम देखते हैं कि वो बहुत बड़ा रूप था खोतान क्षेत्र का। और खोतान में रहते हुए वहाँ पे जो पेगोडा बने थे, वहाँ शिक्षा के जो केंद्र थे, बहुत से भारतीय विद्वान वहाँ जा कर के उन्होंने भारतीय ग्रंथों का, चीनी ग्रंथों का अनुवाद किया और प्रचार प्रसार किया। मध्य एशिया में अगर खोतान की बात करें तो खोतान के साथ साथ कूची क्षेत्र है, कूची एक प्रदेश है, उस कूची में भी भारतीय संस्कृति ने अपना व्यापक प्रभाव डाला था। इस कूची में ही कहा जाता है कि कूची क्षेत्र की जो एक वहाँ की महिला थी, तो कुमारायण नाम के एक भारतीय विद्वान ने उस जीवा नाम की स्त्री से विवाह किया था और उस विवाह के फलस्वरूप उनके जो पुत्र पैदा हुआ था जिसका नाम कुमार जीव था। हम जानते हैं कुमार जीव ऐसा प्रसिद्ध नाम था जिन्होंने न सिर्फ भारत में बल्कि भारत, चीन और कूची जैसे क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बहुत बड़ा काम किया था। अगर हम बात करें मध्य एशिया की, अगर मध्य एशिया के इतिहास की हम बात करें तो मध्य एशिया का इतिहास नवपाषाण काल से शुरू होता है, पुरातन काल से शुरू होता है और इसकी जो भौगोलिक परिस्थितियाँ थीं वह व्यापार के लिए समृद्ध थी। यही कारण है कि मध्य एशिया के क्षेत्र, चाहे वो खोतान हो, चाहे वो यारकंद हो, चाहे कारकार हो, ये ऐसे क्षेत्र थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति को फैलाया। और 4वीं शताब्दी से लेकर अगर हम बृहत्तर भारत की बात करते हैं तो बृहत्तर भारत में गुप्त काल तक आते आते बृहत्तर भारत का प्रगाढ़ संबंध था जो अपने क्षेत्र का सबसे उन्नतशील अवस्था थी। और गुप्त काल के पश्चात धीरे धीरे 7वीं और 8वीं शताब्दी तक भारतीय संस्कृति और बृहत्तर भारत के संबंध बहुत प्रगाढ़ होते गए, फिर धीरे 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 उनका पतन होने लगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बृहत्तर भारत के अंतर्गत मध्य एशिया का जो क्षेत्र था, वो मध्य एशिया का क्षेत्र, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे वो व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे वो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के क्षेत्र में हो, एक अनंत काल तक भारतीय संस्कृति को फैलाने में अपना अहम योगदान दिया था। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे भारत में मध्य एशिया से बहुत अच्छे संबंध थे और ये संबंध इतिहास की धरोहर के रूप में माने जाते हैं। अगर भारतीय विद्वानों ने दुनिया में अपना परचम फहराया है, चाहे वो संस्कृत के क्षेत्र में हो, चाहे वो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से बृहत्तर भारत के द्वारा भारतीय संस्कृति ने दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया था। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ पर जितने रिसर्च स्कॉलर बैठे हुए हैं
आप अपने पीडीएफ के लिए परेशान मत होइए, आपके पीडीएफ डॉक्टर प्रीति पांडे के पास आ चुके हैं, तो आप यहीं पर आप सामने ही सब बैठें। जो पीछे बैठे हैं मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि कृपया वे सामने की पंक्ति में आएँ और इसी तरह से अपने ज्ञानांजन में हम वृद्धि करते जाएंगे। अगले शोधार्थी के रूप में मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्री दीपेंद्र सिंह चौधरी जी। श्री दीपेंद्र सिंह चौधरी जी। जो भी शोधार्थी यहाँ पर आएंगे वे कृपया अपना पूरा परिचय देने के बाद ही अपना शोध पत्र वाचन करेंगे। नेक्स्ट जो हैं खुशी चौहान। खुशी चौहान, अपने गाइड का नाम भी आपको बताना है अपने परिचय के साथ और फिर अपना शोध पत्र का वाचन करना है। ठीक है, सुन लिया आपने जी। A very good morning to everyone. Myself Dipen Singh Chaudhary Dipen Singh Chaudhary, research scholar from the department Ancient Indian History, Culture and Archaeology, guided by Preeti Pandey, Miss Preeti Pandey. My topic is Indian mythology culture expansion in Malay Archipelago, Malaysia and Indonesia. The Malay Archipelago and all modern historical parts of Indonesia and Malaysia, their nearby areas were an important center of ancient trade and culture, was connected through India. It is located marine routes and also were connected with India, China, all over the Southeast Asia, which were planting their branches of culture, ideas and traditions. In middle of their influences, the Indian culture and mythology has the strongest and most balanced result. The traders, monks, and the representatives from India delivered not only the goods like textile and spices, also stories, rituals, and the idea of kinship. Over many centuries, these characteristics were taken by the local dynasties, rebuilding art, architecture, language, and the society. The Hindus and Buddhist mythology that gave the rulers a new way to rule and justify their power and controlling their nations or kingdom. Meanwhile, the communities were accepted the legendary stories like the Ramayana and the Mahabharata into a local myths and storytelling. The coverage of the story is just to find out how the Indian culture is entered in the Malay archipelago and how the dynasties were acted as transporter of this crucial knowledge and tradition of culture exchange between the India and the Southeast Asian countries. The explanation of the Indian tradition did not erase the original rituals but merged with them, created combined cultural that are both Indian influence the Southeast Asia, art and architecture. The effect of Indian mythology is mostly seen in the temples and the monuments throughout the Malay archipelago. The Borobudur temple in Java was built by the Selendra dynasty, which shows the Buddhist cosmology with the thousands of shapes embodied. In the same way, the Paramavan temple complexity was constructed by the Sanjay dynasty. Also, they celebrated the legends like Ramayana. Mahabharata through stone sculptures. Many local artisans did not copy only the Indian style, but they also added the local symbols, motifs, and storytelling methods. That created a combination of Indian spiritual ideas and Southeast Asian innovations. The statues of Lord Vishnu, Lord Shiva, and Buddha were carried with local feature and showing how the mythology was reformed to fit the local artistic style. The architecture was become a living surface where the Indian cosmology merged with local tradition, making monuments that were both reversed and culturally remarkable. Reshaping the culture with mythology and through dynasty. Dynasties plays the key role in reframing Indian mythology inside the chain of islands called Malay Archipelago, Malaysia and Indonesia. The Funan kingdoms. This dynasty introduced Sanskrit titles and Hindu cosmology, arranging the organization for divine rulership. The Srivijaya dynasty. This dynasty distributed the Buddhist texts and rituals, merging them with the nature worship traditions, creating Sumatra as a center of learning. The Selendra dynasty. This dynasty constructs the Borobudur temple and Buddhist cosmology in monumental architecture. Sanjay dynasty. This dynasty was raised the Hindu tradition, constructing Paramavan temple and adding Ramayana stories at temples, relics, and puppet shadow performance at theaters. The Mahajapati dynasty. It was a particular place where Mahabharata and the Ramayana turned to Javanese version, and by the making use of mythology as a tool of political agreement over Indonesia and Malaysia.
Each and every dynasty were reshaped and myths were adopted to local tradition and introducing the mixed culture that was both Indian inspired and especially Southeast Asia. Trade and culture. Trade was the main platform across which Indian culture and myths were transferred and expanded from India to Southeast Asia, Malay archipelago. The Indian merchants purchased the textile beads, spices. On the other hand, they also delivered the rituals, scripts, and myths. The Sanskrit language became more reputed in royal courts and also guided Malay and Javanese writing system, along with material prosperity and concept of monarchy, law and cosmology traveled shaping political system and social structure. Coastal routes played as bridges of mythology and culture, trade were expanded together, Indian legends such as stories, religious texts were replaced next to goods and also became the parts of native practices. The exchange created societies that were strongly connected with India, however, separated their local art and tradition transformation. My references are The Indianized States of Southeast Asia, George Kados, Chapter 1, Chapter 2, Indian Culture Diffusion Theory. Ancient Indian Colonized in Far West, Volume 1, Champa, R.C. Majumdar, Chapter 4, Chapter 6, Art and Temples Structure, Religion and Brahmanical Influences. Bharat Mata Ki Jai. Thank you, sir. Thank you. दीपेंद्र सिंह जी, आप अपनी किट लेके जाइए. हाँ हाँ, पेपर, हाँ, इनके पेपर सर आ चुके हैं सबके. हाँ, मैं अतिथियों से निवेदन करूंगी कि इनको किट प्रदान करें. मैं पुनः बोल रही हूँ कि आप सबके पेपर आ गए हैं, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप सबके पेपर प्रीति मैडम के पास आ गए हैं. और एक निवेदन भी है और कि यहाँ पर रिसर्च स्कॉलर्स में हमारे यहाँ कुछ छोटे छोटे रिसर्च स्कॉलर भी हैं, तो जब वे यहाँ पहली बार अपना शोध पत्र का वाचन करें तो कृपया उनका उत्साहवर्धन किया जाए. यहाँ पर आ रही हैं खुशी चौहान. ये बिल्कुल ये अभी रिसर्च पेपर अपने पढ़ने की इन्होंने हिम्मत जुटाई है और यहाँ सभी से मैं निवेदन करूँगी कि ध्यान से सुने और उनका उत्साहवर्धन करें. खुशी, प्लीज़. Good morning everyone. Myself Khushi Chauhan from Department of Ancient Indian History, Culture and Archaeology, guided by Dr. Preeti Pandey ma'am. My topic is Cultural Expansion in Vietnam. Introduction. The traditional development of Indian culture inside the Vietnam is a remarkable chapter of history. And nearly 2000 years ago, unlikely the other military conquest, the expansion was achieved by gentle communication through the trade, religion, art, and knowledge-based communication. It started in the early 2nd century CE. The Indian traders and monks traveled by ocean routes, arriving the port of Mekong Delta and central Vietnam by carried not only goods but also the spiritual traditions, architectural techniques, and literary work. The Vietnam was placed strategically between the culture exchange and the trade routes of China and the Indian Ocean. The world adopted the influence and reshaped within its own cultural framework. The result of this cultural and traditional exchange, the combination of Indian and Vietnamese were coexisted and enriched one another. Art and architecture. The art and architecture of India left the permanent sign on Vietnam, mainly in Champa Kingdom. The temples were mostly built in the style of South Indian temples. One of the most famous Champa Tower were bricks temples that also Hindu gods, goddess, Buddhist figure, and mythical living things like Garuda, the eagle mount of Vishnu, the Naga, the snake shows us the clear Indian artistic guidance. The aesthetic patterns like lotus, flowers, elephants became usual in Vietnamese art. Temples and monuments had been simply copied. They had shown a combined Indian style with the
regional originality and leading a unique Indo-Vietnamese artistic ritual. Construction and traditions similar in India were performed. Sanskrit inscriptions were found in Champa temples. Shows how deeply the Indian philosophy and language was honored. Alongside the religion and Indian epics like Ramayana and Mahabharata were inspired Vietnamese legends and stories, while Indian knowledge and tradition in astronomy, medicine, and governance influenced local rulers. Trade connections. Most important trade connection between India and Vietnam was trade. India merchants were go across the sea, the Bay of Bengal and China Sea, arriving the Mekong Delta and coastal region of Vietnam. They exchanged the spices, cotton, textile, precious stones. In the return, they gave Vietnamese gold, silk, and forest products. The archaeological findings in southern Vietnam are mainly in the OCE archaeological site. The OCE cultural is the Funan Kingdom, 1st to 6th century CE. It shows us the clear proof or evidence of Indian trade, Indian style jewelry, coins with Sanskrit inscriptions. The statue of Hindu deities have been found there. These findings prove that the Indian connection with Vietnamese and also the part of large trade network of Indian Ocean and joining India to the Southeast Asia and China. Last impact of Vietnam. The cultural development of India at Vietnam made a shared legacy that also keep going today. The Cham temples, they still have the enhance of Hindu temples in them. While the Buddhist practice, they were also stay central Vietnamese. Spiritual like the combination of India with Vietnamese traditions were improved the both society and presenting how peaceful culture exchange can share the civilization. Modern India and Vietnam maintain the celebrate this connection with festivals, education, research and cultural programs. They were keep active the memory of ancient connections. India's expansion in Vietnam is not only for the conquest or any type of victory. It's about connection through trade, religion, art, architecture and influenced Vietnam in the way of shaped its culture for centuries. The temple sculptures and traditions that remain alive today are the living evidence of deep connection. It is the story of how two different cultures meet, shared, and grew up together, living at the back of the contribution of blood and cultural diversity. I refer to this sources book named The Early History of the Indian Ocean Trade by Himanshu Prabha and the second book Southeast Asia in the Age of Commerce 1450 to 1680 volume 1 by Anthony Reid. With this, thank you for your valuable time and attention. थैंक यू खुशी। अतिथियों से मैं निवेदन करूंगी कि खुश को यहीं किट प्रदान की जाए। खुशी आप इधर आ जाइए बेटा। और इस सत्र का आखिरी शोध पत्र वाचन परम वशिष्ठ एक छोटी सी रिसर्च स्कॉलर हमारे बीच में आ रही है। जोरदार करतल ध्वनियों के साथ हम परम का स्वागत करेंगे। A very good morning to everyone present here. I am Param Vashisht, research scholar from Ancient Indian History and Culture and Archaeology Department. Today, I am presenting my research paper on the topic Expansion of Indian Culture in Sri Lanka with respect to Ramayana. My topic was guided by Dr. Preeti Pandey ma'am. To begin with this, I would first like to explain the term Greater India or Vrihattar Bharat. The term Greater India refers to the regions outside the present political boundaries of India that have been influenced by Indian culture, religion, art, and architecture. This cultural expansion extends to countries such as Sri Lanka, Vietnam, Cambodia, Thailand, and Myanmar,
a process often described as Indianization. This research focuses on the spread of Indian culture in Sri Lanka in context of the Ramayana, one of the most important ancient Indian epic. The cultural relationship between India and Sri Lanka dates back to ancient times. One of the most significant literary sources reflecting this connection is the Ramayana, composed by Maharishi Valmiki. This epic narrates the journey of Lord Ram to Lanka and his battle with Ravan to rescue Mata Sita. The Ramayana acts as a civilizational bridge between India and Sri Lanka. The connection is not only emotional or religious but also reflects in traditions and cultural practices in Sri Lanka. A major evidence of this connection is the Ram Setu. Ram Setu, a geographical and cultural bridge. One of the most discussed elements connecting India and Sri Lanka is the Ram Setu, also called as the Adam's Bridge. According to the Ramayana, the bridge was constructed by Nal, Neel and the Vanar Sena under Lord Ram's command to reach Lanka. Geologists consider Ram Setu as a natural formation created by limestones, coral reefs and sediments deposited over thousands of years. The presence of porous coral limestones in this region helps explain the belief about floating stones. These rocks might feel heavy, but they contain tiny air-filled gaps that reduce their overall density, which helps them float on water. Culturally, it remains a powerful symbol of the ancient link between the two regions. It represents shared belief and civilizational memory. Other sites in Sri Lanka that are related to Ramayana are the first, Sita Amma Temple in Sita Elia. The Sita Amma Temple located in Sita Elia village is believed in traditions to be the place where Mata Sita was kept captive by Ravana. Nearby is the site identified as Ashok Vatika, where Mata Sita is said to have stayed during her time in Lanka. Local traditions also refers to rock formations believed to have Lord Hanuman's footprints. These associations have made the site important for religious tourism and pilgrimage. Second, Tirukoneshwar Temple. The Tirukoneshwar Temple is one of the ancient Panchishwaram temple built on the coastal region of Sri Lanka, which shows Ravan's devotion towards Lord Shiva. Some beliefs also state that Lord Ram installed a second Shivling here after defeating Ravana to repent for Brahma Hatya, a sin of killing a Brahmin. Third, Ravan Cave and Ravan Falls. The Ravan Cave and Ravan Falls in Ella are associated in folklores with Ravana. It is believed that this area served as a hiding place for Mata Sita. These locations reflect how the epic has influenced local storytelling and identity. Fourth, Divurampola. The site is traditionally known for the Agni Pariksha of Mata Sita. It was believed that Mata Sita proved her purity at this place by going through the Agni Pariksha. The cultural impact of Ramayana on the society is a major part of the bridge between India and Sri Lanka. The influence of Indian culture in Sri Lanka is not just limited to Ramayana, it also includes spread of Indian religious practices like Buddhism among Sri Lankan communities. It is important to distinguish between mythology and historical evidences. The Ramayana is a sacred epic and cultural text. The epic has shaped traditions, sacred sites, and shared heritage between India and Sri Lanka for centuries. In modern time, these connections are often interpreted as a part of broader cultural expansion than the political expansion. To conclude my research paper, I would like to say that the expansion of Indian culture in Sri Lanka, particularly in the context of Ramayana, reflects deep civilizational interaction. Sites such as Ram Setu, Sita Amma Temple, Tirukoneshwar Temple, and Ravana Cave shows how epic narratives have influenced geography, religion, and cultural memory. The Ramayana may not be a historical document in the modern sense, but it continues to function as a powerful cultural bridge between India and Sri Lanka. The shared traditions arising from it highlights the enduring impact of Indian civilization beyond its political borders. Thank you. वेरी इम्प्रेसिव दिस लिटिल रिसर्च स्कॉलर. आपकी किट यहीं दी जाएगी.
यहाँ पर हमारे शोध पत्र वाचन समाप्त होते हैं, लेकिन इस सत्र में एक नाम आया है मोहित चौधरी, जो बीएससी सेकेंड ईयर के हैं एडवांस कॉलेज के, और विशेष अनुरोध पर यहाँ इनकी आपको हम दूसरे सेशन में इनवाइट करेंगे, आप प्लीज़ अपना स्थान ग्रहण करें। सेकंड सेशन में आपका वो लिया जाएगा, है ना, काव्य पाठ। आप प्लीज़ अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच डॉक्टर रफ़ीक नागौरी सर हैं, मंच पर हम आपको आमंत्रित करते हैं। मंच पर आसीन अध्यक्ष महोदय और सम्मान्य अतिथिगण और हमारे सामने मौजूद प्राध्यापक साथी और शोधार्थियों, मेरा जो शोध का विषय है, शोध पत्र जो बनाया है, इंडोनेशिया में भारतीय संस्कृति का प्रभाव, इस पर मैंने कुछ कहने की कोशिश की। देखिए कि भारतीय संस्कृति का यूँ तो हजारों साल से विकास का परिणाम है, और हम जो अभी सुनते आ रहे हैं कि किस तरीके से दुनिया भर में भारतीय संस्कृति का प्रसार हुआ है। मैंने केवल एक विषय पर कुछ लिखने का प्रयास किया है। इंडोनेशिया, जिसको हिंदेशिया भी कहा जाता है, ये दक्षिण पूर्व एशिया के उन देशों में से है जिनमें भारतीय संस्कृति का सबसे अधिक प्रभाव हुआ है। और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो ये दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश है। भारत के व्यापारियों और शासकों का प्रभाव यहाँ पर बराबर बना रहा। जावा में पहली शताब्दी ईस्वी में एक भारतीय राज्य स्थापित हुआ। चीनी यात्री फाहियान के विवरण से पता चलता है कि जावा में उस समय हिंदू धर्म प्रचलित था। जावा में 5वीं सदी ईस्वी में एक भारतीय शासक पूर्णवर्मन के भी 4 संस्कृत लेख प्राप्त हुए हैं। इसके बाद संजय ने मध्य जावा में एक हिंदू राज्य स्थापित किया। 8वीं सदी ईस्वी में इस क्षेत्र में एक भारतीय साम्राज्य शैलेंद्र साम्राज्य स्थापित हुआ, जो कि इस क्षेत्र के भारतीकरण की ओर संकेत करता है। और जावा का प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर भी इसी साम्राज्य के द्वारा बनाया गया। यह स्मारक मध्य जावा के दक्षिण में स्थित केडू घाटी में बना हुआ है और दुनिया भर के शोधार्थियों के लिए शोध का केंद्र है। जावा के साथ सुमात्रा, बाली और बोर्नियो में भी हिंदू धर्म के चिन्ह स्पष्ट रूप से मिलते हैं। बाली में द्वीप पर एक हिंदू राज्य स्थापित किया गया था, जिसके एक राजा ने 518 ईस्वी में चीन में अपना दूध भेजा था। बाली के राज्य में 6ठी सदी ईस्वी में कौंडिन्य राजाओं का शासन था, जो नाम से जाहिर है कि स्पष्ट रूप से भारतीय थे। जावा के राजाओं ने इस्लामी आक्रमण से बचने के लिए जावा को छोड़ दिया और बाली द्वीप में आश्रय लिया। मेरा ये कहने का मतलब है कि जावा और सुमात्रा, बोर्नियो और पूरे इंडोनेशिया में भारतीय संस्कृति का जो प्रभाव हुआ, बाद में वहाँ पर इस्लाम का आगमन हुआ। इस्लामी आक्रमणों से बचने के लिए कई लोग वहाँ से भाग गए, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर इस्लामी संस्कृति होने के बावजूद वहाँ पर हिंदू धर्म का प्रभाव तब भी था और आज तक वो प्रभाव देखने को मिलता है। और उस प्रभाव का एक प्रमाण तो ये है कि सन 2008 में एक जो करेंसी बंद कर दी गई, वहाँ पर उस पर गणेश जी का चित्र था। हालांकि बाद में वो करेंसी सरकार ने वापस ले ली, लेकिन उस बात को साबित करता है कि एक इस्लामी देश होने के बावजूद वहाँ पर भारतीय संस्कृति का कितना प्रभाव था। और वहाँ रामायण का मंचन भी होता है आज भी,
और वहाँ ये आप देखिए कि वहाँ की जो एयरवेज है, गरुड़ एयरवेज उसका नाम है, जो इस बात को साबित करता है कि विष्णु के इस वाहन को उन्होंने अभी भी अपने एयरवेज के नाम के तौर पे स्वीकार किया हुआ है। तो वहाँ के जो नाम है वो भी, चाहे उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया हो, लेकिन वो भी हिंदू नाम अभी देखने को मिलते हैं हमें उनके। तो इस तरह से इंडोनेशिया में भारतीय संस्कृति का बहुत ज़्यादा प्रभाव हुआ और जो आज तक विद्यमान है। धन्यवाद। थैंक यू सर। सर एक मिनट, आप किट लेके जाइए प्लीज़। अतिथियों से निवेदन है कि वे नागौरी सर को यहीं किट प्रदान करें। मोहित चौधरी अपनी कविता के साथ यहाँ प्रस्तुत। मोहित चौधरी, हाँ आ जाइए सर। अभी अच्छा ठीक है, ये आपस में पहले क्लियर कर लीजिए कि बुलवाना है कि नहीं बुलवाना है, बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। चलिए आप नेक्स्ट सेशन में अपनी पोइम लेकर आइएगा। तो यहाँ पर हमारा जो शोध पत्र वाचन का सत्र है वो समाप्त हो चुका है। हमारे बीच हमारी अतिथि डॉक्टर रंजना शर्मा मैडम हैं। आपको उद्बोधन के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। रंजना शर्मा मैडम। अभिनंदनीय मंच और प्रणम्य श्रोता, मैं विशेष बात ये कल से सुन रहे हैं हम भारत, संस्कृति, वृत्तर, विक्रमादित्य। तो मेरा विशेषकर शोधार्थियों को कुछ मैं बताना चाहूँगी कि शब्द विशेष का भी वृत्तर रूप है हमारे भारत में, और व्यक्ति विशेष भी अपने आप में ग्रेटर फॉर्म में है। तो सबसे पहले मैं अभिनंदनी जो मंच है इसमें मैं आपको थोड़ा सा, मतलब मुझे आप 5 मिनट देना, आपको बहुत सारे दिशा मिलेगी आपके टॉपिक चयन करने में। तो अभी तो मैं पहले बताऊं, जो आपके सामने बैठे हुए हमारे सैंधव जी हैं, वो तन मन धन सबसे बृहत्तर रूप में है। मतलब वो 10 बार शायद विधायक रहे, 10 बार विधायक रहे हैं, और 6 इतिहास की बहुत अच्छी बुक्स जो रिसोर्स आप रिसोर्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं, उनकी पब्लिश्ड है। और वो दिख रहे हैं हमें कि एक साधा, मतलब जो गांधी वाली उसमें, तो सैंधव जी के लिए मैं तालियां बजाना चाहूँगी, क्योंकि 6 बुक्स जो पब्लिश है, और वो इतिहास संकलन का पूरा उज्जैनी का जो भार अपन बोलेंगे, कब से मैं 20 साल से उनको देख रही हूँ, तो सादर आपको प्रणाम है। उसी तरह जो आज की अध्यक्षा है डॉक्टर अंशु भारद्वाज, हम जानते हैं कि जो कुलपति हैं वो उनके पतिदेव हैं, और इनके पिताश्री बहुत बड़े इतिहासकार थे, इतिहास के प्रोफेसर रहे हैं और ज्योतिषाचार्य थे। तो मैं बता रही हूँ कि मंच पर भी बृहत्तर रूप लिए हुए व्यक्तित्व है। और जो उनके पास हमारे साथ जो बैठे हुए हैं श्री चतुर्वेदी जी, वो आप सोचो प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्म स्थान से आए, वड़नगर से। तो वे इन हमारे मंची जो है और बहुत अच्छा सूत्रधार कर रही हैं जो नीता मैडम, मैं इन सब के लिए भी आपसे चाहूँगी एक बार तालियां बजाएं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, और हम सब जानते हैं, हम जिस धरा पर आज खड़े हैं वो शिव की है, शंकर की है। और शंकर एकमात्र देव है जिनको समावेशी माना गया है। समावेशी मतलब हमने देखे, और हमारे प्रभु प्रणब में प्रभु होते हैं जिन्हें हम किसी को बड़े बड़े 56 भोग और ये हम चलाते हैं, पर एकमात्र समावेशी महाकाल है जिन्हें हम भभूत धतूरा। और सबसे बड़ी बात, जैसे मुझे आज लग रहा था मेरा गला खराब है, पर मुझे जब याद आया कि शिव जी का तो परमानेंट गरल विष से भरा हुआ है, और वो उन्होंने लोक कल्याण के लिए किया था। उन्होंने जो गरल पिया था, तो वो सबसे वैसा वाला बृहत्तर फॉर्म जो शिव ने किया है उस समय देवताओं के लिए, राक्षसों के लिए जो हमारा अमृत निकला था, उस समय गरल पार करने का जो सबसे ग्रेटर फॉर्म कहीं पूरे विश्व में, इस धरती पर या परलोक, तीनों लोक में कहीं मिलता है तो शिव का मिलता है, जिन्होंने विष धारण किया था। और
एक एक चीज़, जैसे हमारी क्षिप्रा, हम उसको यहाँ की गंगा कहते हैं, उसका अपने आप में भी एक विशेष महत्व की, जैसा कि हम जानते हैं कि राम जी के पास इस पूरे धरती पर बहुत जगह थी, फिर भी उन्होंने पिता दशरथ का तर्पण क्षिप्रा किनारे किया। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा उसका महत्व है। और कहा भी जाता है कि विष्णु के रक्त से निकली है क्षिप्रा। तो एक मतलब बृहत्तर फॉर्म, आप केवल एक शब्द, क्योंकि मेरे गुरुदेव, हम सबके गुरुदेव भी रहे डॉक्टर श्याम सुंदर निगम, वो बोलते थे माइक्रो पे मैक्रो स्टडी करो, सूक्ष्म विषय लेकर उस पर बड़ी बात कहिए आप। तो आप केवल क्षिप्रा का बृहत्तर रूप भी बता सकते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे आयाम लिए हुए हैं। और ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। तो जो इसमें भारत को विश्व का संक्षिप्त रूप कहा गया है, मैंने एक जगह पढ़ा था, एपिटोम ऑफ द वर्ल्ड, मतलब भारत में जो है वो कहीं और हो सकता है, मतलब किसी एक ही देश में भी हो सकता है, पर सब दूर नहीं। और किसी भी देश में कुछ भी हो, चाहे हम कल से जिक्र कर रहे हैं थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, सुमाया, या बाहर के जापान, चाइना, इवन जो यूरोपियन देश है, वहाँ पर भी किसी न किसी देश में कोई विशेषता है। तो वो कोई और विशेषता ऐसी नहीं जो भारत में नहीं है। मतलब जैसा कहा जाता है महाभारत में वो सब कुछ है जो होना है, आएगा, या किसी भी समय पर भविष्य में भी होगा। तो ऐसे ही हमारा राष्ट्र इतना समृद्ध है, क्योंकि मैं कुछ चीज़ों का तो इस मंच से नाम भी नहीं लेना चाहूँगी, पर मुगलों के समय जैसा कि हम देखते हैं हमारे शिवाजी अपने आप में कितने बड़े नायक हैं। उनका इतना बृहत्तर फॉर्म है कि युद्धपोत हो या फिर मतलब जो इंदिवर ने 3 लाइन ही उनके लिए लिख डाली है कि देखो मुल्क मराठों का, जो यहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों से तोड़ा था, हर पर्वत पे आग लगी थी, हर पत्थर एक शोला था, और बोली हर हर महादेव की बच्चा बोला था, वीर शिवाजी। आप सोचिए उनके लिए प्रदीप का लिखा हुआ है, सॉरी ये प्रदीप ने, उन्होंने क्यों ये उपयोग किया कि पर्वत पर, मतलब क्योंकि उनका जो रूप है शिवाजी का एक नायक रूप में, और उस पर भी मतलब कुछ जो हमारे छिछालेदार जो विद्वान होते हैं जब करते हैं तो बहुत दुख होता है, क्योंकि मैंने देखा इतिहास के नायक है वो। और फिर जब आज छावा आई तो छावा ने बिल्कुल जो संभाजी राव का जो व्यक्तित्व बताया, उससे आज की पीढ़ी ने फिर से इतिहास पढ़ा। तो मुझे अच्छा लगा कि मेरा बेटा जो पूरा साइंस में और अपने आप को आज की युवा पीढ़ी बहुत विशेष समझती है, पर छावा देखने के बाद उसने शिवाजी को पढ़ा कम से कम। तो मेरे लिए वो बृहत्तर रूप था कि एक संभाजी को देखने के बाद शिवाजी को युवा पीढ़ी आज फिर से समझी। तो एक ये भी हमारे पास है। और कई बार हम किसी शब्द को छोटा कहते थे, जैसे एक बच्चा मुझसे कह रहा था राम की जीवनी में क्या रखा है, तो मैंने उससे कहा आप समझो राम संजीवनी है, राम जीवनी नहीं है। तो उसके बाद उसको समझ में आ जाएगा उनका बृहत्तर फॉर्म, क्योंकि संजीवनी अपने आप में बहुत सारे आयाम लिए हुए हैं। और मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि जो 18 वर्ष, जैसा मैंने कहा, मैंने यहाँ से नाम नहीं लेते ऐसे व्यक्ति, 18 वर्ष जिसने अपने पिता को कैद रखा था, एक वो संस्कृति थी। और फिर एक हमारे रामायण में, रामचरितमानस में दशरथ के पुत्रों की संस्कृति आती कि जो चारों तुम राजा बनोगे, तुम राजा बनोगे। और एक ने अपने पिता को जब कैद रखकर, एक निश्चित कहा जाता है इसमें कि खाने की भी निश्चित उनको दी जाती थी और निश्चित पानी तक की सीमा थी। वो कहते हैं कि जब उसने अपने पुत्र से कहा कि मेरी कम से कम पानी की मात्रा तो बढ़ा दी जाए, तो उन्होंने मना कर दिया था। तब वो बोले थे कि जिन्हें हम मतलब जिन पर हमने शासन किया, जिनको हम अच्छा नहीं समझते, उनके मतलब हिंदू धर्म के सनातन को उन्होंने विशेषता को मारा था कि वो तो उनके पिताश्री या माता पिता ऊपर चले जाए, उसके बावजूद श्राद्ध तिथि पर भोजन भी करवाते और पानी देते, और तुम मुझे जीवित होकर भी पानी नहीं दे रहा है। तो ये हमारी सनातन संस्कृति का बृहत्तर रूप है। और जो सबसे बड़ा उदाहरण जो हम आजकल बच्चे युवा साइकोलॉजी का, आप सोचो सबसे बड़े साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट गीता में कृष्ण ने किया है। सबसे बड़ा डिप्रेस लूजर अर्जुन, उसको उन्होंने विश्व विजेता बना दिया, केवल अपने
मतलब ज्ञान से, और कहा भी जाता है जैसे अधिकतर बच्चों से कहते हैं ना शिक्षा अध्ययन कर लो और फिर भी उसमें संस्कार नहीं आते, क्योंकि शिक्षा में सब कुछ मिलता है, बस संस्कार नहीं मिलता। और विद्या जो है सार्वभौमिक विद्या, उसमें सब कुछ मिलता है, विद्या जिसके पास है। और जैसा कि आज हमारे इसके संयोजक डॉक्टर प्रशांत जी बोले कि आप आनंद आए ऐसा बोलिए, तो सर का नाम का अर्थ होता है निर्मल, और उनके साथ रमन सर बैठे उसका होता है अर्थ आनंद। तो निर्मल आनंद जो हमारे मुख्य करता धरता चल रहे हैं इस पूरे समागम के, तो निर्मल आनंद यहाँ से जाए। और जो ये मुझे इसलिए अच्छा लगा कि मुझे आज मौका मिला, कल इस मंच को इतना पावन किया जा चुका है, क्योंकि आपने देखा कल से जो आप सुन रहे हैं, जो श्रेष्ठतम समाधि जैसे यज्ञ होता है उसमें संविदा दी जाती है, तो उसमें बाल मुकुंद जी और फिर शिवाकांत जी और जितने भी आप नाम मतलब मैंने लिखे भी थे, उनके जितने भी नाम आप देखेंगे, उन्होंने अपने पावन जो वाणी से उसमें प्राचीनता से लेकर वर्तमान तक इस पूरे मंच को पवित्र बना दिया। और उसमें जो हमारे सूत्रधार थे कल के भी, उनके नाम में दिनेश और दिग्गज में जो चारों दिशाओं में अपनी ख्याति और उनकी वाणी में तो बहुत प्रवाह, ईश्वर की कृपा, खुद भी परिमार्जित किया उन्होंने अपने आप को। तो उन्होंने जो किया था संचालन, तो मेरा मतलब आपको 72 फॉर्म जो 2 दिन में भी व्यक्ति विशेष में भी मिलेगा, और तो हमारे समाज संस्कृति और देश में तो बहुत सारा है ही। और मैं बस 2-3 लाइनें और कहना चाहूँगी। तैरना है तो समुद्र में तैरो, नदी नालों में क्या रखा है, प्यार करना है तो वतन से करो, इन बेवफा लोगों में क्या रखा है, अनेकता में एकता इस देश की शान है, इसलिए मेरा भारत महान है। मुझे मौका दिया हमारी समिति ने, और इतने अच्छे मंच से मुझे बोलने का मौका दिया। मेरा पेपर था, पर मैंने सोचा आज बहुत अच्छे पेपर पढ़े जा चुके हैं। मुझे लगता है हमारी अध्यक्षता का ये भी उपलब्धि कि सबसे ज़्यादा पेपर शायद आज पढ़े गए इस सत्र में अभी तक में, तो अच्छा सार्थक रहा। तो सभी का बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। इतिहास समागम का जो शब्द है वो बृहत्तर भारत तक आपने संस्कृति, साहित्य, समाज और सिनेमा तक सब जोड़कर हमें बताया है, और आपका उद्बोधन वाकई विचारणीय रहेगा। हमारे बीच में डॉक्टर रमेश चंद्र चतुर्वेदी जी उपस्थित हैं। आप गुजरात से आए हैं, प्रेरणा संस्था से आए हैं, और आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर उद्बोधन के लिए। सर प्लीज़। माननीय मंच, आदरणीय सदन, नमस्कार। देश बदल रहा है, देश बदल रहा है, और ये ट्रांजिशन टाइम चल रहा है, संक्रमण काल। जो पहला शोध पत्र पढ़ा आशुतोष जी ने, उसमें उन्होंने एक फ्रेज यूज़ की, रिमूव एनी ट्रेस ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट। तो ये जो 15 अगस्त 2022 का माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भाषण था लाल किले की प्राचीर से, ये था भारत उत्कर्ष के लिए भाषण। ये जो भाषण था ये अद्भुत था, ये रोडमैप था कि भारत का उत्कर्ष कैसे होगा, और 2047 में भारत विकसित भारत कैसे बनेगा। 5 प्रण उन्होंने उस दिन दिए, जिसमें दूसरे प्रण की बात पहले शोध पत्र वाचक श्री आशुतोष जी ने यहाँ पर की। कि रिमूव एनी ट्रेस ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट की सच्चाई ये है कि हम अभी भी उसी गुलामी की मानसिकता में कहीं न कहीं हमारे ऊपर वो हावी है। पहला प्रण तो यही कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है, और जो तीसरा प्रण है वह इस इतिहास समागम से सीधे सीधे संबद्ध है,
और जब से ये, वैसे तो 21 साल से हो रहा है, डॉक्टर रमन जी इसको 1991 से अपने गुरु प्रोफेसर श्याम सुंदर निगम जी के साथ कावेरी शोध संस्थान में किया करते थे। लेकिन ये जो भव्य रूप इसका दिखलाई दे रहा है, ये भारत बदल रहा है। ये बदलाव है जो दिखना चाहिए, जो महसूस करना चाहिए, जो फील होना चाहिए। बच्चे कई बार कहते हैं कि सर वी विल फील एलिवेटेड। मैं हमेशा उनसे कहता हूं, डोंट फील एलिवेटेड, बी एलिवेटेड। तो हमें पहले फील करना है कि हम हैं कौन। और जब ये सम्राट विक्रमादित्य के बारे में बातें होती हैं, सिक्का आज उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है कि कोई इफ एंड बट्स हो कि भाई ये ऐसा था या नहीं था। वो थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, लीला पुरुषोत्तम प्रभु श्री मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम और लीला पुरुषोत्तम प्रभु श्री कृष्ण के बाद यदि तीसरा सबसे प्रतापी राजा कोई याद किया जाता है तो वो है सम्राट विक्रमादित्य। क्यों याद किए जाते हैं? क्यों उनके लिए हर आदमी, चाहे वो गुजरात में एक कहावत है कि परदुख कातर राजा वीर विक्रम। नरेंद्र सिंह जी ने जिक्र किया कि मकतबे सुल्तानिया जो तुर्की की लाइब्रेरी है, वहाँ पर पुस्तकों में उल्लेख है और वहाँ के लोग, वहाँ के शायर, वहाँ के कवि ये कहते हैं कि वो कैसा राजा रहा होगा और उसकी प्रजा कितनी सुखी होगी, और उसने हमें बहुत कुछ सिखाया है, उससे हम बहुत कुछ सीखे हैं। अभी ईस्टर्न पार्ट ऑफ भारत की बहुत बात की गई। जितने शोध पत्र थे उनमें पूर्वी विश्व से संबंधित देश किस प्रकार से हमारी संस्कृति, वो हमारी संस्कृति ही थी। वेस्टर्न पार्ट ऑफ भारत की जब हम बात करते हैं तो अभी सोकोत्रा आइलैंड, जहाँ जिनके नाम पर सिकोत्तर माता की पूजा होती है हमारे यहाँ, गल्फ ऑफ अडन तक वहाँ पर व्यापार हुआ करता था, और न केवल व्यापार होता था बल्कि और भी बहुत कुछ। तो पूरा का पूरा ईरान से तूरान तक सब पूरा भारत, बृहत्तर भारत तो फैला ही हुआ था। ये जो सरकार प्रयास कर रही है, ये जो प्रयास हो रहा है, जो राज्य स्तर पर जो बदलाव, जो आयोजन, जो कुछ भी किया जा रहा है, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी इस काम में भी लगे। और ऐसा नहीं कि वो मुख्यमंत्री बने हैं तब लगे हैं, या उसके पहले वो उच्च शिक्षा मंत्री थे तब लगे थे, वो तब से लगे हैं। विक्रमादित्य शोध पीठ की स्थापना एक तरह से उनका एक बहुत महत्वपूर्ण काम रहा है, और वो तब रहा है 1991 के बाद से, जो भी लगातार कार्य चलते रहे। पहले उसके जो निदेशक थे प्रोफेसर भगवती लाल राजपुरोहित जी, तो बहुत परिश्रम हुआ। ये जो दिखता है कहने में बहुत आसान होता है, हम बहुत जल्दी चीज़ों को रिजेक्ट कर देते हैं, अरे ये तो सब ठीक है, सरकारी है, पैसा है, दिख रहा है। नहीं, इसकी नींव बहुत मजबूत है, और उसकी नींव में वो पत्थर हैं जिन्होंने पुरातत्व को जिया है। डॉक्टर रमन सोलंकी जी मेरे साथ मेरे बगल के रूम में रहा करते थे, और 1990-91 की बातें हैं जब एंशिएंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट में पढ़ते थे, और कहीं कहीं से ये पोट्रीज लाते थे, पत्थर लाते थे, रखते थे। तो कई लोग आते थे क्लास में, अरे रमन जी ये भाटे कहाँ से लिया है, अरे ये पत्थर कहाँ से लिया है। तो ये बेचारे मुस्कुरा दिया करते थे, बोले क्या करेंगे। डोंगला ग्राम में यहाँ देवास गेट से बसें जाती थी, 3 ट्रिप हुआ करती थी महिदपुर के लिए। मैं उल्लेख करता हूँ, कई बार उल्लेख करता हूँ, लेकिन ज़रूरी है, ये जानना चाहिए, क्योंकि इतिहासकार, पुरातत्वविद ऐसे ही नहीं बनते कि ठीक है आए रमन जी आए और यहाँ से, तो यहाँ से बस में बैठकर जाना, वहाँ खेतों में पहुँचना, ये जगह है जहाँ पर वेधशाला बनेगी। मोरोपंजी पिंगले और बहुत सारे लोग थे। वो नींव है, बड़ी मजबूत नींव है। पूरा, मैं बच्चों से ये बात करना चाहता हूँ कि पूरा इकोसिस्टम तैयार है। अपने आप को मजबूत बनाना है, अपने आप को मजबूत बनाना है परिश्रम और समर्पण से। और इतिहास को पढ़ना नहीं है,
पुरातत्व को पढ़ना नहीं है, पुरातत्व को जीना है। रमण जी का जो मैंने एग्जाम्पल दिया वो इसीलिए दिया। पुरातत्व जीने वाली चीज़ है, साहित्य जीने वाली चीज़ है, संस्कृति जीने वाली चीज़ है, उसको जिएं। और निश्चित रूप से भारत उत्कर्ष 2047 से पहले ही होने वाला है, बशर्ते कि वो पंचप्रण हम जिएं, उसकी प्रैक्टिस करें। और पूरे देश में ये काम चल रहा है। जहाँ पर अभी मैं कार्य कर रहा हूँ, प्रेरणा केंद्र, बहुत ही बड़ा काम है। पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था परिवर्तित होने जा रही। 2026 से पूरे देश में आमूलचूल परिवर्तन होने जा रहा है। जो मूल्य हमारी शिक्षा व्यवस्था में थे ही नहीं, उनको इसमें शामिल किया जा रहा है। और मूल्य क्या, वो हैं हमारे समाज में, हमारी परंपराओं में, हमारे परिवार में पहले से ही हैं। लेकिन 15 साल तक कम से कम एक बच्चा स्कूल क्लासरूम में बैठ के जो स्कूलिंग पूरी करता है, उसके बाद भी वो बच्चा अगर वो काम नहीं कर पा रहा जो वो कर सकता है, जो उसकी क्षमताएं हैं, वो सब कैसे हों? आदमी जब तक बड़ा नहीं होगा तब तक देश बड़ा नहीं होगा। केवल बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स बना देने से, 10 लेन हाईवेज बना देने से विकास नहीं होता है। विकास तब होगा जब आदमी का विकास होगा, और आदमी का विकास तब होगा जब शिक्षा में उसको शामिल किया। शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है, शिक्षा के अलावा दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। 2700 साल पहले जब तक्षशिला विश्वविद्यालय बना था, तब वहाँ पर आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य जैसे इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर, राजनीति के प्रोफेसर हुआ करते थे। और तब वहाँ पाणिनि पढ़ाया करते थे। पाणिनि व्याकरण शास्त्र 2200 साल पहले पढ़ाया करते थे। और उन पाणिनि के शिष्य पतंजलि हुआ करते थे, जो गोंडा, गोरखपुर और लखनऊ के बीच में जगह है। वहाँ से पूर्व से सुदूर पश्चिम भारत में तक्षशिला में पढ़ने के लिए जाते हैं पतंजलि, और वहाँ से आकर योग सूत्र की रचना करते हैं। एक सुदूर पूर्व भारत से एक बच्चे को लाते हैं विष्णुगुप्त अपने साथ में, और उसको मगध का सम्राट बना करके भेज देते हैं। 5th सेंचुरी में नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, जहाँ ह्वेनसांग 7th सेंचुरी में राजा हर्षवर्धन के काल में आया था। हर्ष का काल भी पूर्व से लेकर के पूरे पश्चिम तक हुआ करता था। और जब उसने जहाँ यहाँ पढ़ा जब ह्वेनसांग, तब उसने पूरे भारत की यात्रा की। तो क्या नहीं है, जो सब कुछ है, इकोसिस्टम तैयार है। हम जानें, हम समझें अपने आप को, और निश्चित रूप से भारत, विकसित भारत या भारत उत्कर्ष को प्राप्त करने ही वाला है। इसको महसूस करें, बच्चे महसूस करें, और जो आप कर रहे हैं, जो आपका मन है, उसको जिएं। सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। भारत निश्चित विश्व गुरु की बात मैं नहीं करता, लेकिन हमें दूसरे उदाहरण ना कोट करने पड़े कि अरे सिंगापुर में तो ऐसा होता है, जापान में ऐसा होता है, अमेरिका में ऐसा होता है, इंग्लैंड में ऐसा होता है। हम विकसित क्यों नहीं हैं? सारे प्राकृतिक संसाधन हमारे देश में हैं। 90 लाख की आबादी वाला इजराइल, वहाँ 90 नोबेल लॉरिएट्स हैं, जो कि समुद्र के खारे पानी को मीठा पानी बना करके पीता है। हमारे देश में क्या नहीं है? कश्मीर से लेकर के अरुणाचल तक बर्फ से ढके हुए इतने पहाड़ हैं कि जाने कितने स्विट्जरलैंड बन जाएंगे। क्या कारण है कि हम विकसित नहीं? एक बहुत खूबसूरत एक शेर है, उसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि तालीम का शोर इतना, तालीम का शोर इतना, और तहजीब पर जोर इतना, बरकत जो नहीं होती नीयत की खराबी है। कहीं हमारा इंटेंट गड़बड़ है। इंटेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन कंटेंट। लाइब्रेरीज भरी पड़ी हैं, जाने कितने सेमिनार रोज होते हैं, लेकिन वो केवल कंटेंट तक सीमित रह जाते हैं। जब तक इंटेंट चेंज नहीं होगा, तब तक देश चेंज नहीं। और उसके लिए अभी एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। दिनेश दिग्गज जी आए, वहाँ पीछे आकर के चुपचाप बैठ गए। अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं। ये है सहजता, ये है सरलता, ये है विनम्रता। प्रशांत जी ने कहा आप आगे आइए, बैठिए। बोले नहीं ठीक, यहाँ पर बच्चा बोल रहा था कोई। ये सहजता, ये सरलता, हमें थोड़ा सा कुछ मिलता है, हम बड़े हो जाते हैं। हम बड़े हो जाते हैं, दूसरों को तुच्छ प्राणी समझने लगते हैं। तो जब तक स्वाभिमान के साथ विनम्रता नहीं होगी, तब तक हम बड़े नहीं हो सकते। तो धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके विचारों से निश्चित रूप से सभागार अपने आप को अनुग्रहित महसूस कर रहा है। और अध्यक्ष उद्बोधन के पूर्व एक नाम पर सर्वसम्मति से विचार किया गया है। मोहित यहाँ पर उपस्थित हैं अपनी कविता को लेकर,
और उनके काव्य पाठ के बाद अध्यक्ष उद्बोधन यहाँ पर होगा। मोहित। Myself Mohit Chaudhary, I am an ordinary student of BSc Microbiology. I want to perform a poem on our country. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अव्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय भवामि युगे युगे। संशोधन पर संशोधन कर, संशोधन पर संशोधन कर, कर्तव्य का निर्वाह हुआ। संशोधन पर संशोधन कर, कर्तव्य का निर्वाह हुआ। 32,87,263 वर्ग के एक वतन का आविर्भाव हुआ। आज लागू मेरा संविधान हुआ। यद्यपि भारत के लोग थोड़े से भोले हैं, यद्यपि भारत के लोग थोड़े से भोले हैं, यही कारण है लोगों के आज अरुण कपोले हैं। कर पर कर रखने से नाम, हाथ पे हाथ धरे रखने से आज़ादी नहीं मिलती, कर पर कर रखने से ना मिलती है आज़ादी। समस्या है भारत की एक, सब समस्या है भारत की एक, बढ़ती हमारी आबादी। असमंजस है बड़ा संशय है, असमंजस है बड़ा संशय है, एक चाहिए है विधान। असमंजस है बड़ा संशय है, एक चाहिए है विधान। आखिर कौन बनाए इस विविध आर्यवत का संविधान। भ्रांति मिटाने क्रांति जगाने एक व्यक्ति प्रण पाती है। भ्रांति मिटाने क्रांति जगाने एक व्यक्ति प्रण पाती है। भीम महान इस आर्यवत का दिन और राती है। चलते हैं प्राचीन समय में आलिंगन का पर्दा हटा, चलते हैं प्राचीन समय में आलिंगन का पर्दा हटा। भला कैसे छाई इस विविध आर्यवत्तर भय की काली घटा। जानता था मेरा चेतक। यहाँ पर महाराणा प्रताप के घोड़े की बात हो रही है। जानता था मेरा चेतक काल खड़ा है सन्मुख, जानता था मेरा चेतक काल खड़ा है सन्मुख। सहसा तोड़े उसने भारी गजों के विमुख। लगी सन 57 में, यहाँ पर 1857 की क्रांति की बात हो रही है। लगी सन 57 में एक चिंगारी भारी थी, भ्रुकुटी फोड़ी अंग्रेजों की मनु स्वतंत्रता नारी थी। यद्यपि चरखे ने भी अपनी अमिट छाप छोड़ी थी, पर भगत सिंह ने देशभक्त की सारी हदें तोड़ी थी। आलमगीर औरंगजेब ने इतना तो उपकार किया, ताजमहल दे GDP में अपना योगदान किया। हृदय में एक बात मुझे सुई सी चुपती है, पाकिस्तान भारत की आज दुखती नस लगती है। अगर विभाजन ना होता तो अपना शौर्य दिखा देता, USA के सन्मुखी चीन को थोड़ा डरा देता। नील गगन मेघ थे काले परंतु भ्रांति, क्या आने वाली है आर्यवत में भय की नई क्रांति। प्रयत्न कर रहे चरखा वाले, परंतु दिन कब आएंगे बरखा वाले। हमारे देश के गरीब किसान जो कि ग्रामीण क्षेत्रों से आते थे, उनसे अंग्रेज लगान मांगते थे। श्वेत चमड़ी गेहूं मांग रहे, न रखते ध्यान रहे। जंजीरें हुई खोखली, क्योंकि चलने लगी स्वदेशी ओखली। चरखा चले नमक चले, अड़चन लगी तलवार। चरखा चले नमक चले, अड़चन लगी तलवार। मिलकर बंधु चार, करन लगे प्रहार। आर्यवत के गर्म प्रांत में, अर्थात राजस्थान, आर्यवत के गर्म प्रांत में लहू न पिघले, बस एक मार्ग से श्वेत है निकले। मंदिर सामने जननी काटे, मंदिर सामने ही वो गाय को काट रहे हैं, क्योंकि उन्हें फूट डालो राज करना था। मंदिर सामने जननी काटे, हिंदू को यही सूचना बांटे। मंदिर सामने जननी काटे, हिंदू को यही सूचना बांटे। गरम लहू कठोर थी, परंतु न थी कपटी। जान न पाए श्वेत की माया, चिंता अति लपटी। प्रातःकाल लालिमा की भांति छाया यह साया। राम रहीम नानक और फादर के वंशज के सामने टिक ना पाया।
श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा। श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा। कर्म यदि सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। इसी के साथ मैं युवाओं का आह्वान करना चाहता हूँ। उठो जवान देश के, वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। धन्यवाद। बहुत सुंदर विषय वस्तु पर आधारित आपकी कविता, वाकई अभिनंदन के पात्र हैं आप। और अब इस सत्र के अध्यक्ष उद्बोधन की ओर हम चल रहे हैं। हमारे बीच डॉक्टर अंशु भारद्वाज मैडम इस सत्र की अध्यक्षता कर रही हैं। मैडम से निवेदन है कि वे हमें दिशा बोध प्रदान करें। धन्यवाद नेहा। मंचासीन सेंधव जी, डॉक्टर रंजना शर्मा, चतुर्वेदी सर और मेरे समक्ष इस इतिहास समागम के जो संयोजक हैं डॉक्टर प्रशांत पुराणी जी, जो अभी यहीं हैं, व्यस्तता के कारण कुछ समय के लिए बाहर गए होंगे, डॉक्टर रमन सोलंकी जी, डॉक्टर विश्वजीत सिंह परमार, डॉक्टर मुकेश शाह जी, हेमंत लोधवाल जी, डॉक्टर नागोरी जी और समस्त प्राध्यापक और विद्यार्थियों। कुछ नवांगुत प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक भी हैं, मोहित नागर और लवीज जैन जी और सोलंकी जी, आप सभी का मैं अभिवादन करती हूँ और अभिवादन करती हूँ प्यारे विद्यार्थियों का। सबसे पहले तो ये जो इतिहास समागम है और विशेषकर जो आयोजित हो रहा है, हमने पिछले साल भी बृहत्तर भारत की संकल्पना पर यहाँ पर विचार विमर्श किया था। यहाँ पर जो शोध पत्र आज इस सदन में पढ़े गए वो 7 शोध पत्र पढ़े गए। तो एक बार जिन शोधार्थियों ने यहाँ पर शोध पत्र वाचन किया वो जोरदार अपना अभिवादन करें करतल ध्वनि से, क्योंकि विक्रमोत्सव में बृहत्तर भारत की बात होना, विक्रमादित्य की बात होना और इस मंच पर जो आपको गौरव प्रदान हुआ है, आप भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। यहाँ पर जो युवा शक्ति बैठी है और कुछ लोगों के मन में विचार भी आ रहा होगा कि हम भी शोध पत्र वाचन करें। अभी कई बच्चे ऐसे हैं जो लग रहा होगा कि हम भी काश यहाँ पर पढ़ते। मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि ये अवसर आपको यहाँ पर मिला है। यहाँ पर जितना भी कहीं भी आप देख रहे हैं कि ये जो अभी शोधार्थियों ने शोध पत्र पढ़े, किसी की भी क्रिटिसाइज़ नहीं हुई, सबको हमने उत्साहित ही किया है। तो ये आप भी उत्साहित ही होंगे और एक मंच अवसर जो प्रशांत पुराणिक जी, रमन सोलंकी जी और ये विक्रमोत्सव के जो आयोजक हैं वो आपको अवसर प्रदान करते हैं और उस अवसर का निश्चित रूप से आप लोगों को लाभ उठाना चाहिए। अब बात करते हैं जो शोध पत्र यहाँ पर पढ़े गए और उनमें सबसे पहले जो शोधार्थी आए थे अभिषेक शर्मा, जिन्होंने बृहत्तर भारत की जिसमें बात कही थी एक्सपांशन ऑफ इंडियन कल्चर इन थाईलैंड, उनका शोध पत्र हुआ। और दूसरे जो शोध पत्र पढ़ा गया डॉक्टर राजेंद्र सोलंकी द्वारा, जो कि सहायक प्राध्यापक है शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय दशहरा मैदान में। उन्होंने बृहत्तर भारत में विक्रमादित्य संबंधी साक्ष्य पर अपना शोध पत्र का वाचन किया, जिसके बारे में मैंने एक जिज्ञासा आपके समक्ष रखी थी कि क्या बृहत्तर भारत में विक्रमादित्य की उपाधि किसी शासक ने धारण की, और अगर ऐसा है तो हमको एक शोध की संभावना मिलती है। हम आगे इसको देख सकते हैं। तृतीय शोध पत्र श्री नरेंद्र जी पवार जी ने पढ़ा, जिन्होंने बृहत्तर भारत के देशों में सम्राट विक्रमादित्य की उपस्थिति के बारे में यहाँ पर चर्चा की। आपने विभिन्न साहित्यिक साक्ष्यों से विक्रमादित्य का पराक्रम को उल्लेखित किया और विदेशों में विक्रमादित्य की जो ख्याति मिली है उसके साहित्यिक प्रमाणों को भी हमारे समक्ष रखा। चतुर्थ शोध पत्र बृहत्तर भारत और मध्य एशिया से संपर्क, जो कि प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व अध्ययनशाला के जो प्रमुख हैं डॉक्टर विश्वजीत सिंह परमार जी ने पढ़ा और उन्होंने ये बताया कि मध्य एशिया में 6-7 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर हमें भारतीय संस्कृति के जो है
परिचय प्राप्त होता है। भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से हुआ था, इसके बारे में आपने चर्चा की। इसके पश्चात दीपेंद्र सिंह चौधरी ने इंडियन माइथोलॉजी इन मलेशिया पर अपना शोध पत्र का वाचन किया और इन्होंने रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों के द्वारा और महाकाव्यों में जो वर्णन मिलता है और इस जगह पर भी यह महाकाव्य कितने प्रचलित है, भारत के विभिन्न देवी देवताओं का किस प्रकार से प्रमाण हमको वहाँ प्राप्त होता है, इसकी बात इस सदन में रखी। इसके पश्चात खुशी चौहान जी ने अपना पत्र का वाचन किया जिसका विषय था कल्चरल एक्सपांशन इन वियतनाम, और आपने भी रामायण महाभारत के साथ यहाँ पर किस प्रकार से प्रचार प्रसार हुआ रामायण महाभारत का और वियतनाम में भारतीय संस्कृति के किस प्रकार चिन्ह दिखाई दे रहे हैं उसके बारे में जानकारी दी। आपने चाम राजाओं के बारे में भी यहाँ पर जानकारी प्रदान की और सबसे अच्छी बात इन्होंने धर्म के साथ साथ आध्यात्मिकता का भी प्रभाव वहाँ पर परिलक्षित होता है, यह भी जानकारी प्रदान की। आपने यह बताया कि भारतीय राजाओं की जो शांति है और सौहार्द की भावना है उसको भी वहाँ के राजाओं ने ग्रहण किया, यह बात बहुत सुंदर सी लगी। और इसके बाद में परम वशिष्ठ जी ने अपना शोध पत्र वाचन किया जिसका विषय था एक्सपांशन ऑफ इंडियन कल्चर इन श्रीलंका। श्रीलंका में किस प्रकार से भारतीय संस्कृति का विस्तार हुआ और उसके बारे में आपने बहुत सारे प्रमाण प्रस्तुत किए, जिसमें आपने सीता माता के मंदिर के बारे में भी जानकारी दी। मैं श्रीलंका जा चुकी हूँ 96 में, सर भी गए थे साथ में हम, और 30 साल पूर्व भी हमने वहाँ पर भारतीय संस्कृति के बहुत ज़्यादा चिन्ह नहीं देखे, केवल उस एरिया के अलावा निरुवेलिया जो जगह है और जहाँ पर सीता वाटिका अशोक वाटिका है, सीता वाटिका है, हनुमान जी जो सीता को हनुमान जी को जब पता लगा कि सीता जी वहाँ पर है लंका में, और वहाँ पर अभी भी आप अवशेष देख सकते हैं, हनुमान जी के बड़े बड़े पैर वहाँ पर अंकित हैं। वो आप कभी जी टीवी पे या कहीं और भी डिस्कवरी पे अगर आप देखेंगे तो आपको दिख सकता है अगर सर्च करेंगे तो यहाँ पर भी हमको कुछ ज़्यादा विशेष अभी वर्तमान में नहीं दिखाई देता। वहाँ पर एक पर्वत भी दिखाई देता है जो एक बिल्कुल काला है और एक बिल्कुल साफ हरियाली दिखाई देता है, जहाँ ये लगता है कि हनुमान की पूंछ से लंका में जो आग लगी थी उसका भी वहाँ पर प्रमाण हमको प्राप्त होता है। इसके पश्चात डॉक्टर रफ़ीक अहमद नागौरी ने इंडोनेशिया में भारतीय संस्कृति के प्रभाव के बारे में यहाँ पर अपना शोध पत्र पढ़ा, जिसमें उन्होंने शैलेंद्र साम्राज्य, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, बाली में भारतीय संस्कृति के प्रभाव के बारे में बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान में इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश है, परंतु वहाँ पर अभी भी भारतीय संस्कृति के लक्षण परिलक्षित होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुल 7 शोध पत्र का वाचन किया गया और बधाई मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ। और 8वें के रूप में आप शोध पत्र तो नहीं था, पर हमारे बीच में अभी जो मोहित जी आए थे जिन्होंने यहाँ पर काव्य पाठ प्रस्तुत किया, जो एडवांस कॉलेज के हैं, इनके लिए जोरदार ताली बजाई जाए, क्योंकि इतनी लयबद्ध कविता का वाचन और इतनी लंबी, देखिए कितनी कंठस्थ थी उनको, इतनी लंबी कविता, इतनी कंठस्थ होना है। इस प्रकार के युवाओं को निश्चित रूप से, जैसा कि चतुर्वेदी जी ने कहा कि 2047 में विकसित भारत की संकल्पना है, इस प्रकार के युवा यदि हमारे साथ में होंगे तो निश्चित रूप से जिन्होंने हमारे भारतीय जो युवा है, युवा शक्ति को जागृत करने का कार्य किया था, तो ये होगा निश्चित रूप से। अब जब हम बात कर रहे हैं इतिहास समागम की, तो इतिहास विषय का जो अर्थ है, जो हम लोग देखते आ रहे हैं, वो यही है, पढ़ते आ रहे वही है कि इतिहास भूतकाल की घटना का वर्णन है। पर हम वर्तमान समय में जो मैं अपने विद्यार्थियों को बताती हूँ और जो विद्यार्थियों को जानना चाहिए वह यह है कि इतिहास भूत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ने वाली एक कड़ी के रूप में है। तो ये जो हम समागम कर रहे हैं और जो विषय है, इस विषय में हम केवल यह न देखें कि प्राचीन काल में या भूतकाल में 72 भारत किस प्रकार से था, एक्सपांशन ऑफ इंडियन कल्चर किस प्रकार से इन देशों में, मध्य एशिया के देशों में और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में किस प्रकार से था,
देखने की बात यह है कि वर्तमान समय में यहाँ भारतीय संस्कृति की स्थिति क्या है, भारतीय संस्कृति कितनी फैली हुई है, और यदि वहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है तो उसके जिम्मेदार कौन हैं। जैसे श्रीलंका की बात हम करें, जहाँ मैं गई हूँ उसकी बात कर सकती हूँ। जैसे वियतनाम की बात हम करें तो वहाँ पर हमको फ्रेंच कल्चर ज़्यादा दिखाई देता है। श्रीलंका की यदि बात करें तो वहाँ पर हमको इंडियन कल्चर की जगह आपको इंग्लिश जो ब्रिटेन कल्चर है वो दिखाई देता है। वहाँ पर हमको पाकिस्तानी कल्चर दिखाई देता है, पर वहाँ पर भारतीय संस्कृति अभी दिखाई नहीं देती। तो ये विचारणीय प्रश्न ये है कि हमें यह कोशिश करनी होगी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसको हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं बोलते, हम अब क्या कह रहे हैं उसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसने हमें राष्ट्र का गौरव करना सिखा रही है और निरंतर सिखाती रहेगी जब तक हम उस भारतीय ज्ञान परंपरा को उस ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचा पाए जब तक कि जैसे कि पहले थी। हमारी कोशिश तब तक जारी रहनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि वृहत्तर भारत में भारतीय संस्कृति ऐसी फैली हुई थी, उसके उदाहरण हम देखते हैं, कुछ उंगलियों पे गिने जाने वाले उदाहरण, कुछ पुरातात्विक अवशेष अभी विद्यमान हैं, परंतु हमारी संस्कृति जो एक परंपरा के रूप में प्रवाहित होती जा रही है, उसको अभी आगे ले जाने का काम आप युवा शक्ति कर सकते हैं। इसको इतिहास का केवल विषय न मानकर कि वृहत्तर भारत में हम ऐसे थे, वैसे थे, ऐसे ऐसे लोगों ने ऐसा किया, विक्रमादित्य ऐसे थे। आप में से कोई विक्रमादित्य बने, आप में से कोई, आप लोगों में से लगभग सभी लोग ऐसी कोशिश करें कि भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार दूर दूर तक वृहत्तर भारत में उसी प्रकार किया जाए जैसी कल्पना आप कर रहे थे, या चतुर्वेदी जी कह रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो कल्पना है कि 2047 तक विकसित भारत कैसा होगा। केवल उसको टूरिज्म का एक हिस्सा न बनाया जाए कि हम श्रीलंका घूम कर आ गए, हम वियतनाम घूम कर आ गए, हम थाईलैंड घूम कर आ गए, जो आजकल बहुत प्रचलन में है कि लोग विदेशों में जा रहे हैं और हम वहाँ क्या देखते हैं। और यदि वहाँ यह देखते हैं कि भारतीय संस्कृति के कुछ गिने चुने अवशेष वहाँ पर अभी मौजूद है, तो हमें चिंता होनी चाहिए, क्योंकि प्राचीन काल में हमारे लोगों के पास में इतने साधन भी नहीं थे, आवागमन के साधन भी नहीं थे। अभी सोचिए श्रीलंका पहुंचने में कितना कम समय लगता है ना। और आप इंडोनेशिया जाएं या आप थाईलैंड जाएं, कहीं भी जाएं, कितना कम समय लगता है। परंतु प्राचीन काल में कितना लंबा, बड़ी बड़ी सामुद्रिक यात्राओं को वो करके वहाँ पर जाते थे, और उसके बाद में कितने निश्चिंता से वहाँ रहकर, कितनी निश्चिंता होनी चाहिए ना। हम तो कहीं भी 2-3 दिन जाते हैं तो मन उखड़ने लग जाता है कि कब कब यहाँ से भाग जाएं। किसी संस्कृति के बीज को रोपने के लिए, और विशेषकर उन भारतीयों ने भारतीय संस्कृति के बीजारोपण के लिए कितना धैर्य और कितना साहस रखा होगा, यह भी एक विषय है सोचने का कि कितना धैर्य, कितने महीनों की लंबी यात्रा, कठिन यात्रा, उसके बाद में कितना धैर्य, कितना साहस उन्होंने का परिचय उन्होंने दिया होगा, जहाँ वो उतने समय पर रहे। और उन्होंने भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार तो वैसे नहीं किया, रह कर किया। किसी भी प्रकार से देखिए, आप अगर आप कहोगे कि भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए हम झंडे लेके निकल जाएंगे तो काम नहीं बनेगा। भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें खुद को भारतीय बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? भारतीय बनना पड़ेगा। वो विदेशी संस्कृति को छोड़ना पड़ेगा, और हमें अपने देश के प्रति गौरव का जो भान होना चाहिए वो बिल्कुल कूट कूट का भरा होना चाहिए कि मेरे आदर के भाव में, मेरे सत्कार के भाव में, मेरे बोलचाल के व्यवहार में भारतीय संस्कृति परिलक्षित होना चाहिए। तब हम किसी व्यक्ति को इम्प्रेस कर पाते हैं। और उन लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने, जो लोग वहाँ गए होंगे उस समय में, निश्चित रूप से इसका परिचय दिया होगा, तभी वो लोग इससे प्रभावित हुए थे। हम सब जानते हैं कि अर्थव्यवस्था को लेकर या व्यापार व्यवसाय को लेकर वो लोग वहाँ पर गए थे। केवल पैसा कमाना उनका उद्देश्य नहीं था, जैसे आजकल हम लोग देखते हैं जो मेंटेलिटी लोगों की है कि पैसा कमाओ
और वापस आ जाओ। हमारे पूर्वजों ने ऐसा नहीं किया था। उन्होंने तो वहाँ पर जमे, पैसा भी कमाया होगा निश्चित रूप से, जिस उद्देश्य से गए थे, व्यापार व्यवसाय भी किया, पर साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तन का भी बीड़ा उठाया था, और ऐसा वो कर पाए। जैसे उदाहरण हमको उनके राजाओं के नाम से, जगहों के नाम से मिलते हैं कि कई जगहों के नाम भारतीय नाम दिखाई देते हैं, कई कार्य शैली भी हमको भारतीय दिखाई देती है। तो इस प्रकार से हम इसको देखते हैं, और यही मैं कहना चाहूँगी अंत में। बातें तो यहाँ पर बहुत सी की गई, आगे भी बहुत सारे शोध पत्र पढ़े जाएंगे, पर इस इतिहास समागम की सार्थकता केवल शोध पत्र पढ़ने से नहीं होगी। हमें विचार करना होगा कि अब इस समय में जब हम देखते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा को हम आगे ले जाने का जो बीड़ा उठा रहे हैं, हमारे युवाओं के कंधों पर हमने जो ये दायित्व दिया है, भार नहीं बोल रही हूँ मैं, ये दायित्व जो हम सौंप रहे हैं वो हम हस्तांतरित कर रहे हैं। परंपरा हस्तांतरित होती है, तो जो दायित्व हम सौंप रहे हैं निश्चित रूप से वो इसको पूरा करेंगे। ऐसी आशा के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपके इस चिंतनीय प्रवर्तक उद्बोधन के लिए सभागार स्वयं को अनुग्रहित महसूस कर रहा है। अब ये सत्र अपने समापन की ओर अग्रसर है। सामने मुकेश शाह सर बैठे हैं, आपसे अनुरोध करूंगी कि वे आभार ज्ञापन प्रस्तुत करें। नमस्कार। मंच पर उपस्थित समस्त सम्माननीय और मेरे सम्मुख विराजमान आदरणीय और प्रिय विद्यार्थियों, आज का सेशन अच्छा रहा और ख़ास करके विद्यार्थियों ने बहुत निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि कुछ मेहनत की होगी। वस्तुतः ज़माना एआई का है और उस एआई को की तकनीक को हम समझते हैं, तो जब सुनते हैं आपको तो थोड़ा सा, खास करके मैं अपने विद्यार्थियों को भी सुनता हूँ तो मुझे कहीं कहीं थोड़ा सा दुख भी होता है कि इतनी जल्दी क्या है किसी चीज़ को बनाने की। जो तथ्य उसमें दे रखे हैं उन तथ्यों के ऊपर थोड़ा सा अध्ययन कर लें, कुछ किताबें उठा लें, क्योंकि आजकल तो एआई टेक्निक जो है वो आपको रेफरेंस भी देती है, लेकिन उसकी सबसे बुरी आदत ये है वो रेफरेंस में पृष्ठ क्रमांक नहीं देती है। यहाँ पे आप पकड़ा जाते हैं, तो आप पकड़ाए ना जाएं, आपकी चोरी पकड़ाई ना जाए। प्लेगरिज्म बहुत बेकार चीज़ है। देखिए क्या होगा, कुछ समय के लिए आपको आत्मसंतुष्टि होगी कि हमने किसी मंच से किसी प्रकार का वाचन कर दिया है, लेकिन ये भविष्य के लिए खतरा है आपके। तो तथापि आप लोगों ने इतनी मेहनत की, इसलिए सबसे पहले मैं विद्यार्थियों को, उन शोधार्थियों को का आभार इस भार के साथ में देता हूँ कि भविष्य में जब आप आएँ तो कुछ नहीं तो एक किताब जरूर पढ़ लें, उसको संदर्भ के साथ में उसकी व्याख्या कर लें और उसका मनन करें, उसका विश्लेषण अपने दृष्टिकोण से करने का अगर प्रयास करेंगे तो ये आपके भविष्य के लिए अच्छा होगा। और आप लोगों ने खैर इतनी धैर्य रखा और आगे भी आगे के सेशंस भी हैं, उसमें भी आप उपलब्ध रहेंगे। और जिस प्रकार की बातें यहाँ पे होती हैं, देखिए कल का भी जो सेशन हुए, आज भी जो भी बातें हुई विद्वानों के द्वारा, तो आपने देखा होगा कि आप में और उसमें क्या अंतर है। वो अंतर को पाटना आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि वो अध्ययन करके आए हैं और आप एक दे दिया गया वहाँ से, उसमें से कामाज हटाए, उसमें जो बुलेट्स दी थी वो हटाया और उसको प्लेन करके पैराग्राफ वाइज जमाया। ये चीज़ें तो हम लोग जानते हैं इन सब चीज़ों को, क्योंकि उज्जैन में एक अभी थोड़े दिन पहले मैं पढ़ रहा था, मृच्छकटिकम के ऊपर काम कर रहा था। रमन भाई साहब ने मुझे कहा था कि वो एक ग्रंथ में देना है आपको, तो उसमें चोरी की बात कही गई थी। तो चोरी पकड़ाए ना जाए, अगर मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ तो कम से कम मृच्छकटिकम पढ़ लेना कि आपकी चोरी पकड़ी ना जाए। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सेशन में हम फूड पुनः उपलब्ध होंगे, इसी अपेक्षा के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।
आप सभी की गरिमा में उपस्थिति और विद्वत्पूर्ण सहभागिता के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। और यहाँ इस सेशन के बाद टी ब्रेक रखा गया है 15 मिनट का, और उसके बाद हम अगले सेशन की तरफ बढ़ेंगे। इसी घोषणा के साथ हम सत्र समाप्ति की घोषणा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजेंद्र सिंह सोलंकी, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय उज्जैन में पदस्थ हूँ। और सम्राट विक्रमादित्य शोधपीठ द्वारा जो ये अंतर्राष्ट्रीय इतिहास समागम का आयोजन किया जा रहा है, बहुत ही अच्छा आयोजन है। इस आयोजन में हमने कल का जो प्रथम दिवस था उसमें देखा है कि किस प्रकार से भारत जो है उत्तर भारत में लाओस, कंबोडिया और थाईलैंड में भारत का सांस्कृतिक विस्तार था, स्थापत्य का विस्तार था। उसी प्रकार से आज भी हमें ये चीज़ें देखने को मिलेगी। और नवी जो पीढ़ी आ रही है उस पीढ़ी को उत्तर भारत में किस प्रकार से प्राचीन समय में भारतीय संस्कृति और स्थापत्य का प्रसार हुआ था और आज भी वो प्रासंगिकता लिए हुए है, वो किस प्रकार से आगे विद्यार्थी समझेंगे, वो नई पीढ़ी इस बारे में समझ पाएगी। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि सम्राट विक्रमादित्य शोधपीठ उज्जैन का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री मोहन जी यादव का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर दीक्षा सिंह सेंगर है। मैं उज्जैन में ही शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय में पढ़ाती हूँ, इतिहास विषय के शिक्षक हूँ। और यहाँ उज्जैन में कई वर्षों से विक्रम उत्सव हो रहा है और इस बार भी यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर इतिहास समागम ऑर्गेनाइज़ किया गया है। और इस बार जो विषय है वो बृहत्तर भारत के बारे में है। बेसिकली इंडिया का रिलेशन जो एंशिएंट टाइम में साउथ ईस्ट एशिया के साथ रहा, उसके बारे में ये मंच नए स्कॉलर्स के लिए बहुत अच्छा अवसर है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी विक्रमादित्य शोधपीठ का और हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का, जिन्होंने सभी को इतना अच्छा मंच दिया। थैंक यू सो मच। मैडम आइए। लखनऊ यूनिवर्सिटी से पधारे डॉक्टर अजय सिंह सर के स्वागत के लिए हमारे वरिष्ठ डॉक्टर अजय शर्मा सर से अनुरोध है कि वे मंच पे पधारे, उनका स्वागत करें। धन्यवाद सर। समय है हमारे तृतीय तकनीकी सत्र के शोध पत्र वाचन का। सर्वप्रथम मिताली भट्टाचार्य, प्राचीन इतिहास की MA सेकंड सेम की स्टूडेंट, वे आए और अपने शोध पत्र का वाचन करें। Good afternoon to all my professor and honorable guest and my fellow mates. Myself, Mitali Bhattacharya, research and scholars from Ancient India, History, Culture and Archaeology. My topic is Kalighat and Dakhineshwar, expansion of Shaktism from Bangladesh, from Bengal to Bangladesh, guided by Preeti Pandey ma'am. I would like to start my topic with a quotation by Sri Aurobindo's book, My Mother. The mother is the conscious and the focus of Supreme. Shaktism, the tradition focus on the worship of goddesses Shakti as supreme reality and deeply rooted to Bengal region. Shaktism is a unique blend between tantric practice and profound devotion. Though which divine feminine is understood through not minorly as deity, but a dynamic cosmic power undyingly creating, possessing and transforming. In Bengal, Shaktism developed through the long historical process that predates from establishment of classical Brahmanical Hinduism in the region. Its founded may be traces to ancient pre-Vedic indigenous tradition, including many
prehistorical fertility cults, village motherhood, goddesses worship, and tribal ritual. Over the time, this religion form interact with Puranic theology and tantric philosophy, gradually evolve into a sophisticated and independent religion. Traditions centered by Divine Mother. Archaeology finding from early historical site in Bengal, including the ancient port of Tamlapatti, an ancient temple approximately 150 years old dedicated to goddess Kali, Bhagra Bhima, and believed to be one of the 51 Shakti Pitas, suggests presence of feminine cultism and ritual activities indicating the goddess worship. History of Shaktism. In the pre-Brahmanical and folk tradition, the Bengal tradition, where goddess is called as Kali or worshipped as Ma, is actually an home deity as a part of family. She guides, protects the family from problem. One of the famous Samish Sangeet by Ram Prasad Sen writes, "If you keep me Alcazar, I shall not be able to chant Mother. Do not wish to become an emperor." Further, the Gupta and the post-Gupta time, the representation of Durga as Mahishasur-Vardhani become common throughout India, including Bangla, from the 4th century CE onward. The period marked her transition from religious folk deity to a major figure in Puran. Mainly from Markandeya Puran, practically the Devi Mahamatya section become a central text in Shaktism, providing a mythological base for the goddesses and the supreme being deity as a warrior form. Archaeological evidence confirm such as 4-armed Mahishasur-Mardhani image from 3rd to 4th century found in Boghar, Bangladesh, and other stone terracotta sculptures from the later Gupta period. If we go a little more further into this, we found Pal and Sen both have more upper hand on the Bengal when it's come to Shaktism, where Pal period witnessed the dynamic interaction between Vajrayana Buddhism and Hindu Shaktism, resulting in a shared iconography, ritual practices, and theological concept. Deities such as Tara, virtual in both Buddhism and the concept of Shaktism, sometime with overlapping symbolical attribute, while the fiercest goddesses like Chinnamasta, Chamunda gained a profound renown in the Tantric circle. And on the other hand, Sen put Shaktism in the mainstream Hindu practices as tantric and religious goddess cult, and inclining Shaktism, Sanskrit tradition, the worship of deity like Kali, Durga become more structural, supported by notable increase in temple construction and characterized by terracotta and stone carving. Traditionally specific attributes finding of the Dakshineshwar temple. The Shaktism after partition of 1947. I would like to quote R.C. Majumdar's book from History of Bengal. Bengal has always possessed a culture unity which political division failed to destroy. After the partition of 1947, Shaktism in Bengal get a new shape in political division but marked a cultural continuity. While separation of Bengal into West Bengal and East Pakistan, later on Bangladesh, Joy Chatterjee argues in the book in his book Spoil of Partition. Partition was not minorly a territorial division but a profound restriction of society, and shaped property relation, migration patterns, and minority identity in East India. Development, intertwined, accepted, and Hindu religion interaction of East Pakistan, including the long stand of Shakti centers such as Dakshineshwar temple, which take us back to the two main temples of West Bengal and Bangladesh. Both have their own significance, and when it's come to role and culture and spiritual path in all over Bengal and Bangladesh. Kali Ghat and Dakshineshwar. The Kali Ghat temple is one of the 51 Shakti Pitas in Kolkata, where the local call is Kalika Kshetra.
where its original time is debated, and present temple structure was built in early 19th century under the patronage of Roy Chaudhary family of Calcutta. Kalighat temple is known for urban Shaktism and Tantric undercut. It is very different iconography with unique idol of 3 eyes, a long tongue, and 4 golden hands dedicated to goddess Kali, being situated in the banks of Adi Ganga river, where the other side, the Dakshineshwar temple, is located in Dhaka, Bangladesh. The origin of Dakshineshwar temple are traditionally attributed to Bhallal Sen, though no firm epigraphy evidence confirm this claim. As Ashi Majumdar notes, in the Sen period saw the consolidation of Brahmanical temple and tradition in Bengal, while Joy Chatterjee highlights how after 1947 the temple gained renowned significance as a symbol of Hindu minority identity in East Pakistan / Bangladesh. Also known as 51 Shakt Pitas, later renamed in 1996 as National Temple, with original 900-year-old temple moved to Kolkata while in the partition in the Kamati in the Kolkata, where it is still worshipped today. The idol currently in the Dhaka is the temple replica. Further, I would like to conclude my paper here. From Kalighat to Dakshineshwar, the journey of Shaktism shows that worship of Divine Mother in Bengal was never limited by political boundaries. From pre-Brahmanical village tradition to Puranic theology, from Pali Tantric influence and Shain consolidation, Shaktism continuously evolved while keeping the mother at its center. Even after partition in 1947 divided Bengal into West Bengal and Bangladesh, the spiritual continuity of goddess worship remained the strong. Kalighat represent the urban devotion and tantric energy of the colonial and modern Kolkata, while Dakshineshwar stand as a symbol of renounce and minority Hindu identity in Bangladesh. Therefore, the historical expansion of Shaktism from Bengal to Bangladesh is not only a story of geographical movement, but also a story of cultural survival, transformation, and continuity. The mother remained the unconscious and the force behind the people beyond boundaries and borders times. Thank you so much. सुंदर प्रस्तुति, अपना किट लेकर के जाइए। हमारे मध्य डॉक्टर आर.सी. ठाकुर सर उपस्थित हैं। सर से विनम्र निवेदन है कि मंच पे पधार कर अपना स्थान ग्रहण करें। सर का तालियों से स्वागत कीजिए। डॉक्टर आर.सी. ठाकुर सर के स्वागत के लिए आमंत्रित है डॉक्टर नेहा उपाध्याय मैडम। वे मंच पे आए और सर का स्वागत करें। थैंक यू मैडम। अगले शोध पत्र वाचन के लिए आमंत्रित है डॉक्टर घनश्याम रत्नानी सर। सर पधारिए। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। माँ सरस्वती को चरण वंदन और मंचस्थ अतिथि
विद्वद्गण, उनको मेरा नमन। सामने बैठे विद्वद्गण, भैया बहनों, आप सभी को मेरी ओर से सादर प्रणाम। इस मंच पर थोड़ा सा मुझे बोलने का अवसर दिया, इसलिए मंच संचालन करने वाले महोदय, मैं नाम थोड़ा नहीं जानता हूँ, उनको भी धन्यवाद करता हूँ। मुझे विषय दिया गया, हमारी भारतीय संस्कृति में ज्योतिर्विज्ञान, कालगणना, तो मैं थोड़ी सी सेवाएं देता हूं। डोंगला में जो वेधशाला का निर्माण चल रहा है और डोंगला का पूरे विश्व स्तर पर क्या महत्व है, इसको थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। हमारे ज्योतिर्विज्ञान के बड़े आचार्य प्राचीन काल में जो हुए हैं, उन्होंने अपनी पुस्तकों में लिखा है, यल्लंकोज्जयिनी पुरोपरि कुरुक्षेत्रादि देशां स्पृशत सूत्रम मेरुगतम बुधैर्निगदिता सा मध्य रेखा भुवः। एक ऐसी रेखा जो पूरे विश्व को काल गणना के लिए अपना स्थान बनाती है। वह दोनों ध्रुवों को मिलाते हुए उज्जैनी के कालों के काल महाकालेश्वर के शिखर से ऊपर होती हुई डोंगला के ऊपर से होती हुई उत्तर ध्रुव में जा मिलती है। आज से 300 साल पहले तक यही शून्य रेखा काल गणना का मुख्य बिंदु रही। दुर्भाग्यवश कुछ विदेशी आतताई आए और उन्होंने इस हमारी संस्कृति को छिन्न भिन्न करने के लिए यह जो शून्य रेखा प्राचीन काल से चली आ रही थी, उसको परिवर्तित करके स्पेन और ग्रीनविच ले गए। ग्रीनविच क्या है? ग्रीनविच 55 डिग्री नॉर्थ में होने के साथ साथ वहाँ पर 24 घंटे के दिन रात होते नहीं है, इसलिए काल गणना वहाँ संभव ही नहीं है। इन सारे विषयों को चिंतन करते हुए पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर जी ने उज्जैनी के महत्व को ध्यान में रखते हुए यह जो शून्य रेखा है, इस शून्य रेखा के साथ साथ यहाँ से एक और विशेषता है कर्क रेखा का निकलना। सूर्य जब उत्तरायण और दक्षिणायन होता है तो उत्तरायण का अंतिम बिंदु जहाँ से पुनः दक्षिणायन आरंभ होता है उसको कर्क रेखा कहते हैं। वो कर्क रेखा भी यहीं से निकली है और शून्य रेखा भी यहीं से निकली है, और दोनों रेखाओं का संपात जो कि पृथ्वी का उत्तर नाभि केंद्र बनाता है, वह स्थान उज्जैनी के पास में 35 किलोमीटर उत्तर में डोंगला में प्राप्त हुआ। और इस स्थान की खोज पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर जी, जो पुरातत्व के बहुत बड़े विद्वान हुए, उन्होंने की। और हमारा सौभाग्य है कि डॉक्टर रमन सोलंकी जी के मार्गदर्शन में वाकणकर जी के उस प्रयास को आगे बढ़ाते हुए वहाँ पर एक बहुत बड़ी वेधशाला स्थापना की, ताकि हमारी भारतीय संस्कृति ज्योतिर्विज्ञान इसको हम सभी के सामने प्रस्तुत कर सकें कि प्राचीन भारतीय विज्ञान कितना उन्नत था। यह डोंगला जाकर के पता चलता है कि वहाँ पर जो यंत्र बने हैं, वहाँ पर तारामंडल बना है और आगे और भी सूर्य मंदिर बनने की योजना है, एस्ट्रो पार्क बनने की योजना है। तो भारतीय संस्कृति के अनुरूप ये जो शून्य रेखा प्राचीन काल से चली आ रही है, उसको पुनर्स्थापित करने के लिए डोंगला में बहुत बड़ा कार्य होने जा रहा है। अभी जो हम घड़ी देखते हैं, ये ग्रीनिच मीन टाइम से मिलाते हुए भारतीय मानक समय जो IST कहते हैं, वहाँ से हमारी घड़ी मिलाते हम। वास्तव में कहाँ से काल गणना होना चाहिए? जो प्राचीन काल से चली आ रही है वो महाकाल। तो ये जो शून्य रेखा है, इसको पुनर्स्थापित करना और ग्रीनिच मीन टाइम जो गुलामी का प्रतीक, इसको समाप्त करना, इस उद्देश्य को लेकर के डोंगला में बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। यदि ये शून्य रेखा स्थापित हो जाती है तो क्या होगा, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालना चाहूँगा। आज जो हम घड़ी में दिनांक बदलते हैं रात्रि में 12 बजे, वास्तव में वो एक निशाचर काम है। हम निशाचर नहीं हैं जो रात्रि में हम नींद में सोए हुए हैं और दिनांक बदल जाती है। यह हमारी भारतीय संस्कृति में नहीं है। भारतीय संस्कृति में प्रातः सूर्योदय से दिन बदलता है और उसी को पुनर्स्थापित करने के लिए शून्य रेखा को स्थापित करना अनिवार्य है।
मैं कहना चाहूँगा कि पूरा विश्व इस बात को, हमारी संस्कृति को आज भी मान रहा है, परंतु हमने आंखें बंद कर ली और हमने उस ग्रीनिच को स्वीकार कर लिया। आपको बताना चाहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो वही है। प्राचीन काल में जो शून्य रेखा पर सूर्योदय होता है, उस समय दिनांक बदलते हैं, तो वो जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर सूर्य वहाँ से क्रॉस कर रहा होता है, वहाँ से लंघन कर रहा होता है, उस समय इस शून्य रेखा पर सूर्योदय होता है और दिनांक बदलता है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी भारतीय देन है, भारतीय संस्कृति में समावेश है। उसको बड़े चिंतन से समझने की आवश्यकता है। तो ये पूरा विश्व उस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को मानता है, परंतु हमने कुछ विडंबना कहे कि उसको जो है विस्मृत करके और ग्रीनिच मीन टाइम को समझ कर रात को 12 बजे दिनांक बदलने लग गए। ये भारतीय संस्कृति के अनुकूल नहीं है। और जब शून्य रेखा पुनर्स्थापित हो जाएगी तब हमारी घड़ी में 00 का समय जो है वो प्रातः सूर्योदय से आरंभ होगा, रात्रि को 12 बजे नहीं। अब मैं आप सामने जो बैठे हैं श्रोतागण, इनको थोड़ा सा निवेदन करना चाहूँगा कि इस विषय में हम अभी क्या कर सकते हैं। अभी सबसे पहले जो हम करते हैं, रात्रि में 12 बजे हम जन्मोत्सव मनाते हैं, जो भारतीय संस्कृति के अनुकूल नहीं है। तो रात्रि में 12 बजे दिन हमारा जन्मदिन मनाने का कोई अनुकूल स्थिति नहीं है। हमारे दिनांक तो सूर्योदय से बदलती, इसलिए यहाँ से संकल्प लेकर जाएं तो हम जब भी हमारा या हमारे मित्र का जन्मदिन मनाएंगे, हम वो दिन में मनाएंगे, रात्रि में 12 बजे नहीं। यह हम यहाँ से हमारी भारतीय संस्कृति को आरंभ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारी संस्कृति दीप बुझाने की नहीं है, दीप जलाने की है। इसलिए हम मोमबत्ती बुझाने का काम फूंक मार कर नहीं करेंगे, हम दीप जला करके हमारा जन्मोत्सव मनाएंगे और वो दीपक पास में मंदिर जो भी है वहाँ पर रख कर आएंगे। इस प्रकार से हम हमारे संस्कृति के अनुरूप कुछ तो शुरुआत करें। अधिक समय न लूँगा आपका, मैं इतना जरूर कहूँगा कि भारतीय ज्योतिर्विज्ञान को समझना है और प्राचीन काल की काल गणना पद्धति को समझना है तो आप डोंगला अवश्य आइए। कुछ विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हुए हैं जो डोंगला आए और डोंगला में तारामंडल भी देखा है, यंत्र भी देखे हैं। आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ। तो डोंगला कोई अधिक दूर नहीं है, वहाँ पर आइए। भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्योतिर्विज्ञान को समझने के लिए बहुत उत्तम स्थान है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर किट के लिए मुकेश शाह सर से निवेदन है, सर को किट प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं यहाँ सभी उपस्थित विद्यार्थियों से एक अपील करूँगा रत्नानी सर की बात को आगे बढ़ाते हुए कि मुहूर्त देखने के लिए अभी रिसेंटली वैदिक घड़ी जो है वो शुरू हुई है, उसकी गूगल प्ले स्टोर ऐप पे भी आपको वैदिक घड़ी अवेलेबल है। आप सभी अपने गूगल प्ले स्टोर से वैदिक घड़ी डाउनलोड कर सकते हैं। अगले शोध पत्र वाचन के लिए आमंत्रित है अर्पिता गोंदिया। A very good afternoon to everyone present here. I am Arpita Gondia, research scholar from Department of Indian Asian History, Culture and Archaeological Department, guided by Dr. Preeti Pandey ma'am. I am presenting my research paper on topic Indian cultural influence in Burma, modern Myanmar, a special reference to Hinduism. Burma, known today as Myanmar, has historically been an important meeting ground of South and Southeast Asian civilization. Its geographically location between the Indian subcontinent and mainland Southeast Asia enables sustained cultural interaction through maritime and overland trade route.
across the Bay of Bengal. From the early century of the Common Era, this contact encouraged the diffusion of Indian religious ideas, political institutions, languages, and artistic tradition into Burmese society, shaping the foundation of early state formation in the region. The cultural interaction between India and Burma, modern Myanmar, form an important chapter in the history of Southeast Asia. Long before the political expansion of kingdoms, Indian civilization spread in Burma through trade, religion, and intellectual exchange. This paper examines the influence of Indian culture on Burma with special reference to Hinduism. Archaeological remains, inscriptions, religious practice, and urban planning of early Burman sites demonstrate that Hindu ideas played a foundational role in shaping early Burmese society. Although Buddhism later became the dominant religion, Hindu religion concept, practice, and institution continue to influence Burmese culture and political ideology. The concept of Greater India explains the peaceful cultural expansion of Indian civilization into Southeast Asia through commerce, religion, and cultural contact rather than military conquest. Burman occupied a significant position within this cultural sphere. From the early century of the Common Era, Indian ideas, especially Hinduism, deeply influenced Burmese religion life, political organization, and artistic traditions. Hinduism led the earliest religious foundation of Indianized politics in Burma, even before the widespread adoption of Buddhism. Before the dominance of Buddhism, Hinduism, often referred to as Brahmanism in early sources, was the primary Indian religion influence in Burma. Hindu ideas entered Burma mainly through Indian merchants, Brahmin priests, churches to royal courts, and maritime trade network linking Eastern India with Southeast Asia. This context facilitated the transmission of Sanskrit language, ritual practice, and concept of kingship. Archaeological evidence of Hindu influence. Hindu belief strongly shaped early Burmese society system, social life, and religious practice. Kingship was legitimized through Brahminical ritual and Hindu cosmology ideas, influenced governance and court tradition. Even after Buddhism became the main religion, Hindu temples, rituals, and deities continue to exist, confirming Burmese long-standing place within the cultural sphere of Greater India. Archaeological discovery from Priu and pagan sites provide strong evidence of Hindu influence in early Burma. Excavation has revealed temples and sculptures dedicated to Hindu deities such as Vishnu and Shiva. These remains indicate that Hindu worship was well established in Burmese society. I take this reference from the Priu ancient city of Myanmar and UNESCO documentations. Excavation at Sri Kshetra has uncovered stone and terracotta inscription written in Priu language along with survivor Sanskrit inscription. Sanskrit inscription was mainly used royal titles, religious dedications, and ceremonial purpose, reflecting the influence of Indian culture and Hindu religion ideology. Priu inscription related more closely to local administration, everyday religion practice. Indian influence on Priu civilization went far beyond religion. Priu idea of kingship, state system, city planning, time, and writing were all shaped by Indic traditions. Priu rulers followed Indian royal ideology and used titles such as Varman and Vikrama. The cities were planned as spaces symbolizing heaven or earth. The 12 city gates representing the geotic signs showing Hindu-Buddhism idea of scared time and space. The heavenly model was Tavatimsa, ruled by Indra, Shakra in Pali, Tagya in Burmese. Burmese inscription and chronology state that Indra supervised the founding of Sri Kshetra. Similarly, archaeological remains from Bethano, dating from the early century BCE to the early century AD, reveal evidence of early Brahminical ritual. Brick temple remains, religious structure, and early urban planning show clear inspiration from Indian models. Both Sri Kshetra and Bethano are recognized as UNESCO World Heritage Sites for their contribution to early urbanization and cultural exchange in Southeast Asia.
Evidence from inscription and sculpture show that numerous Hindu gods are worshipped in Burma, that is such as Brahma, Vishnu, Shiva and Indra appear on inscription and iconography, often under localized names. Temples and sculptures depicting Vishnu and Shiva have been discovered at pagan and Pyu sites along with Shiva Linga and the image associated with Hindu worship. The study of Indian cultural influence in Burma clearly demonstrates that Hinduism play a fundamental role in shaping early Burmese civilization. Archaeological evidence, inscription and religious practice, urban planning reveal the deep impact of Indian culture, particularly Hinduism, on Burmese society. Although Buddhism later emerged as a dominant religion, Hinduism has already led the basic ideology and institution framework of early Burmese civilization. Thus, Burma's historical development must be understood with the broader context of Greater India and long-term cultural exchange between India and Southeast Asia. Thank you. बहुत बढ़िया अर्पिता। मंचासीन अतिथियों से निवेदन है कि अर्पिता को किट प्रदान करें। अगले शोध पत्र वाचन के लिए आमंत्रित है हर्षराज। गुड आफ्टरनून ऑल, मेरा नाम हर्षराज है और मैं EISC एंड आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का शोधार्थी हूँ। मैं आज आप सभी के बीच प्रस्तुत हूँ मेरे एक शोध पत्र के साथ जिसका नाम है इंडिया द कल्चरल डेस्टिनी ऑफ कंबोडिया। जब हम बात करते हैं कंबोडिया और भारत के बारे में तो इसका सीधा सीधा रिलेशन 2000 साल पुराना है। फिर भी हमारे दिमाग में जब भी हम इसके बारे में बात करते हैं फिर भी एक ही चीज़ बार बार आती है, वो है एंक्रोर वॉट का मंदिर। क्या 2000 सालों में हम सिर्फ एंक्रोर वॉट की मंदिर की ही बात करेंगे हमारे जब कल्चर और रिलेशंस की बात आएगी कंबोडिया के साथ? ऐसा है नहीं। पर क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है तो उन्होंने कहीं ना कहीं एंक्रोर वॉट को बहुत फेमस किया है, लेकिन जो असली कहानी थी भारत का कल्चर कैसे कंबोडिया तक पहुंचा वो कोई आज तक जान ही नहीं पाया सही से। इसकी शुरुआत तो बहुत पहले ही हो गई थी। लोग माना करते थे पहले के समय में कि भारत की भूगोलिक स्थिति ऐसी है कि वो कभी अच्छे से बाहर जा ही नहीं सकते हैं। नीचे में साउथ की तरफ जब हम देखते हैं तो हम देखेंगे कि हम चारों तरफ से समुद्र से घिरे हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट की तरफ जब हम जाते हैं तो देखते हैं नेचुरल बैरियर से इतने माउंटेन्स की कि वहाँ से जाया नहीं जा सकता है। सिर्फ एक नॉर्थ वेस्टर्न का पार्ट है जहाँ से जा सकते हैं। बट फिर भी भारतीयों के हौसले इतने मजबूत थे कि कोई भी नेचुरल बैरियर उन्हें रोक नहीं सकता था। यहीं पे कहानी शुरू होती है फर्स्ट सेंचुरी सी में, जब ब्राह्मण कौंडिन्य नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। कहा जाता है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं उड़ीसा के कलिंगा से आता था। इस व्यक्ति ने जब चाइनीज़ माइथोलॉजीज़ की बात की जाती है तो उसमें भी इस व्यक्ति का जिक्र बहुत बार किया गया है। उसमें कहा जाता है कि इस व्यक्ति ने सपने में एक बार एक इशारा देखा था भगवान का, जिसमें उसे कहा गया था कि तुम ईस्ट की तरफ जाओ। हालांकि जब हम कंबोडिया के माइथोलॉजीज़ को देखते हैं तो उसमें थोड़ी अलग कहानी मिलती है जो इससे थोड़ी सिमिलर नहीं है, वो अलग है। उसमें कहा जाता है कि ये एक रिलीजियस टीचर और फिलोसोफर था जो आया तो भारत की कलिंगा की ही तरफ से था। इसने निश्चित किया कि ये भारत से उस भूमि की तरफ जाएगा जिसे अक्सर लोग स्वर्ण भूमि कहते थे, जो आज के प्रेजेंट टाइम के थाईलैंड और कंबोडिया, वियतनाम इस एरिया को कवर करता था। हालांकि इससे पहले मेकोंग डेल्टा के पास आज तक कोई जा नहीं सका था, पर इसने हिम्मत जुटाई वहाँ जाने की और इसने निश्चय किया कि ये वहाँ तक जाएगा। जब इसने अपना सफ़र शुरू किया तो उस समय समुद्र के सफ़र उतने आसान आज की तरह हुआ नहीं करते थे। जैसे आज की नेविगेशन सिस्टम बन चुकी है, जो आज की टेक्नोलॉजीज़ है वो उस समय थे नहीं। पर मैंने जैसा शुरू में कहा था, भारतीय के हौसले इतने मजबूत थे कि उन्हें किसी टेक्नोलॉजी की उस समय ज़रूरत नहीं थी। उसने अपना ये बहुत ही खतरनाक सा सफ़र को पूरा किया और वो पहला भारतीय बना जिसने मेकोंग डेल्टा के पास गया। वो मेकोंग डेल्टा के पास जाने के बाद जब हम चाइनीज़ सोर्सेज की बात करें, जो लिखे गए ट्रैवलर्स के अकाउंट है उसमें से और कंबोडिया के जो इंस्क्रिप्शन है उनमें दोनों में हमें ये कहानी मिलती है। हालांकि थोड़ा इसमें डिफरेंस है इन कहानियों में। जो चाइनीज़ कहानी वो बताती है कि वहाँ एक नागा वंश की एक बेटी रहा करती थी जिसका नाम था रानी सोमा। रानी सोमा के पिता नागा वंश के राजा हुआ करते थे, लेकिन ये बहुत छोटा सा ट्राइबल पीपल थे जिनकी वो राजा हुआ करते थे। जब मेकोंग डेल्टा के पास पहुँचे ही थे ब्राह्मण कौंडिन्य तो उन पे उन्होंने एक छोटी सी सैन्य टुकड़ी के साथ हमला कर दिया।
लेकिन जो कंबोडिया के इंस्क्रिप्शंस और वगैरह है वो इस चीज़ को प्रूव नहीं करते। उन्होंने कहा कि एक झड़प हुई थी, पर ब्राह्मण कौंडिन्य ने वापस हमला नहीं किया उनके ऊपर और उनसे विचार और विमर्श किया, जिसको देखकर, उनकी बुद्धिमत्ता को देखकर वो बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने डिसाइड किया कि वो उनसे शादी करेंगी। हालांकि ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये एक कल्चरल एक्सचेंज था, एक भारत की पहचान जो दूसरी दुनिया में लिखी जानी थी। इस शादी से दो सम्मेलन ही नहीं हुए, बल्कि दो लोगों ने कंबोडिया का भविष्य तय कर दिया। जब कंबोडिया, इससे पहले कंबोडिया का कोई राजा नहीं हुआ करता था, पूरे कंबोडिया के अंदर कोई सिविलाइजेशन नहीं हुआ करती थी। ये पहला ऐसा समय हुआ जब इनके शादी से फुनान डायनेस्टी का जन्म हुआ। ये वही फुनान डायनेस्टी है जिसके कारण आज आप, हम और सब कोई कंबोडिया को जानते हैं, भारत का 2000 साल पुराने रिश्ते को जानते हैं। ये वही फुनान डायनेस्टी है। इसने बेस प्रोवाइड किया आगे के खैमार डायनेस्टी और छांगला डायनेस्टी के लिए। जब इनकी शादी हुई और जब इन्होंने ये साम्राज्य शुरू किया तब वहाँ के लोगों में बेसिक अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स किसी की भी उतनी समझ नहीं थी। पर क्योंकि हमेशा भारतीय जहाँ जाते अपने ज्ञान और अपनी संस्कृति को अपने साथ लेके जाते थे, तो ब्राह्मण कौंडिन्य ने पूरे कंबोडिया में इन चीज़ों का प्रचार किया और इसी के साथ उन्होंने हिंदू धर्म का भी किया, जिसके कारण आज भी आप देखते हैं कि जो हिंदू धर्म के पुराने मंदिर जो 3rd सेंचुरी से पाए जाते हैं वो इसी कारण से पाए जाते हैं। हमने सुना है कि एंकोर वॉट है वहाँ पर, हमने कभी ये नहीं जाना कि हिंदू वहाँ तक आज तक पहुँचे कैसे थे। बात ही ब्राह्मण कौंडिन्य ने ही इसे शुरुआत की, वो यहाँ तक गए और उनके शादी से जो वहाँ पे, क्योंकि जब वो गए थे तो बहुत सारे लोग उनके साथ गए नहीं थे उस सफ़र पे, बहुत कम ही गए थे, जिनमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से भी कम थी। जो वहाँ के जो पुरुष गए थे भारत से, उन्होंने लोकल महिलाओं से शादी की। इसी विषय में 1999 और 2000 के बीच में एक एक्सकवेशन की गई थी लोअर मेकोंग आर्कियोलॉजिकल प्रोजेक्ट की तरफ से। ये एक बहुत ही विशेष टॉपिक है जिसके बारे में आप लोगों ने शायद कभी सुना होगा। भारत सरकार ने भी इस चीज़ के बारे में जानकारी ली थी वहाँ से। इस विषय में हुआ ये था कि बच्चों के कंकाल मिले थे। एक बच्चा था जिसका नाम ABM40 रखा गया था और इसके कंकाल मिले थे। अब इस कंकाल की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये थी कि ब्राह्मण कौंडिन्य की कहानी को बहुत लोग सिर्फ कहानी और माइथोलॉजीज के रूप में कहा करते थे, लेकिन जब इस बच्चे के कंकाल को देखा गया तो इसको उस समय 1999 में, तो क्योंकि DNA की टेक्नोलॉजीज उतनी एडवांस नहीं थी तो इसके ऊपर कोई ज़्यादा पढ़ाई की नहीं जा सकी। 2018 में फिर वहाँ की आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स ने डिसाइड किया कि वो इसके ऊपर पढ़ाई करेंगे और 2022 में एक नई रिपोर्ट आई जो बहुत चौंकाने वाली थी। बच्चे की उम्र 5 से 7 वर्ष के बीच की बताई गई थी और बच्चा 1st से 3rd सेंचुरी में उसी टाइम पीरियड का बताया गया था जो फुनान डायनेस्टी का टाइम पीरियड था। इस टाइम पीरियड के दौरान में बच्चे का जो जेनेटिक डिकोडिंग हुई थी वो 42 से 49% इंडियन जेनेटिक से मैच खाती थी। और इंडियन ना सिर्फ इंडियन जेनेटिक्स से मैप खाती थी, बल्कि जिन लोगों ने भारत के इस सफ़र को भ्रम का नाम दिया था उसे भी इन्होंने गलत किया कि ये एक भ्रम नहीं, ये एक सच्ची घटना थी। जब आगे इसकी ट्रेसिंग और की गई तो पता चला कि ये साउथ इंडिया के पास से बच्चे का जेनेटिक मैपिंग होता है, जिससे पता चलता था कि ये फर्स्ट लीनेज है माइग्रेंट्स का, यानी इसके मदर या फादर में से कोई ज़रूर इंडियन हुआ करते थे। इसी तरह रिपोर्ट्स बनती रही और कंबोडिया में एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना। 2022 में भी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रावेक और हार्वर्ड ने इस विषय में सोचा एक DNA एनालिसिस करने का मॉडर्न पॉपुलेशन के ऊपर। जब मॉडर्न पॉपुलेशन के ऊपर उन्होंने एनालिसिस किया तो उन्होंने ये पाया कि आज भी जो कंबोडिया में रह रहे 9 से 12% के अप्रॉक्स जो पीपल हैं उनका जेनेटिक पैटर्न सीधा सीधा इंडिया से मेल खाता है, यानी उसके एंसेस्टर्स कहीं ना कहीं इंडिया से ही थे। ना सिर्फ कहानी यहाँ तक रुकी, बाद में फुनान डायनेस्टी तो 5th सेंचुरी तक आते आते ख़त्म हो गई, लेकिन बाद में जब खैमार डायनेस्टी आई तो वहाँ के लोगों ने फिर वापस से हिंदुज़म को प्रमोट करना शुरू किया, पेट्रोनाइज किया और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। इसलिए आप अगर उनके नाम भी देखेंगे तो उनके नाम ज़्यादातर हिंदू राजाओं से मिलते हैं। वो भारत के राजा कभी नहीं थे, वो थे वहीं के, लेकिन उन्होंने हिंदू नामों को एक्सेप्ट किया था, उन्होंने उसको अपनाया था। इसी के साथ साथ वहाँ पे एंकोर वॉट की शुरुआत तब हुई जब खैमार एम्पायर का जन्म हुआ। छेंगला डायनेस्टी जब टूटने लगी थी तो फिर उसको एकजुट करके लाया गया और उन्होंने फिर एंकोर में ही शुरुआत की थी। एंकोर वॉट की वहीं से शुरुआत हुई जब एंकोर में उन्होंने अपना कैपिटल को ट्रांसफ़र किया था। अक्सर हम जानते हैं कि वो एक विष्णु टेम्पल था, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि विष्णु टेम्पल से पहले भी वहाँ एक छोटा टेम्पल था जो शिवलिंग का था और एक्चुअली में वहाँ पे शिव जी की पहले पूजा हुई करती थी और बहुत बाद में एंकोर वॉट वहाँ पे बना था। करीबन 2 फेजेज़ में इसको बनाया गया था, जिसमें पहले फेज़ में 25 साल लगे थे और दूसरे में 35 वर्ष, जिसमें टोटल और 35 वर्ष लगे थे, 8 वर्ष इधर और लमसम की पीरियड में लगे थे। इस हिसाब से जाकर एंकोर वॉट बना था। हालांकि चर्चा का विषय ये नहीं होना चाहिए कि एंकोर वॉट क्या है क्या नहीं, बट ये होना चाहिए कि हम भारतीयों को इस बात पे आज तक किसी ने गौर तक नहीं किया कि
पूरे कंबोडिया की पहली एंशिएंट सिविलाइजेशन के राजा भी एक भारतीय थे। पूरे कंबोडिया को जिन्होंने एक वस्त्र पहनने से लेके, आप अगर अभी भी माइथोलॉजीज में देखेंगे तो एक बहुत अच्छी वहाँ पे कहानी है कि जब ब्राइड और ग्रूम की शादी होती है तो जो मेल होता है वो फीमेल के कपड़े को पीछे से पकड़ के उनको आगे चलने देता है। ये परंपरा आई कहाँ से थी? ये आई थी जब ब्राह्मण कौंडिन्य जब पहली बार यहाँ पे आए थे तो उन्होंने देखा था कि रानी सोम की कपड़े सही से वो पहनती नहीं थी, क्योंकि उन्हें कपड़ों की भी नॉलेज नहीं थी उस समय कंबोडिया में। तो उन्होंने एक लंबा सा एक फैब्रिक हुआ करता था जो उनको उन्होंने बांधना सिखाया था, और उसके बाद उनकी शादी हुई थी, और वहाँ से ही ये प्रथा वहाँ से चलने लगी। जब हम बात करते हैं कंबोडिया और भारत के रिश्ते के लिए, तो वहाँ से सीखने वाली चीज़ सबसे बड़ी ये है कि अगर कौंडिन्य चाहते तो वो उस पर इम्परलाइज कर सकते थे, वो चाहते तो वहाँ कॉलोनीज सीधा बना के वहाँ पे आक्रमण कर सकते थे, पर उन्होंने आक्रमण कभी नहीं किया। उन्होंने विचार विमर्श और अपनी बुद्धि से, ना कि अपनी तलवार की नोक से, पर अपनी बुद्धि से उन्होंने वहाँ के लोगों को शिक्षा भी दी और भारत का कल्चर को भी आगे बढ़ाया। मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष रुको, बहुत बढ़िया पेपर प्रस्तुत किया हर्ष ने। डॉक्टर अजय सिंह सर से अनुरोध है कि वे हर्ष को किट प्रदान कर सम्मानित करें। अगले शोध पत्र वाचन के लिए आमंत्रित है अनीता चौधरी। Good afternoon to one and all present here. I am Anita Chaudhary from AIHC department, guided by Dr. Preeti Pandey ma'am. My topic is religious influence of India in Japan. India, the land of diversity, has a great religious connection with the land of rising sun, Japan. India and Japan relation is deeply rooted in historical, culture and spiritual connection dating back to the 6th century. The history of religious exchange between India and Japan is said to have begun in 6th century when Buddhism was introduced to the Japan. The earliest example is the monk Bodhisena from India. He is known for the traveling to Japan and he is the first known Indian visitor to Japan. The Amida statue at Jankoji temple in Nagano, which originated in India and believed to have brought into Japan, and also making it the oldest Buddhist statue existing in Japan. The history behind the establishment of Hindu deities in Japan is closely connected with Buddhism. The establishment of Hindu deities was through doctrines and the sects, especially the Honji Suzaku doctrine, which argued that Japanese kami, that is the spirits, were local manifestations of Buddhist deities. Simplify their integration, such beliefs show the coexistence of Buddhism and Hinduism harmoniously. Hajime Nakamura, a famous Japanese academician, stated in his book Gautama Buddha, he states that without the Indian influence, Japanese culture would not be what it is today. Hindu deities in Japan. Goddess Saraswati. The goddess Saraswati, the goddess of knowledge, wisdom and music, Saraswati is worshipped in Japan as Benzatin. Just like goddess Saraswati is depicted as playing the veena, similarly Benzatin depicted as playing a biwa, a Japanese lute. Ganesha, the god symbolizing a joy, bliss and removal obstacle, is worshipped in Japan as a Kangatin. He appears like dual Kangatin, show male and female elephant-headed figure in embrace. He is a popular deity in the Shingon and Tendai sects of Japanese Buddhism. The popular offering to Ganesha in India is Modak. Similarly, in Japan, bliss buns are offered to Ganesha. Vishnu, a popular deity and considered a supreme deity in Vedas and all Vedic texts. God Vishnu is known by the name Bichuten in Japan as a guardian deity. Vishnu Mount Garuda is revered as Karura in Japan. A 12th century sandstone Vishnu sculpture is displayed at Matsuoka Museum of Art in Tokyo. Vishnu as Bichuten in Japan is also referred to as Narasana or Naraten, derived from the word Narayan. Garuda, Mount of Vishnu, Garuda is known as the Karura in Japan. Garud was adopted into Buddhism, into the Buddhism pantheon as a protector deity. Garuda has a human body, but the wings, face, and the beak of eagle-like bird. In early Hindu literature, Garud is granted immortality by God Vishnu and serve as a Vishnu mount.
In Japan, Garuda is an enormous fire-breathing eagle man with golden feather and magic gems crowning its head. Goddess Lakshmi. Lakshmi is described as the goddess of wealth, health, and prosperity. She is known as Kichi Jotin or Kishoten in Japan, a Buddhist deity of beauty, fertility, merit, and fortune. She is usually depicted as beautiful and adorned women, sometimes with a forearm. Unlike Indian depiction, she often holds the Nyai Hoju, a wish-fulfilling jewel, in her hand. By concluding, these similarities brings the two nations together. Thank you so much. बहुत सुंदर पेपर। डॉक्टर रश्मि ठाकुर मैडम से अनुरोध है कि वे अनीता को किट प्रदान कर सम्मानित करें। निष्ठा बालोनिया अगले शोध पत्र वाचन के लिए आमंत्रित है। Good afternoon, everyone. My name is Nishtha Balonia, and I am from Ancient Indian History, Culture and Archaeology Department. Today's my topic is Bamyan Buddhas of Afghanistan. The massive Buddhas of world belong to the Bamyan Valley, part of Buddhist sites located 230 km northwest of Kabul in Afghanistan. It separates the Hindu Kush from the Kohe Baba Mountains. The spread of Buddhism to Afghanistan was led by Maharakshita, a missionary sent by the Mauryan Emperor Ashok during the 3rd century BC. Later, during the Kushans, particularly Kanishk, initiated the construction of various monasteries and stupas, especially in Bamyan Valley. During the rule of Hephathalids, from 570 to 618 CE, the Bamyan Buddhas were carved into a sandstone cliff by the Buddhist monks. The Buddhas of Bamyan were two monumental-sized statues standing at 115 and 174 feet tall. These two statues were termed by the locals as Salsal and Shaman. The name Salsal denotes the light which shines across the universe, whereas Shaman denotes Queen Mother. They both were portrayed to be male and female respectively. Bamyan Valley played an important role during the Kushan period of rule. It was a major center of trade, connectivity, and cultural exchange. The region played an integral role in the Silk Route, fostering the Kushans. The monasteries and vihars situated in valley also helped the traders to safely stay after long distances of travel carrying heavy goods. The traders in the Bamyan Valley were unbothered of the political issues around them. The status represented tolerance and peace during the ancient times. The Bamyan Valley was a hub of cultural exchanges and merger of Indian Buddhism, Greek aesthetics, and Roman artistic techniques. These Buddhas were artistically significant as monumental examples of Gandhar art. It showcases the unique fusion of Greco-Roman, Sasanian, and Gupta Indian styles. The statues were painted by stucco, highlighting a sophisticated artistic traditions along the Silk Road. The statues displayed the Roman style, flowing drapery, and Indian-influenced hand gestures, that is mudras. The valley statues served as symbol of diverse cultures and civilizations, included oil-based paintings and multicolored paintings. In March 2001, Taliban attacks over Afghanistan destructed the marvelous statues of Buddhas. The Taliban was condemned for these actions of destroying the statues. There were protests from everywhere across the globe. The United Nations designated the Bamyan Buddhas as World Heritage Site in 2003. The site was even put under endangered site list as there was significant boom in tourism after the destruction of Buddha. I would like to conclude this as in ancient times, the Bamyan Buddhas were symbol of peace and cultural diversities, but now it represents the actions of the extremist terrorist groups. It expresses the extreme intolerance of the society. These hollow spaces and empty niches are a reminder of the stark political and cultural damage of place. Thank you. डॉक्टर आरसी ठाकुर सर से अनुरोध है कि निष्ठा को किट प्रदान कर
लोको यत्र प्रमाणम स्यात् तत्र लोकधर्म एव च लोको ही परमो धर्मो लोकात् धर्मो न विद्यते। अर्थात ये महाभारत के शांति पर्व का 259वें अध्याय का 30वां श्लोक है, जो कहता है कि लोक धर्म लोक संस्कृति ही प्रमाण है। प्रमाणों की बात हमारे यहाँ पर होती है, तो ये लोक संस्कृति एक तरह से प्रमाण है कि किस तरह से बृहत्तर भारत में संस्कृति पूरब से पश्चिम तक थी और उत्तर से दक्षिण तक थी। उसी का यहाँ पर हम विषय पर बता रहे हैं। आज मैं उस विषय पर बात करूँगा जिसे अत्यधिक शिक्षित और सभ्य समाज ने बड़े मनोयोग और योजनाबद्ध तरीके से दकियानूसी और अंधविश्वासी साबित कर दिया है, और वे बहुत हद तक उसमें सफल भी हुए हैं। हम बात कर रहे हैं बृहत्तर भारत में लोक संस्कृति की। विद्वान भगवत शरण जी उपाध्याय जी ने कहा है कि संस्कृति सबकी सबको देन होती है, और यह बात बृहत्तर भारत के संदर्भ में बिल्कुल उचित प्रतीत होती है। मैं कुछ लोक संस्कृति के कुछ आयाम यहाँ ले रहा हूँ, क्योंकि एक विशाल विषय है जिसके हज़ारों पॉइंट्स हैं, और उनमें से कुछ पर ही हम बात कर सकते हैं। सबसे पहले लोक संस्कृति में महत्वपूर्ण होता है लोक देवता। सारे जितनी भी हमारे यहाँ की जातियाँ हैं, जो वनवासी हैं, वे सब अपने अपने देवता को जिस तरह से पूजते हैं, वो हमारे बृहत्तर भारत में देखेंगे तो सब दूर वही का वही है। हमारे यदि कोरकू, गोंड, मारिया, मुंडिया जो जाति है, वो यदि पेड़ों को पूजती है तो आज भी जापान में पेड़ों का पूजन होता है। हमारे यहाँ के एक देवता, सबसे अच्छी बात है, मालवा के एक देवता हैं भैरू जी, और सब अच्छी तरह से जानते हैं कि भैरू जी क्या करते हैं। काल भैरव सबने दर्शन किए होंगे। तो ऐसे के ऐसे ही एक देवता हैं ग्रीक में, जिन्हें डायोनिशस कहा जाता है, जो रंगमंच के भी देवता हैं। रंगमंच के देवता हमारे यहाँ भी नटराज हैं, हालांकि वे भैरू जी की तरह नहीं हैं, लेकिन जो भैरू जी का जिस तरह का बताया जाता है चरित्र, होगा या नहीं हमको नहीं मालूम, लेकिन ठीक वैसा ही डायोनिशस उत्सव भी वहाँ मनाया जाता था। और ये बताता है कि हमारी और उनकी संस्कृति कहीं न कहीं रही होगी जो इस तरह का प्रभाव उन पर या हम पर पड़ा है। दूसरे देवता हैं सूर्य। हालांकि बहुत सारे देवता हैं, मैं सिर्फ 2 देवताओं का यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पर छठ पूजा हो, पोंगल हो, संक्रांति हो, वहाँ पर सूर्य की पूजन होती है। इसी तरह छठ पूजा का, बिहार में छठ पूजा बहुत अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। हमारे यहाँ के तो मंदिर भी सूर्य पर हैं, कोणार्क हो या मोढेरा का मंदिर हो। जापान उगते सूर्य का देश माना जाता है, और वहाँ पर शिंतो धर्म में सूर्य की देवी अमतेरासु का बहुत मान्यता है, उनका पूजन होता है। और ठीक उसी तरह से जैसे हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं, वहाँ पर भी इस तरह का, हालांकि दूसरी तरह से वे अर्घ्य देते हैं, पर वे पूजन करते हैं अमतेरासु की। नेपाल के तो ध्वज में ही सूर्य है, और वहाँ पर सारे ही राजा भी ये मानते हैं कि सूर्य की हमको उपासना करनी है। बाली इंडोनेशिया में यहाँ के जो भरतवंशी हैं, वे ठीक वैसे ही सूर्य की पूजा करते हैं जैसे हम लोग करते हैं। उनका वहाँ पे वो सूर्य आदित्य या शिव आदित्य के रूप में पूजे जाते हैं। मॉरिशस, फिजी, गयाना, इन देशों में भी भारतीय मूल के बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ की परंपरा को आज भी कायम रखे हुए हैं, और वहाँ की संस्कृति में बहुत अच्छी तरह उस सूर्य की उपासना की जाती है, जो कहीं न कहीं हमारे यहाँ की ही परंपरा को वे आगे ले गए हैं। प्राचीन संस्कृति में एक और जगह देखें, इजिप्ट। इजिप्ट में रा सूर्य को कहते हैं और उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बाद में अपोलो भी नाम दिया, और अपोलो के नाम से फिर एक अभियान भी चला, नासा ने उसे चलाया था, और अपोलो 10 और 11 चंद्रमा तक पहुँचे। तो सूर्य के पहुँचने की बात है। पेरू में दक्षिण अमेरिका का एक देश है, हालांकि बृहत्तर भारत में नहीं आता है, लेकिन सिर्फ हमारी संस्कृति किस तरह से दूसरों को भी कहीं न कहीं प्रभावित करती है। वहाँ पे इंती
सूर्य के देवता को बोलते हैं और वे उसकी उपासना करते हैं। यूनान और रोम में भी वही जो ग्रीक संस्कृति है वो कहीं न कहीं आती है। गौतम बुद्ध की संस्कृति का लगभग हर रिसर्च पेपर में उल्लेख हुआ है, चाहे कंबोडिया हो, थाईलैंड हो, इनकी बात करें। और सचमुच बौद्ध संस्कृति अभी भी दिखाई देती है सारे बृहत्तर भारत में। पुरातात्विक जितने भी हमको प्रमाण भी मिलते हैं वे भी अधिकतर इस संस्कृति के मिल जाते हैं, चाहे वो शिलालेख हों, चाहे कहीं न कहीं उनके अंश हों। त्योहारों की बात करें तो हमारे यहाँ का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जिसे फिर उसी तरह जिस तरह से लोक संस्कृति का किया उसी तरह से होली जैसे त्यौहार को भी गंवारों का त्यौहार माना जाता है। लेकिन बृहत्तर भारत के अधिकतर देशों में होली को बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है। हमारे यहाँ भी विभिन्न तरीक़ों से होली मनाई जाती है। कहीं पर धूल से धुलेंडू होती हो तो मसाणी होली भी होती है जो वाराणसी में होती है, और ब्रज की फूलों का फाग भी होता है। लेकिन मूल रूप से यह एक उत्सव है जो कहीं न कहीं सारी उस सर्दी के मौसम से जाते हुए जिस तरह की स्वतंत्रता का अनुभव करता है, तो कहीं न कहीं कृषि से जुड़ा हुआ था। और वही दूसरे देशों में भी इस तरह का होली का त्यौहार मनाया जाता है। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, चीन के क्वाशंगाना में और देहांग क्षेत्र में भी इस तरह का त्यौहार मनाया जाता है। सबसे अच्छी बात है कि इन सब जगह पर बहुत ज़्यादा उसका मान्यता है और खुशबूदार पानी से वहाँ पर करते हैं। और हमारे यहाँ भी ये शुरू कर सकते हैं कि हम खुशबूदार पानी करें, तो जो लोग चिढ़ते हैं कि कल हमारी एग्ज़ाम है। होली के लिए सबसे ज़्यादा रोकने का प्रयत्न एक विभाग ने किया है। CBSE की परीक्षा हमेशा होली के वक्त होती है। 10वीं 12वीं के आपके सबके छोटे बच्चे होंगे, भांजे बहन होंगे। और मुझे भी याद है कि मेरी छोटी बिटिया के एग्ज़ाम रंग पंचमी के दिन में कालिदास जो स्कूल है वहाँ होती थी और मुझे स्कूटर से वहाँ जाना पड़ता था और आते आते पूरा रंग जाता था। जाते समय तो पीछे वो ड्रेस में होती थी तो कोई नहीं रंगता था। पर ये हर साल होता है। इस साल भी होली और रंग पंचमी पर परीक्षा है। शायद उनको लगता है कि होली अच्छा त्यौहार नहीं है, रंगों का त्यौहार नहीं, उनको हुड़दंग का त्यौहार लगता है। पर बृहत्तर भारत में उसकी उतनी ही मान्यता रही। कठपुतली एक छोटा सा अंश है, लेकिन जिस तरह से, क्योंकि वैसे तो बहुत सारी जगह पर कठपुतलियाँ हैं, लेकिन जिस पर भारतीय प्रभाव है हम उसकी बात करें, हमारे यहाँ पर बहुत सारी तरह की हैं ही कठपुतलियाँ। धागों की है, रॉट पेट है, दक्षिण की चमड़े की बनी हुई कठपुतलियाँ हैं। उसी तरह से ये कठपुतलियाँ हमारे दूसरे देशों में भी हैं। ये चमड़े की, लकड़ी की, सब तरह की हैं और लगभग हर देश में, चाहे वो श्याम देश हों, चाहे वो म्यांमार और चाइना और जापान में भी हैं। और वहाँ उसी तरह से जापान की तो बहुत अच्छी परंपरा है। अभी जो पुतुल समारोह हो रहा है उसमें भी कल एक कठपुतली का हो रहा था, जिसमें ठीक जापान की जो बनारुकू परंपरा है उसी की तरह आदमी हाथ में पपेट लेकर और उससे अभिनय कराता है। और ये बताता है कि हमारे बृहत्तर भारत में ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं जुड़ी हुई थी लोक संस्कृति में। अब अगला विषय है, वो विषय है जो आज की दुनिया में जो जितने प्रयोग में लाता है वो सबसे ज़्यादा सफल होता है। और ये विषय है मास्क यानी मुखौटे। कई के पास इतने सारे मुखौटे होते हैं कि हम पहचान ही नहीं पाते हैं कि कौन है। पर हम अभी उन मुखौटों की बात कर रहे हैं जो सामान्य रूप से रंगमंच में उपयोग में आते हैं। और ये जो मुखौटे हैं, जिनका भी आप प्रभाव देखिए, जो बड़ी आँखों वाले हैं वो तिब्बत में, नेपाल में, हमारे यहाँ के लेह में, लेकिन जो छोटी आँखों वाले हैं वो कहीं साउथ में जाते हैं और उनकी सब अलग अलग तरह से पहचान भी है कि ये पर्टिकुलर मुखौटा इस देवता के लिए है, पर्टिकुलर मुखौटा इस देवता के लिए है। ये छोटी आँखों वाले जापान में भी होते हैं और हमारे यहाँ के छाऊ में भी, खासकर सरायकेला और दूसरे छाऊ में बारीक आँखें भी होती हैं। और यदि राक्षस का करना हो तो बड़ी आँखों वाले आपको मुखौटे दिख जाएंगे। उनके अलग अलग हैं। कुछ मुखौटे वहाँ पर सजाने के लिए भी काम आते हैं।
हमारे यहाँ पे भी सजाते हैं। इस कारण शायद देवीलाल सामर जो राजस्थान के बहुत बड़े लोक संस्कृति के अध्येता हुए हैं, उन्होंने कहा था हमारी लोक संस्कृति सिर्फ दीवार पर सजाने के लिए नहीं है, वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है और इसीलिए ये ज़िंदगी का हिस्सा होने के कारण चारों तरफ फैली हुई। ये भी वहीं का नोह का जापान का मुखौटा है, एक हंसते हुए महिला का चित्र है। और नोह एक ऐसी परंपरा है जिसमें अलग अलग मुखौटों से अलग अलग व्यक्ति की पहचान होती है। ये कुछ रियलिस्टिक जापान के आजकल के जो फाइबर ग्लास के बनते हैं उसमें बिल्कुल रियलिस्टिक हो जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता इन्होंने मुखौटा पहना है या नहीं पहना है। राक्षस, ये चाइना में भी इसी तरह होता है, जापान में भी, और हमारे यहाँ के तिब्बत और लेह में भी इसी तरह के मुखौटे अलग अलग। उनके लिए वहाँ के जो राक्षस वाले हैं वो देवता के रूप में भी हैं हमारे यहाँ के बौद्ध संस्कृति में। ये सारे अलग अलग तरह के मुखौटे हैं। एक नाटक के बारे में, क्योंकि मैं तो रंगमंच से जुड़ा हुआ हूँ, नाटक की परंपरा भी लगभग हमारे जितने दक्षिण पूर्वी देश हैं उनमें हमारे यहाँ की परंपरा से मिलते जुलते। थाईलैंड का सबने बताया ही, बाली में भी जिस तरह से रामायण होती है, लेकिन उत्तर की तरफ जाते हैं तो अधिकतर वज्रयान के शाक्य संप्रदाय के नाटक अधिकतर जापान में भी चाइना में भी होते हैं। उनमें से एक गौतम बुद्ध का एक महत्वपूर्ण शिष्य था मिलेरेपा, और उस पर बहुत सारे नाटक इन सारे देशों में होते हैं, हमारे यहाँ पर भी होते हैं। भूटान में तो मिलेरेपा को एक नाटक का विशेष चरित्र ही माना जाता है, और हमारे यहाँ भी, हालांकि हमारे यहाँ पर मिलेरेपा पर कम होते हैं लेकिन जातक कथाओं पर बहुत सारे नाटक होते हैं। खेल के बारे में कहें, अगला जो है खेल, वैसे तो आजकल बहुत सारे खेल क्योंकि चर्चित हो गए हैं, लेकिन एक खेल के बारे में आपको शायद नहीं मालूम होगा जो पूरी तरह से देशी खेल है, और कबड्डी जिसे बोलते हैं। लेकिन कबड्डी हमारे यहाँ होता है वैसा का वैसा ही अफ़गानिस्तान में भी होता है। यहाँ के लोग नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ की कबड्डी थोड़ी सी अलग होती है। हमारे यहाँ पर टच लाइन जो होती है वहाँ पर दूसरी तरह से होती है, रस्सी भी यूज़ कर लेते हैं, पर ये खेल भी वहाँ होते हैं। खेल भी कहीं ना कहीं हमारी लोक संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। अगला विषय हम ले रहे हैं रंगोली। वैसे तो भू अलंकरण लोक संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, और हमारे यहाँ एक परंपरा थी, सुबह उठते से ही महिलाएं बाहर का सफाई करके और फिर रंगोली बनाती थी, और ये लगभग पूरे भारत में तो है ही, लेकिन दूसरे देशों में भी इसकी परंपरा बहुत समृद्ध परंपरा है। चीन की रंगोली जिसे जियांग कहते हैं, पारंपरिक चीनी कला है और बहुत सुंदर बनाते हैं। जापान में रंगोली का एक रूप है, हमारे यहाँ पर जो मंडला आर्ट भी कहते हैं, वहाँ पे उसे मंडला बोलते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत होती है और बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से बनाई जाती है। हालांकि वहाँ पर दरवाजे के पास में टीका लगाने की एक प्रथा है। जब हम गए थे तो हमने पूछा था, ये सुबह सुबह आप क्या महिलाएं ये टीका क्यों लगा रही हैं? नज़र लगने के लिए। हमारे यहाँ तो काला टीका चेहरे पे लगा देते हैं, कभी कभी तो इतना बड़ा लगा देते हैं कि चेहरा छुप जाता है, पर वहाँ पे दरवाजे के पास में लगाते हैं। उन्होंने कहा ये मंडला है शुभ होने के लिए। कोरिया में रंगोली का उपयोग ज़मीन पर डिज़ाइन करके बनाया जाता है और उसे पैटर्न कहते हैं। ये पाउडर और फूलों से भी करते हैं, हमारे यहाँ जिस तरह से पोंगल में करते हैं उस तरह से वहाँ भी इस तरह का करते हैं वो। नेपाल में भी रंगोली का एक कला रूप है जिसे हिप्पी कहा जाता है। श्रीलंका में जो रंगोली होती है उसे सकीरा कहते हैं, शायद उसका चित्र नहीं मिल पाया है। इन सभी देशों में रंगोली समान रूप से बनाई जाती है। ये सब छोटे से हिस्से हैं लोक संस्कृति के, और इससे स्पष्ट होता है कि लोक संस्कृति नक्शे में बनी सीमा रेखा से प्रभावित नहीं होती, वो तो आदमी से आदमी को जोड़ती है
और ये भारत से महाभारत बनाती है। यही हमारी लोक संस्कृति की विशेषता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आमंत्रित है रश्मि ठाकुर मैडम। मैडम पधारे और शोधार्थियों को, विद्यार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान करें। मैडम। सम्मानीय मंच पर आसीन विराट व्यक्तित्व के धनी आदरणीय सतीश दवे जी, डॉक्टर अजय सिंह सर और मालवा के पितामह, इतिहास पितामह आदरणीय डॉक्टर आर.सी. ठाकुर सर एवं मेरा छोटा भाई डॉक्टर मुकेश शाह जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। साथ में ही इस सभागार में प्रणम्य हमारे समस्त प्राध्यापक वर्ग एवं प्यारे शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों, मैं भी एक आज श्रोता के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुई थी, पर अचानक आदेश मिला कि मैं मंच पर आसीन हो जाऊं। मेरी भी स्थिति वैसी ही बनी जैसे रामायण में राम की सहायता के लिए बाली ने हनुमान और वानर को आदेश दे दिया कि जाओ सीता जी की खोज करें। अब सीता जी की खोज करें ये किसी को भी नहीं मालूम था कि कहाँ जाएं। वैसे ही आज मेरी भी स्थिति है कि मंच पे आसीन कर दिया है और मैं क्या बोलूं। पर मैं चूँकि शिक्षक हूँ और शिक्षक को बच्चों को यानी ज्ञान देना या उनको कुछ बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और 2 दिन से तो मेरी कक्षाएं लग भी नहीं रही है। तो आज मौका है कि वरिष्ठ प्राध्यापक वर्ग को छोड़कर मेरे जितने शोधार्थी हैं, आज मैं 5 मिनट की क्लास ज़रूर ले लेती हूँ यहीं मंच से। जैसा कि हमारा आज कार्यक्रम का विषय है बृहत्तर भारत में संस्कृति, साहित्य और पुरातत्व, ये इस विषय पर हमारे शोधार्थियों ने अपने अपने शोध पत्र पढ़े। उन्होंने अनेकानेक कारण बताए कि किस तरीके से विश्व में हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति ने अपना विस्तार किया है, सुदृढ़ता से अपने अस्तित्व को जमाया है। तो बच्चों में कहना चाहूँगी कि अनेकानेक कारण हो सकते हैं, पर इन सब का एक मूल कारण हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा रही है। और इस भारतीय ज्ञान परंपरा ने जो ज्ञान विश्व को दिया है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि इसकी ज्ञान परंपरा की जो महक थी, जो सुगंध है, उससे विश्व का कोई भी देश अछूता नहीं रहा है। हम जानते हैं कि विश्व में हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा सदैव से ही सनातन और शाश्वत रूप में विद्यमान रही है। जब विश्व की अनेक सभ्यताएं बाल्यावस्था में थी, तब हमारी भारतीय संस्कृति ज्ञान के प्रकाश से देदीप्यमान हो रही थी। इसकी देदीप्यमानता यानी जो इसकी जो उजाला है, जो इसका प्रकाश है, उस प्रकाश ने, उस ज्ञान के प्रकाश ने विश्व को अनेक अनुदानों से अनेक अनुदान से अनुप्राणित किया है, अनेक उपहार उसने प्रदान किए हैं। और हम सब जानते हैं कि इस ज्ञान परंपरा का आधार हमारा वैदिक सनातन धर्म रहा है, हमारी संस्कृति रही है, हमारी सभ्यता रही है। भारतीय ज्ञान परंपरा का अस्तित्व जब हमारे देश में अप संस्कृतियों का दौर भी आया, उस समय भी वह अपनी जीवंतता के साथ बनी रही। इसके विचार, इसके आदर्श, इसके मूल कालजयी हैं, जो समय पर अब समय पर आने वाले जो हमारे चुनौतियां रही हैं, उनसे धूमिल हो सकते हैं, पर पराजित नहीं हो सकते हैं। उनकी जीवंतता सदैव बनी रहेगी। इस भारतीय ज्ञान परंपरा का ज्ञान तो है ही आधार, जिसने बृहत्तर भारत का निर्माण किया, पर इन सब के आधार में इसकी जो अभ्यर्थना रही है, शांति की जो प्रार्थना रही है, उसने विश्व को सबसे अधिक
द्रवीभूत किया है। शांति किसी भी देश के विकास का आधार होती है। हमारी संस्कृति ने, हमारी सभ्यता ने जो विश्व में अपने स्वरूप को, विराट स्वरूप को फैलाया है, उसका आधार भी शांति रहा है। हमारे शांति श्लोकों में दो लोकों में शांति की प्रार्थना की गई है। उन्होंने समस्त ब्रह्मांड में शांति की प्रार्थना की है। उन्होंने पृथ्वी को धात्री मानकर पृथ्वी में शांति की उपासना की है। इसके जो प्रकृति के विभिन्न तत्व रहे हैं, उनको भी अनेक शांति के स्वरूप में का आधार माना है। उन्होंने अभ्यर्थना की है कि हमारा जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जो प्रचार और प्रसार है, उसका आधार शांति होना चाहिए। उनका तभी हमारी संस्कृति अपने अस्तित्व में रह सकती है। तो बच्चों, मैं ये कहना चाहूँगी कि बृहत्तर भारत हमारे लिए न केवल राजनीतिक और भौगोलिक सीमाओं का आधार था, बल्कि वह वास्तव में सांस्कृतिक आधार था। हमारी संस्कृति, सभ्यता, साहित्य, पुरातत्व ने अपने विश्व के अनेक देशों को प्रभावित किया, जो आज भी हमें दिखाई पड़ रहा है। और यह अस्तित्व प्राचीन काल में भी था, वर्तमान में भी रहेगा और भविष्य में भी बना रहेगा। मैं अपने इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत सभी का आभार, धन्यवाद, विशेष रूप से आयोजकों का, जिन्होंने मुझे ये मंच प्रदान किया। यह आभार को आप मेरे कृतज्ञता के रूप में स्वीकार कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित थे डॉक्टर आर.सी. ठाकुर सर। सर नमस्कार। मंच पर विराजित डॉक्टर सतीश दवे साहब, डॉक्टर अजय सिंह जी, डॉक्टर रश्मि ठाकुर और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे बहुत ही प्रिय और अत्यंत ही मेहनत करने वाले और हमेशा हंसमुख रहने वाले भैया रमन भैया के साथ में दोनों जचने वाले, काम करने वाले शाह साहब, कार्यक्रम के संचालक जी, सन्मुख विराजित अश्विनी शोध संस्थान के सचिव जी, माननीय रमन भैया, माननीय परमार साहब, विभागाध्यक्ष जी, और सभी का ही नाम लूँगा, लोधवाल जी साहब, सब जो भी आए हैं, सभी सम्मानित सिंह जी सेंधु साहब, हमारी सारी माता शक्ति और सभी शोधार्थी विद्वान जो भी सामने विराजित हैं। मैं बिल्कुल 2 मिनट में मेरी बात समाप्त करूंगा। मुझे मालूम है कि भोजन का समय भी हो गया है। मैं ज़्यादा न खींचते हुए एक बात बता रहा हूं कि जो महत्वपूर्ण उत्खनन नागदा का हुआ था, उत्खनन के बाद डॉक्टर वाकणकर सर ने वहाँ पर सर्वे भी किया था और उत्खनन के बाद हम गए थे, तब एक नरकंकाल भी मिला था। तो जो अपन इतिहास की बात कर रहे हैं और परंपराओं की बातें करते हैं, हमारी जो नीति है वो एक के बाद एक परिवर्तन होते रहते हैं। जो कल था वो आज नहीं था, जो आज कल नहीं था। तो इस चक्र को समझाने के लिए मैं वहाँ के उत्खनन के बारे में बता रहा हूँ कि सबसे पहले इस पूरे मालवा प्रांत में कहीं भी उत्खनन में हमें चीते नहीं मिले, परंतु नागदा के उत्खनन में एक तांबे का चीता जो कि एक रथ में जुता हुआ था वो मिला और बहुत सुंदर मिला है, बहुत बढ़िया मिला है। उसके फोटोग्राफ्स अश्विनी शोध संस्थान में संरक्षित है और सर को वहाँ पर प्रस्तर उपकरण भी मिले। वही चीता की परंपरा हमारे प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुसार आज जो हम चंबल के किनारे अभयारण्य में चीते छोड़ रहे हैं, तो देखिए आज से 2500 साल पहले वहाँ चीते वितरण करते थे और इतने वितरण करते थे कि उनके साथ हमारे जो बहादुर बच्चे खेलते थे, खिलौने में उनको रखते थे और वही परंपरा वापस हमें वहाँ उत्खनन के बाद देखने को मिली। दूसरा उत्खनन महत्वपूर्ण हुआ है दंगवाड़ा का। दंगवाड़ा एक ऐसी जगह है जहाँ हर घर पर अग्निकुंड मिला है। जो गरीब अभिजात वर्ग, जो साधारण वर्ग, दोनों के अलग अलग जो मकान बने हुए हैं, हर मकान के सामने, इसका मतलब है कुछ समय हर घर में हवन किया जाता था। हवन के साथ ही सर को जो अश्विनी शोध संस्थान में भी संग्रहित है सूर्यकांत मणि है, रत्न समुच्चय ग्रंथ में सूर्यकांत मणि का उल्लेख भी है। और अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए वर्षा ऋतु में जब अरण्य से अग्नि उत्पन्न नहीं होती थी, तब उस लेंस के द्वारा, उस सूर्यकांत मणि के द्वारा जो कि स्फटिक की बनी है,
उसे कान में भी पहनने के काम में लेते थे और वो हवन कुंड के पास मिली है। तो सर का ये कहना है कि ये जो स्फटिक की मणि है ये उस समय लेंस का काम करती थी, और सेमल की रुई जब बरसात में आग उत्पन्न नहीं होती थी लकड़ी से तो उससे अग्नि प्रज्वलित की जाती थी। ये एक महत्वपूर्ण बात सर ने उसमें बताया। और उस समय जो पात्र मिले हैं, तो जो चषक मिले हैं, जो पेय पदार्थ पीने के मिले, तो अभी जो रोम में और सारे विश्व में हम देखते हैं कि ऐसा कप रहता है, नीचे इतनी बड़ी डंडी रहती है और उसके नीचे स्टैंड रहता। ठीक उसी प्रकार के आज से 2500 और 3000 साल पुराने जो पात्र हमें मिले हैं, वो चषक वहाँ पर इससे प्राप्त हुए। उससे लगता है कि हमारी संस्कृति कितनी विकसित थी। बाहर के विदेशी कई पुरातत्ववेत्ता वहाँ आए, 3-3 महीने तक रहे, और उन पात्रों के जो पात्र वहाँ से मिले हैं उनकी प्रतिकृति, वहाँ के जो कुंभकार हैं, जो मिट्टी के शिल्पी हैं, उनसे उनके 3-3, 4-4 महीने रह कर के उन्होंने उनकी पात्र की अनुकृतियाँ बनवाई और वो यहाँ से विदेश में ले गए और वहाँ विदेश में जाकर के उसको प्रदर्शित किया। तो हमारी संस्कृति बहुत महान है और कई बातें हमें ढूंढना। अभी कोई से कहो सूर्यकांत मणि क्या होती है, उसका कहाँ उल्लेख है, सब बातें पाठ्यक्रमों में जो अभी तक उत्खनन रिपोर्ट इतनी बढ़िया दबी हुई पड़ी है, वहाँ से हमारे को बुले मिला है। हमारे को रोम का ऐसा बुले मिला, सर ने रिपोर्ट में लिखा है कि हमारा रोम से व्यापार होता है, ये उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। ऐसी कई वस्तुएं जिन्हें प्रकाश में लाना शेष है, अपन फिर विस्तृत बात करेंगे। मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। और एक बार भोजन करने के पहले अपन जोर से एक बार नारा लगा लेते हैं, बोलो भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगले वक्ता के रूप में सेंट्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ से पधारे डॉक्टर अजय सिंह सर आमंत्रित है। सर पधारे। धन्यवाद सर। भोजन का समय हो गया है और भाई साहब का भी आग्रह है, तो मुझे खलनायक की भूमिका में नहीं रहना है क्योंकि आप लोग शायद मुझे इसी में उसमें देखेंगे। तो मेरा सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बौद्धिक योद्धाओं का एक युवा वर्ग यहाँ बैठा हुआ है और उसको मार्गदर्शित करते हुए अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए जो टीचर्स हैं, तो निश्चित तौर पे आपके पास कुछ भार है क्योंकि हम इतिहास के विषय की बात कर रहे हैं, हिस्ट्री में है। तो एक्सकेवेशन तो आपके पास है, इतिहास संकलन का काम है क्योंकि आपको अपने इतिहास को पुनर्जीवित भी करना है, उसे आदर्शों में प्रमाणित करते हुए लिखना है क्योंकि आज का युवा प्रमाण मांगता है। क्यों? क्योंकि उसके पास जब तक रेफरेंस नहीं होगा तब तक वो आपकी बात से सहमत नहीं होगा। तो बीइंग ए टीचर मैं आपसे कहूँगा कि जो भी करिए उसकी प्रामाणिकता को सामने रखते हुए करिए। कुछ सपने हमने पाले हैं, कुछ सपने तुमने देखे हैं, उन्मुक्त जहाँ के ए पंछी सारा आकाश तुम्हारा है, सारा आकाश तुम्हारा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके संक्षिप्त उद्बोधन के लिए। अब अंत में अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए डॉक्टर मुकेश शाह सर आमंत्रित हैं। धन्यवाद रितेश जी। मंच पर विराजमान परम आदरणीय ठाकुर साहब, सतीश दवे जी, डॉक्टर रश्मि मैम, अजय सिंह जी और संचालक मेरे सम्मुख बैठे मेरे बड़े भाई साहब रमन जी, विश्वजीत परमार साहब, लोधवाल जी, रत्नानी जी और मेरे समस्त साथी अजय जी, प्रीति मैडम। चूँकि भार बड़ा था मेरे ऊपर, अंजना मैडम, नेहा मैडम, आप सभी को मैं और प्रिय विद्यार्थियों, मेरे ऊपर थोड़ा सा भार और है कि मुझे संक्षिप्त में अपनी बात को रखना है। आखिर में बोलना तो मैं बहुत चाहता था। बृहत्तर भारत की जो चर्चा हो रही है, इस सत्र में करीब 7 शोध पत्रों का वाचन हुआ और स्तरीय पत्रों का वाचन हुआ और इसमें प्रीति मैडम का योगदान हर पत्र में हम लोग सुनते आए, देखते रहे। तो अच्छा लगा कि लगातार विभाग जो है वो इस प्रकार के कार्य करता रहता है और इसमें सभी की सहभागिता होती है। बृहत्तर भारत की जब बात करते हैं तो केवल मेरा एक ये निवेदन, सामान्य सा सुझाव है कि जब हम बृहत्तर भारत की जब चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे जितने भी विषयों के ऊपर, तो वे लगभग दक्षिण पूर्वी भारत के देश ही उसके अंदर हैं। कभी बृहत्तर भारत के भीतर भारत से जो आए हैं उनकी भी चर्चा हम लोगों को ज़रूर करना चाहिए। और जब इस स्तर की बात तो हम अपने क्षेत्र को नगण्य नहीं करें।
अब आप देखें, केवल ज़्यादा नहीं पढ़ना है, केवल एक अभिलेख पढ़ना है अशोक का 13वें नंबर का। उस 13वें अभिलेख में जब हम बात करेंगे तो अशोक ने कहाँ कहाँ पे अपने दूतों को भेजा और कौन थे। भारत के भीतर भी 9 अभियान तो उसने भारत के भीतर ही भेजे, उसमें से एक बाहर गया था, सोन और उत्तरा, और उसके बाद में सीरिया में भेजा, यूनान में भेजा। शायद मैडम कह रही कि उनका 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 आगे वाला सिस्टर होगा तो स्वाभाविक रूप से उसमें बोलना चाहिए, ये कोई उसमें रिपीटेशन नहीं होने वाला है। ये तो मेरी एक अपनी व्यक्तिगत संकल्पना है कि किस प्रकार से 5 देशों में अशोक ने अपने अभियान को चलाया। और बहुत बड़ी बात यह है कि वो किसी प्रकार का धर्मांतरण के लिए नहीं भेजा गया था, धम्म प्रचार के लिए या धर्म प्रचार के लिए वो अभियान भेजे गए थे। और वो किस प्रकार से साकार हुए। यही नहीं, एक व्यक्ति जो अशोक का पुत्र है महेंद्र, उसकी बेटी संघमित्रा, वे राजकुमारी हो सकते थे, भविष्य का राजा हो सकता था, लेकिन उसने उस पद का त्याग कर दिया। और त्याग करने के बाद में वो केवल धम्म के प्रचार के लिए श्रीलंका में जाता है, अनुराधापुर में, वहाँ पे उसका किस प्रकार से स्वागत होता है और किस प्रकार से पूरी श्रीलंका बौद्धमय हो जाती है, इस पर विचार करना चाहिए। और किस प्रकार से उन्होंने इस प्रकार का प्रचार प्रसार किया होगा कि वहाँ पे धर्म किस प्रकार से गया, फैला, कि पूरी श्रीलंका जो है कभी किस ज़माने में राममय थी वो बौद्धमय हो गई। तो हम लोगों को इस प्रकार के शोध के आयामों को भी खोलना चाहिए। यही नहीं, अब आप देखें कि यूनान से आए, वो तो मध्य प्रदेश में ही आया, हमारे यहाँ पे आए और वहाँ पे उन्होंने खम्बा बाबा की चर्चा भी हुई थी कि किस प्रकार से गरुड़ स्तंभ की स्थापना यहाँ पे हो गई। मिनांडर आया, मिनांडर ने किस प्रकार से बौद्ध धर्म को स्थापित कर दिया यहाँ पे। शक आए, शक यहाँ पे शैव हो गए। कुषाण आए, कुषाण यहाँ पर आकर बौद्ध और वैष्णव धर्म उन्होंने यहाँ पे अपना लिया। इन विषयों के ऊपर भी चर्चा यहाँ पे होना चाहिए। ये भी बृहत्तर भारत में जो संस्कृति का विषय है उसके अंदर हमारे लिए बहुत काम की चीज़ें हैं। और इससे भी हम अपने आप को जोड़, ये नहीं है कि बृहत्तर भारत की जब कल्पना करें तो वो केवल हम लोगों को भारत के मंग और चंपा किस प्रकार से वहाँ पे जाके बने, यहाँ के राजकुमार किस प्रकार से चले गए, राजा राज और राज और राजेंद्र चोल श्री विजय की यात्रा किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से, और उसमें विज्ञान भी आप ढूंढिए कि किस प्रकार से एक खुला समुद्र के अंदर नावों का संचालन करना, वो संचालन में किस प्रकार से अपनी सेना को भी ले चलना, रसद किस प्रकार की होगी, भोजन किस प्रकार का होगा वहाँ पर, इस बात को भी, ये बहुत बड़ा विषय है। तो इन विषयों के ऊपर भी चर्चा करना चाहिए। सभी लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया। निश्चित रूप से भोजन का समय हो गया है, लगभग 1 घंटा लेट हो गए हैं, तो मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूँ। आप लोगों ने बहुत अच्छा धैर्य रखा, खास करके विद्यार्थियों ने, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अंत में आभार प्रदर्शन के लिए राजेंद्र सिंह सोलंकी सर आमंत्रित हैं। आज के इस तकनीकी सेशन की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय बड़े भाई साहब मुकेश जी शाह सर, और कार्यक्रम में पधारे आरसी ठाकुर साहब, रश्मि ठाकुर मैम और अजय सिंह जी और दवे साहब, और सभी श्रोतागण जिन्होंने इस कार्यक्रम को इतनी धैर्यता के साथ सुना है, आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सभी लंच पे आमंत्रित है। सुराना पैलेस पे लंच के लिए सभी लोग आमंत्रित है। और 3:30 बजे फिर से इसका चतुर्थ तकनीकी सत्र प्रारंभ होगा, इसलिए सभी 3:30 बजे यहाँ हॉल में उपस्थित रहे। मैं राजेंद्र सिंह सोलंकी, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास, शासकीय
इस 3 दिन के जो विक्रम महोत्सव के द्वारा जो विक्रम महोत्सव के अंतर्गत जो इतिहास समागम की शुरुआत हुई है, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, जिसमें सबसे खासकर हमने जो सीखा वो ये है कि कैसे भारत की मौजूदा सीमाओं से भी बाहर भारत की जो संस्कृति है वो फली और फूली है। मैं महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी का, जिन्होंने ये मौका दिया हमें एक इंटरैक्टिव और कल्चरल लर्निंग के लिए। शुक्रिया। नमस्कार, मेरा नाम सतीश दवे है। मैं प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व विभाग का विद्यार्थी रहा हूँ। इतिहास समागम एक ऐसा आयोजन है जिसमें हमेशा नवीन जानकारी, खासकर जो भ्रामक इतिहास हमारे पास था, अब उसके पर्दे खुल रहे हैं और निरंतर नूतन जानकारियों से सारा समाज समृद्ध हो रहा है। ऐसे बहुत ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक समागम के लिए आयोजकों को बहुत बहुत बधाई। मैं कपिल मालवी, शोधार्थी, इतिहास विभाग, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उज्जैन। महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ द्वारा आयोजित इतिहास समागम में हमें एक ऐसा मंच मिला जो हमारे भारतीय इतिहास को जानने का अवसर मिला। मैं महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ का आभार एवं धन्यवाद, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का भी आभार एवं धन्यवाद करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अंकित सरिया है। मैं प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व में PhD स्कॉलर हूँ। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी की बात है कि मैं विक्रम उत्सव में, इतिहास समागम में मैंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है और यहाँ पर इतना अच्छा और इतना बड़ा मंच हमें मिला है कि यहाँ पर हम अलग अलग स्कॉलर के जो शोध पत्र हैं वो पढ़े जाते हैं, हमें उनसे अलग अलग तरह का ज्ञान प्राप्त होता है। उसके अलावा हमें उज्जैन धरा पर जो सांदीपनि आश्रम है और जो पूरे विश्व में यहाँ पर सबसे पहले जो गुरुकुल की प्रथा थी, उसके आधार पर हमें सारी जानकारियाँ यहाँ पर आर्कियोलॉजिकली एविडेंस के साथ में सारी चीज़ें पता चलती है। यहाँ पर साथ में कठपुतलियों का नाच भी चलता है विक्रमोत्सव में। यहाँ पर अलग अलग महाभारत के जो धनुष और जो व्यू रचना थी उनके बारे में भी हमें यहाँ पर जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ पर सारी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल आर्कियोलॉजिकल पॉइंट के हिसाब से दर्शाई गई है। और मैं अंत में महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें ये शुभ अवसर प्रदान किया है कि हम इतनी सारी जानकारी एक ही जगह पर एक साथ में सब बच्चे ले सकते हैं। धन्यवाद। संस्कृति और पुरातत्व को लेकर के यहाँ पर त्रिदिवसीय आयोजन किया जा रहा है। इस चतुर्थ सत्र की अध्यक्षता करेंगे डॉक्टर अभिमन्यु जी, संस्कृत महाविद्यालय BHU वाराणसी से हमारे बीच पधारे हैं। साथ ही विषय विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच होंगी डॉक्टर प्रीति पांडेय, सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय की प्राध्यापिका हैं। मैं डॉक्टर अजय शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि वे आज के हमारे इस सत्र के सत्राध्यक्ष डॉक्टर अभिमन्यु जी को मंच पर लेकर के आएँ। साथ ही आमंत्रित करता हूं विषय विशेषज्ञ के रूप में जो हमारे बीच रहने वाली हैं डॉक्टर प्रीति पांडे मैडम को, कि वे भी मंच पर आसीन हों। साथ ही डॉक्टर अजय शर्मा जी से निवेदन है कि वे आज के हमारे सत्राध्यक्ष डॉक्टर अभिमन्यु जी का अभिनंदन करें। अंगवस्त्र, साहित्य और पुष्पगुच्छ के द्वारा। डॉक्टर हेमंत लोधवाल जी से निवेदन है कि वे भी मंच पर आएं और इस सत्कार विधि में सम्मिलित हों। आप सभी करतल ध्वनि से अभिनंदन करें आज के हमारे अध्यक्ष का। आप ही दोनों से निवेदन है कि आज हमारे विषय विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर प्रीति पांडे मैडम का भी अभिनंदन करें। नेहा चौरे जी, डॉक्टर लोधवाल जी और डॉक्टर अजय शर्मा जी।
बहुत बहुत धन्यवाद। यह चतुर्थ सत्र, इस चतुर्थ सत्र में लगभग 5 शोधार्थी अपना शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। उनके नाम एक बार मैं यहाँ से उल्लेखित कर देता हूँ। प्रांजल रंजन अवस्थी, सहायक प्राध्यापक, नागदा महाविद्यालय से आए हैं। विषय तक्षशिला बृहत्तर भारत की महत्वपूर्ण विरासत। दूसरे वक्ता होंगे डॉक्टर ऋचा अग्रवाल, शोधार्थी, बृहत्तर भारत के निर्माण में धर्म एवं अर्थ की भूमिका। तीसरे पार्थ अग्रवाल, शोधार्थी, जबलपुर। चौथे दीपक सिसोदिया, बृहत्तर भारत में भारत उत्कर्ष। और पांचवें दीपक सोलंकी, श्रीलंका में बौद्ध धर्म का विस्तार। इस प्रकार से लगभग 5 शोधार्थियों के द्वारा यहाँ पर शोधपत्र प्रस्तुत किए जाने हैं। जो समय निर्धारित किया गया है अपने शोधपत्र को प्रस्तुत करने के लिए, उस समय सीमा में ही शोधपत्र अपना प्रस्तुत किया जाए। प्रथम प्रतिभागी के रूप में आमंत्रित करता हूँ श्री पार्थ अग्रवाल जी, जो जबलपुर से हमारे बीच आए हैं। वे आएँ, अपने शोधपत्र का शीर्षक यहाँ कहें और उसके बाद शोधपत्र की भूमिका और उपसंहार के साथ साथ जो समय सीमा है उसमें पूर्ण करें। धन्यवाद। Respected Chair, esteemed organizers from the Maharaja Vikramaditya Shodhpeeth, distinguished scholars and fellow researchers, Namaskar. My topic for today is Sanatan Parampara in Brihattar Bharat, an archaeological, literary and cultural perspective. When we examine the spread of Indian culture to Central, Southeast and Northeast Asia, we witness a phenomenal, unparalleled in world history. Embodying the Vedic philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam, the remnants of our culture are found across numerous countries. Today my paper explores this expansion characterized not by military conquest, but by the peaceful assimilation of the Sanatan Parampara across Brihattar Bharat. Firstly, I would like to talk about the global footprint of Samrat Vikramaditya. To understand this cultural zenith, we must look at the historicity of the Samvat Pravartak Maharaj Vikramaditya, whose legacy is broadcast far and wide. His history, archaeology, oral narratives and literature are found in many countries outside India's borders. His era symbolizes a cultural renaissance. Folklore like the Singhasan Battisi travelled along ancient maritime and Silk Road trade routes, embedding the Sanatan values of Nyaya and Paropkar into the broader Asian consciousness. This analytical perspective of the Vikramaditya era highlights a remarkable cultural evolution. Secondly, the architectural testaments of Sanatan Dharma. The most concrete evidence of this tradition lies in monumental archaeology. Indigenous kings of regions like Funan, Champa, Khami Empire adopted Indian architectural treatises, the Vastu Shastra, to construct colossal stone temples. Consider Angkor Wat in Cambodia, originally dedicated to Lord Vishnu. Its layout is a magnificent physical manifestation of the Hindu cosmos, with its central Taj representing Meru Parvat. Similarly, the Prambanan temple complex in Indonesia stands as a masterpiece of Shaiva architecture, featuring integrate bas reliefs that narrate our great epics. This Indian influence extended to public welfare as well, with Southeast Asian monarchs constructing immense water reservoirs and networks of Arogyashalas, that is hospitals, based entirely on Ayurvedic principles. The localization of Indian ethics. Beyond stone, the dissemination of Indian scripts like Brahmi revolutionized the linguistic landscape of Southeast Asia. Early inscriptions written in Chas Sanskrit document Vedic sacrifices, providing that the ritualistic aspects of Sanatan Dharma were actively practiced by the ruling elite. As historians, it is deeply fascinating to see how the Ramayana and Mahabharata became the cultural property of all of Southeast Asia. In Indonesia, Valmiki's Ramayana was localized as the Kakawin Ramayana.
In Thailand, it became the Ramakien Ramayana. Even though the geography was localized, the core Sanatan values of Dharma and the triumph of righteousness remained completely intact. To conclude, the historical footprint of the Sanatan Parampara in Brihattar Bharat is a testament to the universal appeal and assimilative power of Indian culture. From the towering spires of Angkor Wat to the Sanskrit-derived vocabulary of the Bahas language, our civilizational ethos are omnipresent. As we gather at this International History Samagam, it is our duty to bring any new regional facts to light, especially concerning Samvat Pravartak Samrat Vikramaditya. The Sanatan tradition did not merely build temples in Brihattar Bharat. It built an enduring civilizational bridge that continues to foster cultural diplomacy today. Let us continue to uncover these glorious chapters of our past. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. आप मंच पर ही रहिए एक मिनट। मैं सत्राध्यक्ष और विषय विशेषज्ञ से निवेदन करता हूं कि वे हमारे इन शोधपत्र वाचकों का अभिनंदन भी करेंगे पुष्पगुच्छ किट के द्वारा। अगले शोधार्थी को आमंत्रित करता हूं, श्री प्रांजल रंजन अवस्थी, सहायक प्राध्यापक, नागदा महाविद्यालय। विषय है तक्षशिला बृहत्तर भारत की महत्वपूर्ण विरासत। मैं नागदा महाविद्यालय शासकीय स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय नागदा में पदस्थ हूँ और मेरा जो शोध पत्र का विषय है, मैं उस विषय पर आने से पहले माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ और सम्मानीय मंच को भी नमन करता हूँ और यहाँ के आयोजकों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उन्होंने मुझे आज मेरा शोध पत्र पढ़ने के लिए यहाँ आमंत्रित किया। विषय है तक्षशिला बृहत्तर भारत की महत्वपूर्ण विरासत। हाल ही में एक उत्खनन हुआ पाकिस्तान में। 2 जनवरी और 3 जनवरी को न्यूज़ 18 और अमर उजाला में इस उत्खनन के विषय में कुछ रिपोर्ट प्रकाशित हुई। तो मेरा जो ये रिसर्च पेपर है ये इसी रिपोर्ट पर आधारित है। तक्षशिला, जैसा कि हम जानते हैं, भारतीय इतिहास में श्री राम के भाई भरत जो हुए, उनके पुत्र तक्ष के द्वारा स्थापित यह नगर तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित है। कभी यह बृहत्तर भारत और अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय भी स्थापित था, जहाँ आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे पता नहीं कितने विद्यार्थी जुड़े हुए थे। तक्षशिला न केवल एक शैक्षणिक केंद्र था, वरन प्रशासनिक और व्यापारिक दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण सेंटर हुआ करता था, अखंड भारत का और बृहत्तर भारत का भी। तो अब मैं मेरी रिसर्च पर आता हूँ, जो मैंने पेपर तैयार किया है। पाकिस्तान का एक समाचार पत्र है द डॉन, उसने एक रिसर्च प्रकाशित की। तक्षशिला के पास में एक स्थल है जो यूनेस्को साइट भी है, जिसका नाम है भीर टीला। यहाँ से कुछ प्राचीन सिक्के और पत्थर प्राप्त हुए। वर्तमान संदर्भ में यदि हम देखें तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के एक पुरातत्ववेत्ता हैं आसिम डोगर। इन्होंने इस उत्खनन का नेतृत्व किया और भीर टीले से जो
पत्थर प्राप्त हुए वो 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के हैं। इन पत्थरों का नाम है लेपिस लाजुली, जिनको हम बोलचाल की भाषा में या हिंदी भाषा में लाजवर्द मणि कहते हैं, और हड़प्पा सभ्यता में लाजवर्द मणि का उल्लेख मिलता है, प्रमाण मिलते हैं। तो ये पत्थर पाकिस्तान के तक्षशिला से भी प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ 2री सदी ईस्वी के कुषाणकालीन कांस्य सिक्के मिले हैं। इन सिक्कों में कुषाण शासक वासुदेव का चित्रांकन है। वासुदेव जो कि इस क्षेत्र में शासन करने वाला अंतिम कुषाण वंशी शासक था। इन सिक्कों की पहचान पाकिस्तान के पेशावर विश्वविद्यालय के फोरेंसिक विशेषज्ञों के द्वारा भी की गई है। मैं चाहूँगा कि स्क्रीन पर हाँ ये जो सिक्के दिखाए जा रहे हैं ये कांसे के सिक्के हैं, और इन सिक्कों में आप स्पष्ट देख सकते हैं वासुदेव, कुषाण शासक वासुदेव के चित्र देख सकते हैं। पाकिस्तान के जो पुरातत्व हैं आसिम डोगर वो ये भी कहते हैं कि यह नवीनतम खोजें इस बात की पुष्टि करती हैं कि 2000 साल पहले कुषाण काल में तक्षशिला राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से अपने वैभव के चरमोत्कर्ष पर था। महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ यह भी है कि पाकिस्तान के मुद्रा शास्त्री मलिक ताहिर सुलेमानी इन खोजों में प्राप्त पुरातात्विक प्रमाणों को दक्षिण व मध्य एशिया को समझने के लिए अहम ऐतिहासिक स्रोत मानते हैं। तो यहाँ यह स्पष्ट होता है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं बृहत्तर भारत या अखंड भारत के लिए एक सांस्कृतिक आधार तैयार होने लगा है, और न केवल भारत वरन पाकिस्तान में भी लोग कहीं ना कहीं यह स्वीकार करने लगे हैं कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है वो कम से कम साझा है। और हम आशा करते हैं कि एक दिन यह संकल्पना, बृहत्तर भारत की जो सांस्कृतिक संकल्पना है, एक दिन यह संकल्पना निश्चित तौर से फलीभूत होगी यदि हम इसी तरह से प्रयास करते रहे तो। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अवस्थी जी। आइए आइए अवस्थी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से आप यहाँ जिस विरासत की बात कर रहे हैं, ऐसी हमारी इस बृहत्तर भारत की विरासत को संजोए हुए बहुत सारे आचार्यगण मैं इस भूयिष्ठा परिषद में देख रहा हूँ, जिनमें अग्रगण्य प्रसिद्ध मुद्रा शास्त्री डॉक्टर आर.सी. ठाकुर जी विराजमान हैं। विक्रम विश्वविद्यालय के पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर रमन सोलंकी जी यहाँ विराजमान हैं। साथ ही डॉक्टर लोधवाल जी, डॉक्टर अजय शर्मा जी, रितेश लोट जी, मैडम रंजना जी, मैडम अंशु भारद्वाज जी, ऐसे बहुत सारे यहाँ रत्न बिखरे पड़े हैं जिन्होंने कहीं न कहीं हमारी इस विरासत को संजोए हुए है, जिसमें डॉक्टर सर्वेश्वर शर्मा जी जो ज्योतिष के प्रकांड विद्वान हैं, ऐसे बहुत सारे आचार्य यहाँ उपस्थित हैं। मैं अगले प्रतिभागी के रूप में आमंत्रित करता हूँ दीपक सिसोदिया जी, बृहत्तर भारत में भारत उत्कर्ष विषय को लेकर के आप सामने उपस्थित हैं। A very good afternoon to one and all. My name is Deepak Sisodia, research scholar from School of Studies in Ancient Indian History, Culture and Archaeology. My topic is Brihatar Bharat Mein Bharat Utkarsh, which translates to India's Rise in Greater India, guided by Dr. Preeti Pandey Madam. India's cultural contact with South Asia countries were deep-rooted and go back even to the proto-historic times. But they became stronger in historical times. The imprint it had left is to be seen in many spheres: political and social institutions, religion, language, literature, art and architecture. Ancient and medieval literature of India, Southeast Asia form an important source. Example, there are references to Swarnabhumi and Swarndeep in Indian epics and Buddhist Jataks.
There are also many references to places like Yavadvip, now known as Java, and Kambuj, now known as Cambodia. The two great Indian epics of India, Ramayana and Mahabharata, the Vedas, Puranas, and the Agamas, had widespread popularity and many local versions were produced. Example, Ramakien in Thailand. A shadow play called Vayung, where the themes are derived mainly from epic Ramayana and Mahabharata, is very popular in Southeast Asia. Epigraphical records constitute a major source for the chronology and history of Southeast Asia. Hundreds of inscriptions in Sanskrit, Prakrit, and local languages like Khmer in Cambodia or Old Javanese in Java are found, and they are modeled on the epigraphical traditions of India. The practice of recording the date of inscriptions invoking the Sak era is another clear proof of India's influence. Archaeological and monumental sources also constitute an important and visible evidence for the deep cultural ties between India and Southeast Asian countries. Both Buddhism and Hinduism, which were two major religions of Southeast Asia before 13th century, had profoundly influenced the religious monuments of the region. Numerous Buddhist stupas and vihars of both Hinayan and Mahayan schools are to be found in all parts of Southeast Asia. The outstanding examples are the Buddhist pagodas of Burma, particularly that of Anand at Pagan and one at Shwezigon, the magnificent Buddhist stupa of Borobudur in Java with Buddha Jatak, sculptures in classical Gupta style. The famous Hindu temple of Prambanan temple is largest Hindu temple in Indonesia. Is dedicated to three Murti gods of Hindu pantheon, namely Brahma, Vishnu and Shiv. The Hindu and Buddhist temples of Cambodia, like the world's largest Hindu temple, Angkor Wat, however, it's just one of the many Hindu temples in Southeast Asia. The seafaring activities of Chola Empire, Kalinga Empire, brought the religion in this part and gave rise to many Hindu dynasties, like the Champa civilization in Vietnam, the Khmer Empire in Cambodia, and Majapahit Empire in Java. The architecture is closely related to the Chola architecture. Now coming to Preach Vihar temple in Cambodia, the temple is dedicated to mountain gods, Shikhareshwar and Bhadrashwar, both manifestations of God. The temple symbolically represents the mythological Mount Meru, the abode of gods. Vietnam, which was predominantly Buddhist countries, was once a stronghold of Hinduism also, which is evident from the artifacts found from ruined temple bases, images of Hindu deities like four-armed Vishnu, Garud, Ganesh, with Sanskrit inscriptions dated back to 6th century. Even the tiny country of Laos contains interesting Buddhist and Hindu monuments. The most famous among them is Wat Phu near Champasak in South Laos. The temple is located on a hill called Ling Parvat with beautiful sculptures of Hindu Trinity. The presence of Theravada Buddhism is accredited to the Mauryan Emperor, the Great Ashok, and there is a Hindu temple there in Sri Lanka called Munneshwar Temple, Sri Lanka. It is mainly dedicated to Shiva and shrines of Ganesh, Kali, and a Buddhist deity called Ayanake. Besides all these innumerable names of places, provinces, rivers, hills, kings, queens, all bear the links with Indian counterparts. Even in the Islamized countries like Indonesia, the use of Sanskrit or Prakrit terms for persons, place is deeply entrenched. Example like Jakarta, the capital of Indonesia, it is nothing but the short form of Jai Karat, and Jai is considered auspicious and popularly used in prefix for hotels and shops all across the Indonesia. In Java, there are canals named such as Chandrabhagi and Gomti. The name of international airlines of Indonesia is also Garud Airlines. In Thailand, the name of streets like Rajaram, Rajrani, Mahajay, Chakravamsh indicate the popularity of Indian epic Ramayana. I would like to conclude with the influence of Greater India or Brihatar Bharat on contemporary times and India's foreign policy. The Indian influence started to decline from the 13th century onwards with growing invasions from northwestern boundary, which shifted focus of Indian polity from international to national and regional politics. And during British rule, this influence further declined after independence. But after independence, India again shifted its focus on regions upon which we earlier had charismatic influence and cultural links. It includes the idea of Vasudev Kutumbakam,
which strongly put forward our belief that the world is one family, in which India has focused more on Global South, which includes old as well as some new members into the family. And India aspires to have good cultural as well as economic ties with them in this globalized world. Unlike others, we don't believe in exploitation of the weak, but in mutual growth. My references were Ancient Indian Colonization in the Southeast Asia by R.C. Mazumdar, South Indian Influences in Far East by Neelkanth Shastri, Indian Art and Culture Nitin Singhania, and a recent newsletter of Ministry of External Affairs on India and the Global South. I am thankful to all of you for listening me. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। मैं अगले शोधपत्र वाचक को आमंत्रित करूं, उसके पूर्व हमारे बीच मुंशी प्रेमचंद्र अकादमी के निदेशक श्री मुकेश जोशी जी पधार चुके हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ उनको आमंत्रित करता हूं कि वे मंच पर आएं और मंच को अलंकृत करें। साथ ही डॉक्टर अजय शर्मा जी और लोदवाल जी से और रितेश लोट सर से निवेदन करता हूं कि वे मंच पर आएं और श्री मुंशी प्रेमचंद्र सृजन पीठ के निदेशक मुकेश जोशी जी का अभिनंदन करें, जिसमें अलंकार, अंगवस्त्र, पुष्पगुच्छ और जो विक्रमोत्सव की साहित्य है वह साहित्य अर्पित करेंगे। आप सभी करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। अगले क्रम में आमंत्रित हैं कुमारी शैलजा। बृहत्तर भारत में नाथ संप्रदाय, गुरु गोरखनाथ एवं नेपाल के विशेष संदर्भ में अपना शोधपत्र प्रस्तुत करेंगी आप। मैं शैलजा डॉक्टर रंजना शर्मा व्यास मैम के निर्देशन में शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय उज्जैन में शोध छात्रा के रूप में अध्ययनरत हूँ। आज मेरे शोध पत्र का विषय है बृहत्तर भारत में नाथ संप्रदाय, गुरु गोरखनाथ और नेपाल के विशेष संदर्भ में। बृहत्तर भारत भारतीय महाद्वीप का वह हिस्सा है जो आधुनिक भारत से बहुत विस्तृत है। बृहत्तर भारत के अंतर्गत वे समस्त क्षेत्र आते हैं जो न केवल प्राचीन काल में भारतीय शासकों के अधीन थे, अपितु वहाँ पर प्राचीन काल में भारतीय धर्म, कला, भाषा और संस्कृति का व्यापक प्रभाव रहा है। यहाँ के राजाओं ने न केवल भारतीय धर्म को अपनाया, अपितु संस्कृति को भी अपनाया और यहाँ की भाषा को भी उन्होंने संरक्षण दिया और उसे अपनाया। नाथ संप्रदाय, जिसके व्यक्ति रूप में संस्थापक गुरु मत्स्येंद्र नाथ हैं तथा इस संप्रदाय को व्यवस्थित रूप प्रदान करने वाले गुरु गोरखनाथ हैं, जिनके संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने पुस्तक नाथ संप्रदाय में कहा है, भारतवर्ष के इतिहास में शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित दूसरा व्यक्ति नहीं हुआ। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे और यह एक योग प्रधान संप्रदाय है और योग आज संपूर्ण विश्व में शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक शांति का अचूक माध्यम है और भविष्य में भी रहेगा। परशुराम चतुर्वेदी ने उत्तरी भारत की संत परंपरा में लिखा है कि गुरु गोरखनाथ योगी संप्रदाय के प्रधान नेता थे और वास्तव में इसे संगठित करने एवं सुव्यवस्थित रूप देने में सबसे अधिक इन्हीं का हाथ था। इनके द्वारा उपदिष्ट मत का प्रभाव भारत के बाहर अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सीलोन यानी कि श्रीलंका तथा पेनांग तक क्रमशः फैलता गया। नाथ संप्रदाय के अनेक मठ, साधना केंद्र, धूनी केंद्र इन क्षेत्रों में स्थित हैं। भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार आदि देशों में बौद्ध धर्म के समानांतर नाथ संप्रदाय भी व्यवस्थित रूप से स्थापित हुआ है। अफगानिस्तान के जलालाबाद में गोरखनाथ मंदिर एवं पाकिस्तान में गोरक्षटीला सिद्धवीर नाथ समाधि स्थल हैं।
श्री गोरक्ष पीठाधीश्वर एवं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने एक लेख जिस लेख का नाम है नाथ पंथ का वैश्विक प्रदय में पाकिस्तान में गोरखनाथ की साधना स्थली गोरखनाथ जी का धूना तथा बांग्लादेश की राजधानी ढाका के पास आदिनाथ जी के मंदिर का चर्चा किया है। बलूचिस्तान का हिंगलाज माता यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। हिंगलाज योगियों की तीर्थ यात्रा का अंतिम केंद्र बिंदु माना जाता है। हिंगलाज को नानी माता या नानी हज भी कहा जाता है। रांगे राघव ने अपनी पुस्तक गोरखनाथ और उनका युग में कनफटा योगियों द्वारा हिंगलाज को अपना पवित्र स्थान मानने का उल्लेख किया है। हिंगलाज के अधिकारी असल मुसलमान अर्थात मलंग ही हो सकते थे। यह हमें नाथ संप्रदाय में हिंदू मुस्लिम समन्वय की झलक देता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू का नाम काष्ठ मंडप से पड़ा। काठमांडू काष्ठ मंदिर का अपभ्रंश माना जाता है। यह काष्ठ मंडप गोरखनाथ का मंदिर था। नेपाल का गोरखा जिले का नाम भी गुरु गोरखनाथ के नाम पर ही पड़ा है। नेपाल और भारतीय संस्कृति का संबंध अत्यंत गहरा है। नेपाल के लोगों में गुरु गोरखनाथ के प्रति अटूट आस्था है, जिसे हम कई अवसरों पर देख सकते हैं, जैसे मकर संक्रांति, जिसे कि गोरखनाथ मंदिर या उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ज़िलों में खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ नेपाल से भारी संख्या में श्रद्धालु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने आते हैं। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में नेपाल का शाही परिवार गोरखनाथ के प्रति आस्था रखता था। वर्ष में 3 बार नेपाल के शाही परिवार द्वारा गोरखनाथ की पूजा हेतु धन भेजा जाता था। यह 3 अवसर होते थे, खिचड़ी के दिन और विजयदशमी और नेपाल के पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र विक्रम शाह के जन्मदिन के अवसर पर मंदिर में पूजा करने हेतु नेपाल शाही परिवार को मंदिर में गोरखनाथ मंदिर से नेपाल शाही परिवार को महाप्रसाद भी भेजा जाता था। यहाँ नाथ संप्रदाय से संबंधित कई प्रकार के उत्सव आयोजित किए जाते हैं। नेपाल के शाही राजवंश के मुद्राओं पर गोरक्ष का अंकन नाथ संप्रदाय को प्राप्त शाही राजकीय संरक्षण का साक्ष्य है। और नेपाल सदैव भारतीय संस्कृति का संरक्षक रहा है। नेपाल में गुरु गोरखनाथ आध्यात्मिक जीवन एवं सांस्कृतिक संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग हैं। जब हम नाथ संप्रदाय की बात करते हैं तो फिर नेपाल की चर्चा के बिना नेपाल में नाथ संप्रदाय की चर्चा के बिना यह अधूरा सा लगता है। उसे यानी अर्थात कि जब भी हम नाथ संप्रदाय की बात करें तो नाथ संप्रदाय नेपाल में इतना विस्तृत रूप से फैला हुआ है, जन जन में व्याप्त है कि उसकी जब हम चर्चा करते हैं तो ये नाथ संप्रदाय को पूर्णता प्रदान करता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शैलजा जी। आपको विक्रमोत्सव साहित्य अर्पित करेंगे हमारे सभी मंचासीन अतिथि। अगले क्रम में आमंत्रित हैं दीपक सोलंकी जी। विषय है श्रीलंका में बौद्ध धर्म का विस्तार। श्रीलंका में बौद्ध धर्म का विस्तार विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं दीपक सोलंकी। शुभ मध्याह्न। मेरा नाम दीपक सोलंकी है। मैं प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व अध्ययनशाला का शोधार्थी हूँ। मेरा शोध विषय है श्रीलंका में बौद्ध धर्म का विस्तार प्रारंभ से 1200 ईस्वी तक। श्रीलंका में प्राचीन इतिहास हमें मुख्य रूप से दीपवंश और महावंश से प्राप्त होता है। श्रीलंका को प्राचीन समय में ताम्रपर्णी के नाम से जाना जाता था, जिसका साक्ष्य हमें अशोक के 13वें शिलालेख की अष्टम पंक्ति से होता है। दीपवंश के अनुसार श्रीलंका के प्रथम ऐतिहासिक शासक विजय थे। विजय पूर्वी भारत के कलिंग क्षेत्र में स्थित सिंहपुर राज्य के राजा सिंहभाऊ के ज्येष्ठ पुत्र थे, परंतु उन्हें अपने जन्म स्थान लता से निष्कासित कर दिया गया, जहां से निकलकर वे लंका पहुँचे। विजय के श्रीलंका आने से पूर्व वहां पर यक्ष तथा नागवंश जैसी स्थानीय जनजातियां निवास कर रही थी। यहाँ आने के बाद उन्होंने यहाँ की आदिवासी राजकुमारी गुएनी से विवाह कर लिया, जिसके प्रभाव व समर्थन से वह द्वीप के शासक बन गया। इस प्रकार विजया ने श्रीलंका में प्रथम भारतीय राज्य का स्थापना की। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में बौद्ध धर्म का उदय हो चुका था। मौर्य शासक सम्राट अशोक के समय इस धर्म का बड़े पैमाने पर प्रसार हुआ। वाल्पोला रहुला अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन सिलोन फ्रॉम 3rd सेंचुरी BC टू 10th सेंचुरी AD में यह वर्णन करते हैं कि
अशोक के समकालीन श्रीलंका पर राजा देवानपिय तिस्सा का शासन था। उन्होंने अपने भतीजे महारित्ता के नेतृत्व में अपने दूतों को उपहार के साथ अशोक के दरबार में भेजा। अशोक ने तिस्सा को संदेश भेजकर बौद्ध धर्म में अपनी आस्था व्यक्त की और तिस्सा को भी ऐसा ही करने को कहा। अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ, जिसमें बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए विभिन्न भागों में धर्म प्रचारकों को भेजने का निर्णय लिया गया। अशोक के पुत्र महेंद्र को उत्तीय, संबल तथा भद्रसाल के साथ बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा गया। 250 ईसा पूर्व में महेंद्र विदिशा से यात्रा शुरू कर ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को श्रीलंका के प्राचीन शहर अनुराधापुरा के पास स्थित मिसाकापावा की पहाड़ियों पर पहुँचे, जिन्हें वर्तमान समय में मेहंतले के नाम से जाना जाता है। इन्हीं पर्वतों पर शिकार के दौरान तिस्सा की भेंट महेंद्र से हुई। उनके उपदेश को सुनने के बाद तिस्सा ने लगभग 40,000 आम लोगों के साथ बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। तिस्सा ने महेंद्र को अनुराधापुरा में महामेवाना उद्यान भेंट स्वरूप प्रदान किया। यह उद्यान श्रीलंका में बौद्ध धर्म का सबसे पुराना केंद्र है। महावंश के अनुसार वहाँ की राजकुमारी अनुला ने भी बौद्ध धर्म ग्रहण किया। इसके अनुसार संघमित्रा बोधिवृक्ष की एक शाखा के साथ श्रीलंका पहुँची और यह वृक्ष आज भी श्रीलंका में विद्यमान है। महेंद्र और संघमित्रा ने अपनी मृत्यु तक बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धांतों का प्रचार श्रीलंका में किया। श्रीलंका में विभिन्न राजवंशों के समय भी बौद्ध धर्म का प्रसार होता रहा। राजा द्रुतगामिनी ने एक रत्नमाल्या नामक चैत्य का निर्माण करवाया। 29 ईसा पूर्व में राजा वात्तमामनी के शासन के दौरान भिक्षु तिस्सा के लिए एक अभयगिरी नाम का विहार निर्माण करवाया गया। इसी समय तिस्सा की भेंट भारत से आए आचार्य धर्मरुचि के शिष्यों से हुई, जो बौद्ध धर्म के वज्रपुत्र संप्रदाय के अनुयायी थे। उनके प्रभाव से भिक्षु तिस्सा ने एक नए संप्रदाय धर्मरुचि निकाय महायान की स्थापना की। इन्होंने वैपुल्य पिटक को अपना पवित्र ग्रंथ माना तथा त्रिपिटक को अस्वीकार कर दिया। इस समय हीनयानी महाविहार और महायानी धर्मरुचि के बीच तनाव उत्पन्न हुए, जिसने आगे चलकर हिंसक संघर्ष का रूप ले लिया। श्रीलंका में महायान और हीनयान की जानकारी हमें 410 ईस्वी में श्रीलंका की यात्रा पर आए चीनी यात्री फॉक्सियान के यात्रा वृत्तांत से होती है। 209 ईस्वी में राजा वहारिका ने हीनयानी महाविहार के प्रभाव में आकर धर्मरुचि संप्रदाय को दबाने का प्रयास किया, जिसमें वह आंशिक रूप से सफल भी हुए, परंतु कुछ समय बाद धर्मरुचि ने अपना अधिकार पुनः प्राप्त कर लिया। 309 ईस्वी में राजा गोथमाया ने हीनयानी महाविहार का पक्ष लिया। इन्होंने 60 स्थविरों को श्रीलंका त्यागने के लिए मजबूर किया। श्रीलंका से निष्कासन के पश्चात स्थविर दक्षिण भारत गए और राजा गोथमाया के हाथों हुए अपने उत्पीड़न की पीड़ादायक कहानी सुनाई। यहाँ से बौद्ध विद्वान संघमित्रा ने श्रीलंका जाकर राजा को मतभेद सुलझाने के लिए मनाने का फैसला लिया। राजा गौतमया उनसे प्रभावित हुए तथा अपने 2 पुत्रों ज्येष्ठ तिस्सा तथा महासेन का शिक्षक उन्हें नियुक्त किया। 333 ईस्वी में राजा महासेन ने संघमित्रा के प्रभाव में आकर हीनयानी महाविहार को धर्मरुचि संप्रदाय को स्वीकार करने का आदेश दिया। जब उन्होंने ऐसा करने में अपनी आपत्ति जताई तो महासेन ने उन पर अनेक अत्याचार किए तथा उनकी संपत्ति को लूटकर धर्मरुचि के संप्रदाय को दान कर दिया। 6ठी शताब्दी ईस्वी में श्रीलंका में बौद्ध धर्म के लिए एक निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ, क्योंकि इसी समय भारत से बौद्ध भिक्षु ज्योतिपाल धर्मरुचि संप्रदाय की तथाकथित कमियों को दूर करने के लिए श्रीलंका की यात्रा पर गए। 598 ईस्वी में अभयगिरी के महायान भिक्षुओं ने हीनयानी महाविहार की संप्रभुता को स्वीकार किया और उनके नियमों का पालन शुरू कर दिया। अंततः सदियों के संघर्ष के बाद दोनों संप्रदायों का शांतिपूर्ण सहअस्तित्व स्थापित हुआ। 7वीं शताब्दी ईस्वी में भारत में बौद्ध धर्म के अंतर्गत वज्रयान का उदय हुआ, जिसका प्रभाव श्रीलंका पर भी पड़ा। वज्रयान के कारण बौद्ध धर्म में तांत्रिक प्रथाओं में वृद्धि हुई। इसमें रहस्यमय गुप्त अनुष्ठानों का प्रचलन शुरू हो गया। महाविहार वज्रयान के बढ़ते प्रभाव के आगे झुक गया। 9वीं शताब्दी के बाद श्रीलंका पर लगातार दक्षिण भारत से हमलों का खतरा बना रहा, जिसकी जानकारी हमें केसी श्रीवास्तव की पुस्तक प्राचीन भारत के इतिहास तथा संस्कृति से होती है, जिसके अनुसार 9वीं शताब्दी ईस्वी में पांड्य राजा श्रीमार श्रीवल्लभ ने लंका के राजा सेन शिलामेत पर आक्रमण कर उन्हें पराजित किया और उनकी सेना ने अनुराधापुरा में विहार को नष्ट कर दिया। वह बुद्ध की स्वर्ण प्रतिमा को बहुमूल्य वस्तुओं के साथ भारत ले आए। 981 ईस्वी के लगभग श्रीलंका में आंतरिक संघर्ष के चलते वहाँ के राजा महेंद्र पंचम को अपनी राजधानी छोड़ना पड़ी। तिरुवलंगड़ू ताम्रपत्र से पता चलता है कि शक्तिशाली चोल नौसेना ने समुद्र पार किया और श्रीलंकाई राजा की शक्ति को नष्ट कर दिया। तिरुमगल शिलालेख से भी इसकी पुष्टि होती है। बृहदेश्वर मंदिर के शिलालेख से पता चलता है कि राजराज प्रथम ने इस मंदिर के लिए श्रीलंका में कई गांव दान में दिए
उत्तरी श्रीलंका चोल साम्राज्य का हिस्सा बन गया तथा उसका नाम बदलकर मामुंडी शोला मंडलम रखा गया। 10वीं शताब्दी तक निरंतर बाहरी आक्रमण के कारण बौद्ध धर्म को भारी नुकसान उठाना पड़ा। वहाँ के विहारों को नष्ट कर दिया गया, उनकी संपत्तियों को बहुमूल्य वस्तुएं लूट ली गई, बहुत से भिक्षु मारे गए अथवा अनेक वहाँ से पलायन कर गए। श्रीलंका ने पुनः स्वतंत्रता हासिल कर बौद्ध धर्म को पुनः स्थापित किया। राजा विजय बाहु श्री शंभुबोधि ने बर्मा के राजा से श्रीलंका में बौद्ध लोकाचार और पंथ को पुनर्जीवित करने के लिए बौद्ध भिक्षुओं को भेजने का अनुरोध किया। राजा पराक्रम बाहु ने लंका में बौद्ध स्तूप और विहार का निर्माण कराया। उन्होंने महाविहार संप्रदाय के प्रभाव को पुनः स्थापित किया। इनके काल में बौद्ध धर्म पर कई टीकाएँ भी लिखी गई। अपने शोध कार्यों को समीक्षण करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि 250 ईस्वी में बौद्ध धर्म श्रीलंका पहुँचा, परंतु भविष्य में बौद्ध धर्म का इतिहास शांतिपूर्ण नहीं रहा। यह धर्म वहाँ के राजनीति और सांप्रदायिक घटनाक्रमों से गहराई से जुड़ा हुआ है। विभिन्न राजाओं के काल में बौद्ध धर्म को श्रीलंका में संरक्षण प्राप्त हुआ, परंतु अपने संप्रदायों की स्थापना के लिए उसे बहुत संघर्ष करने पड़े। लगातार विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा बौद्ध संस्थानों पर हमले और विनाश का खतरा होने के बाद भी श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रभाव कभी कम नहीं हुआ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो अंतिम प्रतिभागी है वो कल सुबह और एक सत्र आयोजित होना है, उसमें अपना शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे, ऐसा हमें यहाँ निर्देशित किया जा रहा है। या अगर हो तो एक और प्रतिभागी है उनको भी यहाँ अवसर दिया जाए। ठीक है, तो एक अंतिम प्रतिभागी के रूप में है डॉक्टर ऋचा अग्रवाल। ऋचा अग्रवाल हैं क्या यहाँ इस कक्ष में? यदि हैं तो 2 मिनट में केवल सार रूप में अपनी बात को यहाँ प्रस्तुत कर दीजिए, है ना? कल रखेंगे? ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो 3 प्रतिभागी हमारे कल जिन्होंने शोध पत्र पढ़ा था वे उनकी किट नहीं ले पाए थे। शीघ्रता से मंच की ओर आ जाएं। इंदिरा मालवीय, पद्मिनी चौहान और ऐश्वर्या दुबे, शीघ्रता से मंच की ओर आ जाएं दौड़ करके। इन शोध पत्र वाचकों ने कल अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया था, इनको यह साहित्य भेंट कर रहे हैं हमारे अतिथि। आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। इंदिरा मालवीय, पद्मिनी चौहान और ऐश्वर्या दुबे। बिना किसी विलंब के विषय विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर प्रीति पांडे मैडम को आमंत्रित करता हूं। वे प्राध्यापिका होने के साथ साथ एक कुशल विचारक भी हैं और निश्चित रूप से अभी जो विद्यार्थियों को आपने सुना वे भी इन्हीं के द्वारा तैयार किए हुए हैं। आइए। प्रशांत सर ने पहले ही इशारा कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं अपनी 2 मिनट में बात रखूंगी। विस्तार से कल एक किसी सत्र में पत्र को भी पढ़ने की कोशिश करूंगी। जिस विषय को लेकर के इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में हम लोग 3 दिन के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, आज उसके 2 दिवस का अंतिम सत्र है। विषय पर ही हम लोग बात करते हैं। जो विषय है हमारा, बृहत्तर भारत में संस्कृति, साहित्य एवं पुरातत्व। ये अपने आप में विषय बहुत बहुत ज़्यादा विशाल है। पहले तो भारत और उसमें भी बृहत्तर भारत, और बृहत्तर शब्द का यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो वृहत धन तर, अर्थात जो थोड़ा बड़ा हो, बड़े से और बड़ा हो, यानी कि भारत का जो मानचित्र हम देखते हैं उससे जो बड़ा हो, या हम थोड़ा सा विशाल और ना बंधे हुए अर्थों में इसको समझें तो हम ये समझेंगे कि बृहत्तर का तात्पर्य है वह व्याप या वह प्रसार जहाँ पर भारतीय संस्कृति का प्रसार हो। और यदि हम उसको भौगोलिक सीमाओं में देखेंगे तो भारतीय प्रायद्वीप का वह क्षेत्र जहाँ पर भारतीय संस्कृति पाई जाती है। तो सीधे अर्थ में हमारा विषय ये बना कि भारतीय प्रायद्वीप
या भारतीय वह सांस्कृतिक क्षेत्र जहाँ पर भारतीय साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व का भी व्याप हो, उसको हम लोग इस तीन दिनों के सत्र में लेने की चेष्टा करेंगे। जिन बच्चों ने पढ़ा, प्राचीन भारतीय इतिहास के भी थे, कुछ और अन्य कॉलेजों से भी थे, उन बच्चों ने बहुत मेहनत करके, मैं सदन को इस बात के लिए रेखांकित करना चाहूँगी, पूरे सदन को, क्योंकि मुझे अपनी बात कहने का मौका तो कल मिल जाएगा, लेकिन बच्चों की तरफ से बोलने का मौका शायद आज के बाद ना मिले। इन बच्चों ने जब तैयारी करी है तो विश्वास मानिए पिछले 10 दिनों से, कुछ बच्चे तो 20 दिनों से, जैसे ही घोषणा हुई थी और विषय आया था उस समय से वो लोग तैयारी कर रहे हैं। और तैयारी के लिए हमारे विभाग की सभी फैकल्टीज़ तरह तरह के पीडीएफ्स और किताबों के द्वारा उनको, अपने ज्ञान के द्वारा उनको बता रहे हैं कि बच्चों इस तरीके से करो, इस तरीके से करो। कुछ बच्चे तो जो है अपनी पीपीटी भी बनाने की इच्छा रख रहे थे। हमने कहा नहीं बेटा ज़्यादा हो जाएगा, अभी इतना ही कर लो, इतना ही यहाँ पर। तो उन्होंने प्राथमिक प्रयास किया। कुछ बच्चों का तो पहली बार यहाँ ऐसे स्टेज पर, इतने बड़े मंच पर खड़े होने का मौका था। मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है कि विषय विशेषज्ञ के रूप में मेरी सार्थकता ये है कि मेरे बच्चे यहाँ पर आकर के बात भूल के गए, तो एक ताली उनके लिए, बाकी की बात कल। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आमंत्रित है वाराणसी से हमारे बीच पधारे डॉक्टर अभिमन्यु जी। ओम यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमः। मैं चतुर्थ सत्र में बृहत्तर भारत में संस्कृति, साहित्य और पुरातत्व इस विषय को लेकर के जो प्रवर्तमान गोष्ठी है, जिसके द्वितीय दिवस में और चतुर्थ सत्र में हम यहाँ इस सभागार में उपस्थित हैं। और इस सभागार में उपस्थित जो हमारे मंचस्थ विद्वद्गण हैं, जिसमें विशिष्ट वक्ता के रूप में डॉक्टर प्रीति पांडे जी हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से। प्रोफेसर मुकेश जोशी जी हैं, जो निदेशक हैं मुंशी प्रेमचंद सृजनपीठ से। और इस सत्र के जो कुशल संयोजक हैं, या जिसको हम योजकस्तत्र दुर्लभः, कि श्रोता और योजक के वक्ता के बीच के जो संबंध को स्थापित करने वाले जो व्यक्ति हैं, माननीय डॉक्टर महेंद्र पंड्या जी, जो संस्कृत विभाग के ही हैं और विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से हैं। समक्ष उपस्थित बहुत महनीय इस विश्वविद्यालय के भिन्न भिन्न विषयों के गरिष्ठ और श्रेष्ठ आचार्यगण, जिनमें सर्वश्री डॉक्टर आर.सी. ठाकुर जी हैं, जिनको मैं आगरा से पीछे कभी एक सेमिनार हुआ था विक्रमादित्य और विक्रम संवत को लेकर के, उस समय उन्हें मुझे पहली बार सुनने का अवसर मिला था। और मैं तब से आपके प्रेरक व्यक्तित्व और कदाचित जो जिन सिक्कों से जो है हम काम चला लेते हैं और बस उनका विपणन करके हम जेब में रख लेते थे, चाहे दुकानदार को दे देते थे, उसके बाद से, उनके व्याख्यान सुनने के बाद से जब सिक्के मिलते हैं तो मैं कदाचित उन सिक्कों को देखने का प्रयत्न करता हूं कि वो सिक्के कब ढले हैं, किस रूप में ढले हैं, किस संस्कृति के किस तत्व का वे प्रचार या प्रसार कर रहे हैं। ये जो दृष्टि मुझे प्राप्त हुई है वो माननीय ठाकुर साहब से प्राप्त हुई है। इस महनीय विचार सत्र के जो कुशल संयोजन जिनके कंधों पर स्थिर है, ऐसे श्रीमान डॉक्टर प्रशांत पुराणिक जी, और जो बार बार जो है मुझे अपने स्नेह से अभिसिंचित करते रहते हैं, मेरे वरिष्ठ मित्र
प्रोफेसर रमन सोलंकी जी जो महान पुरातत्ववेत्ता हैं, और एक तृतीय जो इस सत्र के संयोजन में जिन्होंने अपना कुशल नेतृत्व प्रदान किया है, आज जो विशिष्ट वक्ता के रूप में थीं डॉक्टर प्रीति पांडे जी, इन तीनों के कुशल संयोजन से तथा और इस सभा में और भी बहुत सारे महनीय आचार्यगण उपस्थित हैं जिनके वो मैं व्यक्तिशः या नामशः नहीं जानता हूँ, लेकिन जिनका व्यक्तित्व ही देख करके लग रहा है कि वो अपने अपने विषयों के कितने विशिष्ट विद्वान या विदुषी हैं। मैं आप सभी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ और मुझे अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए खड़ा किया गया है। कल तक मैं विशिष्ट वक्ता के रूप में उपस्थित हुआ था और विशिष्ट वक्तव्य न दे करके मुझे आज मेरा प्रमोशन करके जो है मुझे अध्यक्षीय उद्बोधन के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया है। मैं इस प्रमोशन के लिए और इस गुरुतर कार्य के लिए मैं समस्त संयोजक मंडल का मैं आभार प्रकट करता हूँ। मेरे इस सत्र में छह विद्यार्थियों ने भिन्न भिन्न विषयों को लेकर के बृहत्तर भारत के स्वरूप को उपस्थापित किया, जिनमें नाम और विषय प्रायः आपने सुने हैं। यहाँ बैठ कर के मुझे यह भी ज्ञात हुआ कि इस सत्र में जिन विद्यार्थियों ने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं वे सभी रिसर्च के नहीं थे, वे सभी शोध छात्र नहीं थे। वस्तुतः उनमें से कुछ छात्र बीए के भी थे और ये मेरे लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि इस सत्र में उन विद्यार्थियों ने जो एक विशिष्ट दिशा प्रदान की है बृहत्तर भारत के स्वरूप को लेकर के, वो बहुत ही चिंतनीय है और बहुत ही आचरणीय है। चिंतनीय इस रूप में है कि अभी वे बालक बोलना सीख रहे हैं और बोलना सीखने के साथ साथ इतने बड़े मंच पर जहाँ से पूरा देश आपको देख रहा है, आप अपनी बात को इतने अच्छी शब्दावली में, इतने अच्छे उद्धरणों के साथ में और इतने अच्छे तथ्यों के साथ में प्रस्तुत कर रहे हैं, ये वास्तव में गौरव का विषय है। मैं आप सभी विद्यार्थियों का हृदय से बहुत साधुवाद और धन्यवाद प्रदान करता हूँ कि आप ऐसे ही अपने अपने क्षेत्रों में और ही अधिक से अधिक परिश्रम करें और अपने विषय को अपनी चिंतन की दिशा से आप जैसा भी सोचते हैं, ये आवश्यक नहीं है कि आप जो कुछ बोल रहे हैं समक्ष उपस्थित श्रोतागण आपके विषय वस्तु से सहमत हो, लेकिन आप अपनी बातों को जब आप तर्क के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर और अपने चिंतन के आधार पर प्रस्तुत करेंगे तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से समक्ष उपस्थित जो श्रोतागण हैं उस विषय को सोचने के लिए बाध्य होंगे। और मैं आपको आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं अनेकशः साधुवाद प्रदान करता हूं कि आप अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी आप जाएं, उस क्षेत्र में निरंतर उन्नति और प्रगति करें। जब विषय बृहत्तर भारत का चलता है तो बृहत्तर भारत के संदर्भ में हमारी विशिष्ट वक्त्री ने यह निर्देश किया कि बृहत्तर भारत का स्वरूप उसमें तरप प्रत्यय लग कर के कुछ बना हुआ है ना। हम व्याकरण के छात्र हैं और तरप प्रत्यय किस अर्थ में होता है, द्विवचन विभज्योपपदे तरबीय सुनौ पाणिनि का सूत्र है और वह तरप प्रत्यय दो या दो से अधिक लोगों के बीच में जब तुलना करना होता है तब उस प्रत्यय को उपस्थापित किया जाता है। तो भारत बृहत और बृहत्तर यानी जिस दिशा को, चाहे जिस देश के बारे में जो चर्चा की जा रही है उस चर्चा को और ही विस्तृत परिदृश्य में उपस्थापित किया जाए। और
आदरणीय मैडम ने जो है संकेत जो प्रदान किया बृहत्तर भारत के स्वरूप को देखने के लिए, उनके विद्यार्थियों ने उस बृहत्तर भारत के स्वरूप को भिन्न भिन्न दिशाओं को लेकर के, कोई नाथ संप्रदाय को लेकर के आया था, कोई जो है बौद्ध संप्रदाय को लेकर के आया था, कुछ और भी दूसरे दूसरे विषयों को लेकर के आए थे, और उन्होंने मैडम के विचार को पल्लवन किया। मैडम ने तो जो सूक्ष्म रूप में दिया, पाणिनि ने जो केवल सूत्र रूप ही प्रदान किया है, भाष्य और उसके ऊपर जो वृत्ति लिखी है वो दूसरे दूसरे आचार्यों ने प्रस्तुत किया है। जब हम इस बृहत्तर भारत के संदर्भ में विचार करते हैं तो मनु महाराज का यह जो श्लोक है, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवः, कि इस देश में उत्पन्न जो विद्वत गण थे, उन विद्वत गण से शिक्षित होकर के प्राचीन संसार के समस्त जन अपने चरित्र की और अपने अपने आचरण की और सदाचार और सभ्यता की शिक्षा लिया करते थे। महर्षि दयानंद ने अपने सत्यार्थ प्रकाश में एक तथ्य उल्लिखित किया है, और तथ्य उल्लिखित इस रूप में किया है, वो ये कहते हैं कि स्वयंभू मनु से लेकर के महाराजा युधिष्ठिर तक, यानी पांडवों तक, भारतवर्ष जो है, भारतवर्ष में अखंड चक्रवर्ती साम्राज्य हुआ करता था। यानी स्वयंभू मनु जब हमारे जो प्राथमिक राजा हैं वहाँ से लेकर के, और जब हम अंतिम सम्राट के रूप में पांडवों को देखते हैं, महाराजा युधिष्ठिर को देखते हैं, तो वहाँ तक हमारा जो देश है वो अखंड चक्रवर्ती साम्राज्य के रूप में स्थापित था, और चक्रवर्ती साम्राज्य और हमारे यहाँ चक्रवर्ती सम्राट होते थे। इन तथ्यों का उल्लेख महर्षि दयानंद ने अपने सत्यार्थ प्रकाश में किया हुआ है। मैं इस संदर्भ में एक और भी एक प्रसिद्ध इतिहासकार है जॉन रॉबर्ट सीले, मैं उसको भी उद्धृत करता हूँ। वे इतिहास के संदर्भ में एक बहुत ही विशिष्ट तथ्य कहते हैं। वे कहते हैं कि मैं तुम्हें निश्चय से कहता हूँ कि जब तुम अंग्रेज जाति का इतिहास पढ़ रहे होते हो तब तुम इंग्लैंड के भूतकाल का नहीं अपितु उसके भविष्यकाल का अध्ययन कर रहे होते हैं, और इस इतिहास में तुम्हारे देश का हित और तुम्हारी नागरिकता के संपूर्ण अधिकार सन्निहित हैं। यह जो तथ्य है रॉबर्ट सीले का, यह तथ्य प्रत्येक देश के इतिहास के संदर्भ में, और मैं अपने देश के इतिहास के संदर्भ में भी इसको खोजता हूँ और पाता हूँ कि जब मैं अपने इतिहास का पुनरावलोकन करता हूँ तो मैं उस इतिहास के साथ साथ अपने भूतकाल के साथ साथ मेरा जो भविष्य काल है उसका भी मैं चिंतन करता हूँ, और इस चिंतन के संदर्भ में हमें यह देखना पड़ेगा कि जब हम अपने चरित्र से, अपने पूर्वजों के चरित्र से, या हमारी जो प्राचीन वस्तु स्थिति थी उस वस्तु स्थिति को जब हम जानेंगे, अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को हम उसको पाथेय के रूप में जब तक हम प्रदान नहीं करेंगे, उस पाथेय के स्वरूप हमारे प्राचीनों ने उस इतिहास को गढ़ने के लिए, चाहे उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना किया है, उसको जब तक वे जानेंगे नहीं तब तक हमारी भावी पीढ़ी अपने भविष्य को संरक्षित और सुरक्षित करने में सफल नहीं हो पाएगी। मैं यहीं पर जो महर्षि दयानंद का विषय था सत्यार्थ प्रकाश, उसी से कि आर्यों का जो चक्रवर्ती साम्राज्य भारतवर्ष में कभी स्थिर था, वो इस संदर्भ में एक तथ्य और भी उल्लेखित करते हैं कि स्वयंभू राजा से लेकर पांडव पर्यंत आर्यों का चक्रवर्ती राज्य रहा। तत्पश्चात महाभारत के युद्ध के बाद हमारा यह चक्रवर्ती साम्राज्य क्यों छिन्न भिन्न हुआ, उन सभी तथ्यों का उल्लेख महाभारत सदृश ग्रंथों में, और ये दयानंद सदृश, वेदमूर्ति सात बलेकर सदृश जो आचार्यगण थे, उन लोगों ने उसको बड़े ही सुगठित और सुंदर रूप से अपने अपने ग्रंथों में प्रतिपादित किया है। वे एक तथ्य और भी लिखते हैं कि
ये चक्रवर्ती साम्राज्य छिन्न भिन्न हुआ क्यों? तो ये बात ये कह रहे हैं कि तत्पश्चात परस्पर के विरोध से लड़कर नष्ट हो गए। नष्ट क्यों हो गए? क्योंकि इस परमात्मा की सृष्टि में अभिमानी, अन्यायकारी, अविद्वान लोगों का राज्य बहुत दिन नहीं चलता है। और यह संसार की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जब बहुत सा धन असंख्य प्रयोजन से अधिक होता है तब आलस्य, पुरुषार्थ रहितता, ईर्ष्या, द्वेष, विषयासक्ति और प्रमाद बढ़ता है। इससे देश में विद्या, सुशिक्षा नष्ट होकर दुर्गुण और दुर्व्यसन जैसे कि मद्य मांस सेवन, विषयासक्ति, बाल्यावस्था में विवाह, स्वेच्छाचार आदि दोष बढ़ जाते हैं। और जब युद्ध विभाग में युद्ध, विद्या कौशल और सेना इतनी बढ़े कि जिसका सामना करने वाला भूगोल में दूसरा नहीं न हो, तब उन लोगों में पक्षपात, अभिमान बढ़कर अन्याय बढ़ जाता है। जब ये दोष आते हैं तब परस्पर में विरोध होकर अथवा उनसे अधिक दूसरे छोटे कुलों में से कोई ऐसा समर्थ पुरुष खड़ा होता है कि उनका पराजय करने में समर्थ होवे। जैसे कि मुसलमानों की बादशाही के समक्ष शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी खड़े होकर मुसलमानों के राज्य को छिन्न भिन्न कर दिए। वे अपने अनेक ग्रंथों में चक्रवर्ती साम्राज्य की उपासना करते हैं और बार बार परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमें निष्कंटक चक्रवर्ती साम्राज्य का सुख प्राप्त हो। दयानंद या सातवलेकर सदृश जो विद्वान हैं, जो बार बार अपने ग्रंथों में और अपने व्याख्यानों में चक्रवर्ती साम्राज्य की उपासना की बात करते हैं या चक्रवर्ती साम्राज्य प्राप्त करने के लिए जिन तथ्यों का उल्लेख करते हैं, यदि हम इतिहास में भिन्न भिन्न देशों के जो नामकरण हैं उन नामों के आधार पर यदि हम आगे बढ़ें तो हम क्या ये पाते हैं कि हम चक्रवर्ती कभी सम्राट थे या इन आचार्यों का केवल कपोल कल्पना मात्र है। मैं एक तथ्य और भी उल्लेखित करता हूँ कि हम निश्चित रूप से शासित थे, अब नहीं, अब तो हम स्वतंत्र राज्य का सुख भोग रहे हैं। यदि आप किसी अंग्रेज संतति से आगे 10-15 हज़ार साल बाद पूछें कि आपने कभी भारत जैसे देशों पर राज्य किया है, इसका कोई प्रमाण भी है आपके पास में, तो वे बहुत देर नहीं लगाएंगे और तुरंत ही आप वो कहेंगे कि भाई आप पुरातत्व का खनन कर लीजिए, पुरातत्व को दृष्टि से उस भवनों का जो है उसको खोदिए और जो भी आपको ईंट कंकड़ पत्थर जो भी प्राप्त हो वहाँ पर देखिए। जैसे आज हम जो भगवान राम के मंदिर को जो प्राप्त किए हैं वह केवल कोर्ट के दम पर तो नहीं प्राप्त किए हैं, साक्ष्य पुरातत्व विभाग ने उपस्थित किए। उस पुरातत्व विभाग के अथक परिश्रम के कारण हमारे न्यायालय को बाध्य होना पड़ा इस भारत देश के पक्ष में निर्णय देने के लिए। तो अंग्रेज संतति भी कहेगा कि भाई आप पुरातत्व का अवलोकन करिए, उत्खनन करिए और वहाँ जो ईंट प्राप्त हो रहे हैं, चाहे जो पत्थर प्राप्त हो रहे हैं, उन पत्थरों पर देखिए कि वहाँ जो लिपियाँ लिखी हुई हैं। जैसे मैं BHU से आता हूँ तो BHU की प्रत्येक ईंट पर BHU लिखा हुआ मिलता है। आप यहाँ उज्जैन में जिन ईंटों का प्रयोग कर रहे होंगे, आप वस्तुतः जो भी उज्जैन का शॉर्टकट नाम होगा UJN या जो भी आप यूज़ करते होंगे, आप उसका प्रयोग करते होंगे, आप या उसको आप देखते होंगे। तो जब उन ईंटों का उत्खनन किया जाएगा और उन ईंटों पर रोमन लिपि में MLN या UJN या BHU आदि लिखा मिलेगा, तो निश्चित रूप से वो संतति कहेगी कि भाई ये रोमन लिपि भारत की तो नहीं है। आप इन आधार पर आप ये देखिए, हमने कभी भिन्न देशों में शासन किया है। हम भी जब अपने इतिहास को पढ़ते हैं तो हम यह पढ़ते हैं कि जैसे अंग्रेज़ों के राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था, वैसे हमारे यहाँ पर भी कभी हमारे राज्य में
मानधाता के राज्य में, मानधाता च महीपते क्षितितले लंकार भूतो गतः, उनके राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था। तो क्या कारण थे या वे कौन से तथ्य थे कि हम शासित हो गए, या किन दुर्गुणों के कारण, या किन हम आपस में विरोध के कारण, चाहे जो कुछ भी हमारे कारण हो हमें शासित होने के, हम उन कारणों को देख सकते हैं। इसी तरह यदि हम शासित नहीं होते, कभी किन्हीं के शासन में हम शासित नहीं होते, तो निश्चित रूप से आज जो हमारे देश की जो भूमि है या जो देश के जो अनेक प्रांत हैं, जैसे मान लीजिए नागालैंड है, यदि हम शासित नहीं होते तो नागालैंड का नाम नागालैंड तो नहीं होता, निश्चित रूप से नागभूमि होता। अभी हमने बहुत ही शीघ्र ही इलाहाबाद को प्रयागराज पाया है, प्रयागराज के रूप में देखा है। निश्चित रूप से आप जब रामायण को पढ़ेंगे, जब भरत अपनी चतुरंगिणी सेना को लेकर के महर्षि भरद्वाज के आश्रम होते हुए भगवान राम से मिलने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो बहुत दूर से इस प्रयाग के प्रदेश में हवन की जो धूम्र है, धुएं हैं, उनको उठते हुए देखते हैं, और उन धुओं को इंगित करते हुए भरत, शत्रुघ्न और अपने सैनिकों को, अपने सेनापतियों को बोलते हैं कि देखो ये प्रयाग का प्रदेश आ गया है। निश्चित रूप से यहाँ ऋषि महर्षियों के आश्रम हैं और प्रभुत मात्रा में यहाँ यज्ञ होते हैं, होते रहे हैं, इसलिए यह प्रयाग है। न जाने किन हमारी दुर्गुणों के कारण हमने प्रयागराज को इलाहाबाद के रूप में प्राप्त कर लिया। भगवान की बड़ी कृपा है, हमारे शासकों का बहुत बृहत सामर्थ्य है कि उन्होंने हमें इलाहाबाद से पुनः प्रयागराज के रूप में उपस्थापित किया। तो ऐसे ही अनेक देशों के जो नाम हैं, उन देशों के नामों का जब आप अवलोकन करेंगे तो निश्चित रूप से वहाँ पर ऐसे ऐसे तथ्य प्राप्त होंगे जिन तथ्यों के आधार पर हम प्राप्त करेंगे कि हम कभी चक्रवर्ती साम्राज्य के अधीन रहते थे, या हमारे देश का, हमारे भारत के शासकों का कभी चक्रवर्ती साम्राज्य रहा है। बहुत सारे तथ्य हैं मेरे पास में। आप चाहे कल बहुत सारे जो हमारे वक्तागणों ने जो बताया कि अंकोर वाट और दूसरे तथ्यों के यदि आप उल्लेख देखें तो वहाँ पर आप उन संस्कृतियों का उल्लेख करें, या उन देशों के जो नाम हैं, उन देशों के नाम का जो सांस्कृतिक जो पुनरावलोकन है, उस सांस्कृतिक पुनरावलोकन में जब आप जाएंगे तो निश्चित रूप से पाएंगे कि भारत देश कभी चक्रवर्ती साम्राज्य के रूप में पूरे विश्व में उपस्थापित था। और बहुत ज़्यादा दूर आप न जा पाएँ तो महाभारत को उठा करके पढ़ लीजिए। महाभारत को जब आप पढ़ेंगे तो महाराजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में और उस महाभारत के 18 दिवसीय युद्ध में संपूर्ण विश्व के राजा महाराजा कौरव और पांडवों की तरफ से युद्ध में आए थे, और राजसूय यज्ञ में बहुत सारे राजा अपने अपने देशों से भिन्न भिन्न प्रकार के रत्न, पशु, पक्षी और वस्त्र, कंबल आदि नाना द्रव्यों को लेकर के महाराजा युधिष्ठिर की राजसूय यज्ञ में उपस्थित हुए थे, और टैक्स के रूप में, अधीनता के रूप में कि हम आपके राज्य के अधीन अपने राज्य को संचालित करेंगे, इस रूप में अपने आप को उपस्थापित किया था। आप चाहे सत्यार्थ प्रकाश को पढ़िए, वहाँ पर भी ऋषि दयानंद इसी बात को लिखते हैं कि महाराजा राजसूय युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में चीन का भगदत्त आता है, अमेरिका से बब्रू वाहन आते हैं, यूरोप से बिडालाक्ष आता है, और बिडालाक्ष जो है जो मार्जार बिडाल के सदृश जिनकी आँखें हैं, वे उन तथ्यों का उल्लेख करते हैं। और यवन जिसको यूनान कहे आए हैं, वहाँ के राजागण आते हैं, और ईरान से शल्य आते हैं। ये इतने सारे देशों का उल्लेख केवल वो सत्यार्थ प्रकाश में मिलेगा। और जब आप महाभारत महर्षि व्यास के इस रचना को पढ़ेंगे
यदि हास्ति तदन्यत्र यन्न हास्ति न तत्क्वचित की जब आप चर्चा करेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि महाराजा युधिष्ठिर के अभिषेक में चोल पांड्य कंबोज जो अफगानिस्तान है, जिसको हम उपगण स्थान कहते थे, वह उपगण स्थान ही अपभ्रंश होकर के अफगानिस्तान के रूप में उपस्थित हुआ। गांधार और कांधार, यवन और फारस, चीन और कश्मीर, रोमक और रोम, ये रोम में जो हम वहाँ जो स्टेलिनग्राद आदि कुछ जो शब्द देखते हैं, या जो रोम को हमारे पूर्वजों ने जो है राम का ही अपभ्रंश माना है, वहाँ जो पोप होने वाला है जिसको हम पोप कहते हैं, वह पोप जो है उस पाप का नाश करने वाला है, इसी का अपभ्रंश वे लोग कहते हैं। अंग, बंग, कलिंग, ताम्रलिप्त जिसको लंका बोलते हैं, हिमालय, तिब्बत, अफ्रीका और बर्बर देश, इन सभी देशों के राजा महाराजा अपने अपने हिस्से का टैक्स लेकर के महाभारत के युद्ध में आए थे और सबने महाराजा युधिष्ठिर को अपना दाया भाग समर्पित किया था, अपना टैक्स समर्पित किया था। तो जब हम इन समस्त तथ्यों का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पुनरावलोकन करते हैं तो हम निश्चित रूप से पाते हैं कि हम चक्रवर्ती साम्राज्य के अधीन थे और कभी हमारा चक्रवर्ती साम्राज्य रहा। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि जिन दुर्गुणों के कारण हमारे अंदर से यह चक्रवर्तित्व समाप्त हुआ, पुनः कोई महाराजा विक्रमादित्य जैसा प्रतापी शासक इस भूखंड पर उपस्थापित हो और उपस्थित हो, वह समस्त अपने सैनिकों और गणों को लेकर के इस भारत भू को पुनः चक्रवर्ती साम्राज्य के अधीन करे, उस स्वप्न के साथ, उन शुभकामनाओं के साथ, उस प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ें, जिससे हम पुनः कभी चक्रवर्तित्व को पाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों ने मुझे अवसर दिया, मुझे धैर्य से सुना, मैं आप सबके प्रति आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। दो सूचनाएं यहाँ प्रसारित करना है। एक विद्यार्थी वे जिन्होंने शोध पत्र का प्रस्तुतिकरण यहाँ किया है और उनको साहित्य यदि प्राप्त नहीं हुआ है तो वे डॉक्टर प्रीति पांडे मैडम को अपने नाम दे देंगे। और दूसरी सूचना ये कि जो विद्यार्थी इन 3 दिवसीय इतिहास समागम में उपस्थित हो रहे हैं, कल भी उनको प्रातःकाल 10:30 बजे से लेकर समापन सत्र तक यहाँ रहना है और उन सभी को यहाँ जो पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र प्राप्त होगा, प्रमाण पत्र प्राप्त होंगे। कृतज्ञता ज्ञापन के लिए आमंत्रित हैं डॉक्टर अजय शर्मा जी। धन्यवाद महेंद्र जी। विक्रम उत्सव 2026 के अंतर्गत 72 भारत में संस्कृति, साहित्य और पुरातत्व के अंतिम सत्र के आभार हेतु मुझे दायित्व दिया गया है। मैं आज की अध्यक्षता कर रहे बनारस BHU से आए हमारे अभिमन्यु जी का, कि उन्होंने पूरे विश्व की संकल्पना किस तरह हमारे पूरा साहित्य में थी उसका जिक्र किया। हम उनके आभारी हैं। साथ ही प्रेमचंद सज्जनपेट के जो निदेशक हैं श्री मुकेश जोशी जी, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। उनका लाभ हम कल प्राप्त करेंगे। जोशी जी का आभार व्यक्त करो। साथ ही जो विद्वतापूर्ण विदुषी डॉक्टर प्रीति पांडे जो कल अपना शोधपत्र वाचन करेंगी, आज उनके विद्यार्थियों ने जो जौहर दिखाया है वो काफ़ी तारीफ़ लायक है। और निसंदेह अगर एक शिक्षक ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चों को अगर प्रेरित करे तो शोधपत्र पढ़ सकते हैं। उसका प्रमाण हमने आज साक्षात आपके सामने देखा। तो मैं प्रीति पांडे मैडम के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही कुशल संचालक डॉक्टर महेंद्र पंड्या जी जो हमारे आचार्य हैं संस्कृत अध्ययनशाला के, मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ।
कि वो ऐसे संचालक हैं कि जब संकट का समय होता है तो उनको याद करो, वो खड़े होते हैं हनुमान जी की तरह संकट मोचक के रूप में। मैं महेंद्र पंड्या जी, विशेषकर सामने बैठे आरसी ठाकुर साहब का, अश्विनी शोध संस्थान के निदेशक, हमारे मालवा प्रांत के सेंधव जी, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। वो महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के अकादमिक निदेशक डॉक्टर रमन सोलंकी, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में हमारे रंजना शर्मा मैडम बैठी हैं, प्राचीन इतिहास विभाग की, जीटीसी कॉलेज, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही इस संगोष्ठी के संयोजक डॉक्टर प्रशांत पुराणिक जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे अंशु भारद्वाज मैडम, प्रोफेसर अंशु भारद्वाज मैडम, जो अभी हमारे साथ लगातार 7 दिन तक तनाव मुक्त प्रबंधन के रूप में हमारे साथ, उनका काफ़ी सहयोग रहा। और इस इतिहास संगोष्ठी में भी आपने पूर्व के सत्रों में अध्यक्षता की और आपके का भी हमको आशीर्वचन मिला, मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही मुझे राजेश मीणा जी दिख रहे हैं, रतलाम वाले पवार साहब दिख रहे हैं, उधर जटिया जी दिख रहे हैं, लाखरे जी दिख रहे हैं, और सदन में मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, गोविंद शर्मा है। मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। कल हम पुनः 10:30 बजे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।